पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लेन को विल ऑसेप्टिन का वो पेपर क्रेन याद आता है। वो उसे ड्रीम में कांटेक्ट करने का एक क्रेजी प्लान बनाता है। क्रेन पर एक सीक्रेट मैसेज लिखता है कि रॉय किंग, जो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट से है, पकड़ा गया है और प्लान काम कर जाता है। विल सपने में आकर उसे एक नया टारगेट देता है, डार्कविल नाम के एक अपोथेकेरी को इन्फॉर्म करने का। तो वेलकम बैक गाइस, नई वीडियो आ चुकी है और ये वाली जो वीडियो है ना वो 2 आवर कितनी की तो होगी, आई मीन 2 आवर प्लस की है, 2 आवर 20 मिनट्स, तो या 2 आवर से ज़्यादा है और उसके ऊपर 20 मिनट्स की है। वो हाँ, यही सब है। और बाकी तुम सबका दिल से शुक्रिया जो तुमने सपोर्ट दिखाया पिछले वीडियो पे। वैसे 1000 लाइक्स तो हो नहीं गए उस वीडियो पे, तब भी मैंने तो दे ही दिया था, हुआ नहीं हुआ इसलिए कोई उसका चिंता की बात नहीं है। बाकी तो तुम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया और सुपर थैंक्स भी आया था, तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। तो पहले भाई ये RCS0018, थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स और दिल से शाउट आउट। फिर अगले भाई ये @Developer8704, तो दिल से थैंक फॉर सुपर थैंक्स और शाउट आउट। और @मनु करदा, इन भाई का भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट। बाकी @PokeMonstery284 भाई को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट। और @तेजस ठाकरे 1309 भाई को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट। और @रवि कुमार RY1CP को भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स एंड शाउट आउट। @नारुतो TS7LW को भी भाई को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट। और @बजूका 7633 को भी दिल से थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स एंड बिग शाउट आउट। और आई थिंक @Shu003E3I को भी थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स और दिल से शाउट आउट। और अपने भाई @शोएब अहमद U6L को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट। और @1 रावण भाई को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट। और @धायन21 भाई को भी दिल से थैंक यू और शाउट आउट। अब तुम सोचोगे कि भाई मैं थोड़ा ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा अटक अटक के सोच के ज़्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ी वॉइस को क्लैरिटी आ नहीं रही होगी। तो दरअसल में ये जो ऑडियो है ना वो 246 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मैं तो ऑलमोस्ट नींद में ही हूँ, पर फिर भी स्टार्टिंग को करना पड़ता है इसलिए कर रहा हूँ। बाकी मैं इनका भी लेने वाला था जिन्होंने सपोर्ट किया है, मतलब जिन्होंने सुपर थैंक्स नहीं दिया या मेंबरशिप नहीं ली, लेकिन जिन्होंने सपोर्ट किया है ना, मैं उनका भी लेने वाला था, लेकिन अभी क्योंकि मुझे नींद आ रही है और ढूंढना वो सब पड़ेगा तो वो नहीं होगा, इसलिए अभी वो अगले वीडियो में ही करूँगा मैं। बाकी जिन्होंने मेंबरशिप लिया है ना, मैं उनका भी वो बोल देता हूँ अभी। तो कुछ नए बंदों ने मेंबरशिप लिया है, तो मोसिफ खान भाई ने है ना, जो उन्होंने आई थिंक कुछ सीक्वेंस 9 पे थे या 5 पे, तो उन्हें सीक्वेंस 1 पे लिया है एंजेल। और विनय शुक्ला भाई ने भी ज्वाइन किया है सीक्वेंस 9 वॉचर। और तन्मय श्रीव SRIV, आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उन्होंने सीक्वेंस 9 वॉचर लिया है। और EMD रेहान, आई थिंक EMD रेहान ने ना सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 1 पे लिया था एंजेल, तो उनका भी दिल से थैंक यू। और RCS001 तबरीज, बाकी सब भाई अपने हैं, मैंने पिछले वीडियो में बोला था। तो तुम सबका दिल से थैंक यू और ज्वाइनिंग, और तुम जितना सपोर्ट कर सकते हो करो। बाकी मैं QR कोड डालता नहीं क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है, तो वो मैं किसी और दिन बताऊंगा, अभी फिलहाल को इतना मैं बता नहीं सकता क्योंकि नींद आ रही है। और जो है ना, मैंने वीडियो में थोड़ा ये किया है, मतलब थोड़ा साउंड इफेक्ट्स डालने जहाँ पे फाइट सीन होते हैं। तुम मुझे बताना तुम्हें कैसी लगती है, अगर तुम्हें पसंद आता है तो मैं वैसा आगे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, बस ट्रायल के लिए दिया है, तो मुझे रिव्यू देना उस बारे में, ठीक है ना। और ये 2 घंटे की थी। बाकी तुम जो कह रहे थे ना कि क्लाइंट सीक्वेंस 5 का बनेगा, वो अगले वीडियो में होगा, तो उसका वेट करना। अब मैं तुम्हें बता दूंगा कब आएगी, अगर संडे को आएगी तो, या उससे पहले आएगी तो बता दूंगा, टेंशन मत लो उस बारे में। बाकी आई थिंक और कुछ तो नहीं है। बाकी मेरे कॉलेज का था, मतलब अभी दिवाली के बाद है ना मेरी ये होगी, क्या कहते हैं उसे, एग्जाम्स होने वाली है, तो इन बारे में मैं कभी अगले वीडियो में बता दूंगा। बाकी एंजॉय द वीडियो। तो भाई चैप्टर की शुरुआत होती है क्लेन के साथ, जो एडमिरल एमिरियस का रोल प्ले कर रहा है, और वो अभी अभी एक बहुत ही अजीब सपने से उठा है। उस सपने में उसे ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से वार्निंग मिली थी। अब क्लेन सोच में पड़ जाता है कि आखिर एडमिरल एमिरियस और उसका भाई एस्टन ऐसा खतरनाक प्लान बना रहे हैं कि इतना पुराना और छिपा हुआ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें वार्निंग देने आ गया। मतलब ये लोग तो सिर्फ तभी सामने आते हैं जब हिस्ट्री बदलने वाली हो या दुनिया में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला हो। ये सब सोचते सोचते क्लेन की नींद पूरी तरह खुल जाती है और उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। पहले तो उसे लगा कि एडमिरल का प्लान सच में दुनिया बदलने वाला कोई बहुत बड़ा मूव होगा, लेकिन फिर उसने सोचा, रुको जरा, जरूरी नहीं कि बात इतनी बड़ी हो। क्लेन खुद एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, तो उसे पता था कि ऐसे ग्रुप सिर्फ ने बड़े मकसद के लिए काम नहीं करते।
बल्कि मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अब सोचो, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में होता है ना कि एक दोस्त दूसरे की मदद कर देता है, बस ये थोड़ा हाई स्टेक्स वाला वर्जन है। उसे एम्परर रोसेल की डायरी से पता था कि ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर में अलग अलग फील्ड और पावर के लोग हैं। कुछ तो अपने क्रिएटर में पूरा विश्वास रखते हैं और दुनिया के अंत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो बस अपने फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। तो क्लेन का दिमाग कहता है कि हो सकता है एस्टन का प्लान ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के किसी एक मेंबर को पर्सनली अफेक्ट कर रहा हो, और उस मेंबर ने किसी दूसरे मेंबर को ये काम सौंपा और दुनिया बदलने का बहाना ना कर एडमिरल को एक छोटी सी वार्निंग भिजवा दी। मतलब ये एक पर्सनल मैटर भी हो सकता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम देकर डराया जा रहा है। अब अगर इस लॉजिक से सोचें तो ये मैटर और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के लेवल को देखते हुए एडमिरल एमीरियस, जो शायद सिर्फ सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर है, उसे रास्ते से हटाना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लेन को तो ये भी लगता था कि ये लोग 3 या उससे ज्यादा एंजल्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, जो कि 7 चर्चेस से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उन्होंने एडमिरल को सीधे मारा क्यों नहीं, सिर्फ वार्निंग क्यों दी? बैक उन में होते तो समझ आता कि वहां किसी एंजल के आने से कोई सच्चा गॉड भी उतर सकता था, लेकिन ओरावी आइलैंड पर तो कोई हाई सीक्वेंस बियॉन्डर भी नहीं था। यहां पर क्लेन का डिटेक्टिव वाला दिमाग काम करने लगता है। वो 2 पॉसिबिलिटीज सोचता है। पहली कि ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर बहुत सीक्रेट रहना चाहता है और ज्यादा बवाल नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने एक सॉफ्ट तरीका अपनाया। या दूसरी, और जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि जिस मेंबर ने ये मिशन दिया है वो खुद नहीं चाहता कि एडमिरल मारा जाए। शायद एडमिरल उसके लिए अभी भी किसी काम का है और वो उसे खोना नहीं चाहता, भले ही वो कुछ ऐसा कर रहा हो जो उस मेंबर के खिलाफ हो। इसका मतलब ये था कि उस मेंबर की असली आइडेंटिटी कुछ खास सर्कल्स तक ही लिमिटेड होगी। ये सब सोचने के बाद क्लेन को रियलाइज होता है कि ये सब उसके किसी काम का नहीं है। उसने बस एक बोल्ड अंदाजा लगाया था जिसे वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था। तो उसने सोचा, छोड़ो यार, ये ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर और एडमिरल का मैटर है, मेरा इससे क्या लेना देना। मुझे तो बस कुछ दिन करनी है, अपना मिशन पूरा करना है, उसके बाद जो भी हो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अभी के लेवल पर मैं ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लायक भी नहीं हूं। और ये सब सोचते सोचते उसे अपने टैरो क्लब की याद आ जाती है और वो मन ही मन हंसता है। वो सोचता है कि बाकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के कितने बड़े बड़े मकसद और वैल्यूज होते हैं, और हमारा टैरो क्लब ये तो सबसे इंप्रेसिव है। यहाँ कोई मकसद ही नहीं है, बस मेंबर्स एक दूसरे को मिशंस देते रहते हैं, फिर वो खुद को करेक्ट करता है। नहीं, कुछ मेंबर्स के तो मकसद हैं, जैसे हमारी प्यारी मून को लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया बचाने के लिए बना है। ये सोचकर दद क्लेन खुद पर ही हंस देता है और सपने से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी नकली आंखें हटाकर असली आंखें वापस लगाता है, वो अचानक रुक जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो कोई सिंपल ड्रीम नहीं था, क्योंकि उस पावर ने पहले उसे गहरी नींद में खींचने की कोशिश की थी। क्लेन सोचता है, मैं तो पहले से ही सो रहा था, तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब वो नाइटमेयर की बियॉन्डर पावर नहीं थी, बल्कि कुछ और था। शायद उसने मुझे स्पिरिट वर्ल्ड के जरिए ढूंढा था, या फिर उसने कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर का इस्तेमाल करके सीधा मेरी बियॉन्डर पावर्स को इन्फ्लुएंस किया। ये एक बहुत ही हाई लेवल पावर थी, जिसके बारे में रोसेल ने अपनी डायरी में भी लिखा था। अब सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ सिल्वर में। डेरिक बर्ग को उसके चीफ कॉलिन इलियड ने बुलाया था। चीफ उससे पूछते हैं, तुम एडवांस हो गए हो? डेरिक बताता है कि हाँ, वो अब सीक्वेंस 7 सोलर हाई प्रिस्ट बन गया है। फिर चीफ पूछते हैं कि क्या उसके पास अगले पोर्शन का फॉर्मूला है। पहले वाला डेरिक होता तो सीधा नहीं बोल देता, लेकिन अब हमारा लड़का स्मार्ट हो गया है। वो सोचता है कि अगर मैं नहीं कहूंगा तो बिना एक्सपीरियंस के मेरा एडवांसमेंट सस्पिशियस लगेगा, और अगर हाँ कहूंगा तो चीफ मुझसे फॉर्मूला मांग लेंगे। इसलिए वो बहुत ईमानदारी से जवाब देता है, नहीं। अब वापस आतलेन पर सुबह होती है और वो एडमिरल के बॉडीगार्ड्स के साथ ओरावी नेवल बेस पहुंचता है। पूरा दिन वो एडमिरल होने की एक्टिंग करता है। सुबह में वो शिप्स और ट्रेनिंग ग्राउंड्स का इंस्पेक्शन करता है। दोपहर में वो मेजर रैंक से ऊपर के सभी ऑफिसर्स की रिपोर्ट सुनता है। और ये मीटिंग इतनी ज्यादा बोरिंग थी कि क्लेन अपनी नोटबुक में टर्टल्स, कटलफिश और ड्रैगन्स जैसे क्रीचर्स की ड्राइंग बना रहा था। मतलब सोचो, बाहर से एकदम सीरियस एडमिरल और अंदर से एक बोर हो रहा आदमी जो खुद से 5 गेम खेल रहा है, लेकिन वो एक्टिंग में परफेक्ट था। बीच बीच में वो सिर उठाकर रिपोर्टर को एक सीरियस लुक देता और सिर हिलाकर उसे एनकरेज भी करता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। बस वो बीच बीच में अपने सेक्रेटरी को इशारा कर देता था ताकि वो कुछ सवाल पूछ ले। सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चल रहा था। शाम को वो एक नेवल सप्लायर की पार्टी में जाता है। वहां भी वो बैक उन्हीं के पुराने और घिसे पिटे जोक सुनाकर सबको हंसाता है, और लोग उसके खत्मर की तारीफ होने के बाद जब क्लेन गाड़ी में वापस बैठता है तो वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से थक चुका होता है। वो मन ही मन सोचता है, यार एक दिन एक्टिंग करना एक पायलट एडमिरल से लड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। हर मिनट अपने शब्दों और एक्शंस पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन उसे पता था कि दिन का सबकिल हिस्सा भी खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी भी सिंथिया को डील करना था। और दूसरी तरफ विला में सिंथिया को पता चल जाता है कि एडमिरल वापस आने वाले हैं
वो चुपचाप अपने बेडरूम में जाती है, एक छोटा सा ब्लैक राइनो हॉर्न पेंडेंट निकालती है और उसका पाउडर बनाकर एक कप गर्म पानी में मिला देती है। वो मदर ट्री ऑफ डिजायर का नाम 7 बार लेती है और फिर उस कप ही बार में पी जाती है। यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है एकदम क्लिफहैंगर पर कि आखिर सिंथिया ने क्या पिया है और वो क्लेन के साथ क्या करने वाली है। तो भाई चैप्टर 626 जिसका नाम है एमिरियस डिसीजन, यहाँ से कहानी एक बहुत ही इंटेंस मोड़ लेती है। सिचुएशन ये है कि क्लेन इस समय एडमिरल एमिरियस की एक्टिंग कर रहा है और उसकी एक्टिंग का सबसे कैस्ट अप होने वाला है। तो सीन शुरू होता है विला के बाहर, रात का टाइम है और क्लेन कैरिज से उतरता है। उसे अंदर जाने से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि अंदर एडमिरल की मिस्ट्रेस सिंथिया उसका वेट कर रही है। अब सोचो, एक ऐसे इंसान की एक्टिंग करना जिसे तुम जानते भी नहीं और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने नॉर्मल बिहेव करना कितना मुश्किल होगा। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि सिंथिया ने काफी कंजर्वेटिव कपड़े पहने हैं, जिसे देखकर क्लेन को एक पल की राहत मिलती है। मतलब सिचुएशन थोड़ी कम ऑकवर्ड होगी। सिंथिया उसे देखकर स्माइल करती है और क्लेन बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आता है। वो सिंथिया को गले लगाता है और एक गहरी आवाज में कहता है, कोई गर्म पानी तैयार करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक शांत कमरा दो, मुझे आज रात अकेले रहना है। अब ये सुनकर सिंथिया तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। उसकी आंखों में साफ साफ हैरानी दिख रही थी। यहाँ पर क्लेन ने बहुत स्मार्टली खेला। उसने तुरंत एक बहाना बनाया जो असली एडमिरल एमिरियस ने पहले से ही सोचकर रखा था। उसने कहा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है और उसे रिकवर करने के लिए एकदम शांत माहौल चाहिए, और अपने बहाने को और भी ज्यादा हंगनसैम बनाने के लिए क्लेन ने अपनी फेसलेस पावर्स का इस्तेमाल किया। उसने अपने कॉलर को थोड़ा नीचे किया और अपनी स्किन पर कुछ अजीब से फ्लेशी ग्रैन्यूल दिखाए। ये तो सिंथिया की चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने टाइम पर अपना मुंह बंद कर लिया। वो शॉक से बाहर आते ही घबराकर पूछती है, तुम ठीक तो हो? क्या डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है? उसकी आवाज में चिंता और इमोशन साफ झलक रहे थे। क्लेन ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं, ये पावरफुल स्ट्रेंथ की कीमत है, मुझे 2-3 दिन अकेले रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये एक्सक्यूज फ्यूचर के लिए भी परफेक्ट था ताकि उसे आगे भी सिंथिया से दूरी बनाए रखने में मदद मिले। इसके बाद सिंथिया उसे सेकंड फ्लोर के सबसे शांत कमरे में ले जाती है। मास्टर बेडरूम में उसने पहले से ही सेंटेड कैंडल्स जला रखी थीं, इसलिए उसने क्लेन को वहां जाने का ऑफर नहीं दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता है क्लेन एक लंबी सांस लेता है। एडमिरल की यूनिफॉर्म बदलकर वो चैन से लेट जाता है। मतलब पहला टेस्ट उसने सक्सेसफुली पास कर लिया। दूसरी तरफ मास्टर बेडरूम में सिंथिया काफी परेशान और डिसअपॉइंटेड थी। उसे कुछ दिन पहले अपने पेरेंट्स की बात याद आती है जो चाहते थे कि वो एडमिरल एमिरियस को चार्म करे और उसके बच्चे की मां बन जाए ताकि उनकी फैमिली को नेवल फ्लीट के साथ और ज्यादा बिजनेस मिल सके। वो सोचती हैं कि एडमिरल के दिल में जरूर कोई गहरे राज हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर भी अजीब असर हो रहा है। यही सब सोचते सोते उसे नींद आ जाती है और नींद में उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें वो देखती है कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं और उनमें से एक तारा उसकी तरफ देखकर ज्यादा चमकने लगता है। ये सीन थोड़ा मिस्टीरियस है और मुझे लगता है कि इसका आगे की कहानी से कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा। अगली सुबह क्लेन एकदम फ्रेश होकर उठता है और एक शानदार फिर वो एडमिरल के बॉडीगार्ड्स के साथ ओरावी नेवल बेस पहुंचता है और उसे सबसे बड़े और शानदार ऑफिस में ले जाया जाता है। एडमिरल एमिरियस की आदत थी कि वो हर 2-3 दिन में कुछ समय अकेले बिताता था अपनी बियॉन्डर पावर्स की स्टडी करने के लिए। तो क्लेन का काम आसान हो गया। उसे ज्यादातर दिन कोई डिस्टर्ब नहीं करता था और उसे बस कुछ सिंपल काम हैंडल करने थे। वो ऑफिस में आराम से घूमता, किताबें पढ़ता और बीच बीच में अपनी जेब में रखे 9th लॉ चार्म को टच करता ताकि बाहर मौजूद सेक्रेटरी लुआन को लगे कि एडमिरल एमिरियस अंदर अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा है। एक्टिंग का लेवल देखो, बंदे का हर छोटी डिटेल का ध्यान रख रहा है। कुछ देर बाद जब क्लेन को नींद आने लगती है तभी दरवाज पर नॉन खुलता है क्योंकि सेक्रेटरी लुआन का इस तरह डिस्टर्ब करना मतलब कोई जरूरी बात है। अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए कहता है, अंदर आ जाओ। लुआन अंदर आता है। उसके हाथ में एक टेलीग्राम था। उसने दबी हुई आवाज में कहा, यो एक्सीलेंसी, बैकलैंड से एक टेलीग्राम है। मिस्टर एस्टन को गवर्नर जनरल की पोस्ट से हटा दिया गया है और कहा जा रहा है कि नया गवर्नर जनरल आज ही पहुंच जाएगा। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। एस्टन रिवेल्ड, जो कि एडमिरल एमिरियस का छोटा भाई था, उसे पोस्ट से हटा दिया गया। इसका मतलब उनका सीक्रेट प्लान एक्सपोज हो गया था। उसे ट्वाइलाइट हररॉडर की वार्निंग याद आती है जो उन्होंने पिछली रात ही दी थी। मतलब एक्शन बहुत तेजी से लिया गया था। क्लेन पहले तो चौंकता है लेकिन फिर उसे लगता है कि ये तो होना ही था। अब यहाँ क्लेन का असली इम्तिहान शुरू होता है। उसे एडमिरल एमिरियस बनकर रिएक्ट करना था। उसने एडमिरल के एटीट्यूड को कॉपी करते हुए कमरे में टहना शुरू कर दिया और एक स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ, मुझे पता है। उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोई व्यू नहीं दिया, बस एकदम शांत और सीरियस बना रहा क्योंकि सच तो ये था कि उसे खुद नहीं पता था कि अब क्या करना है। लुआन बिना कुछ कहे चुपचाप ऑफिस से चला जाता है। क्लेन फिर से सोचने लगता है कि अगर असली एमिरियस यहाँ होता तो वो एमिरियस के कैरेक्टर को एनालाइज करता है। वो एक कंजर्वेटिव इंसान है जो फैमिली को बहुत वैल्यू देता है और रिस्क लेने से हमेशा बचता है। वो एक टिपिकल लो एंड एरिस्टोक्रेट है। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक होता है। क्लेन का दिल एक पल के लिए धड़क उठता है।
लुआन अंदर आकर बताता है, योर एक्सीलेंसी मिस्टर एस्टन आपसे मिलना चाहते हैं। अब सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। एस्टन यहाँ क्यों आया है? क्या वो प्रोटेक्शन मांगने आया है या फिर कोई ऐसा मूव लेने वाला है? क्लेन को अब एमिरियस के लिए एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी फैमिली के फ्यूचर को डिसाइड कर सकता था। वो एमिरियस के कैरेक्टर में पूरी तरह डूब जाता है, उसकी फैमिली के लिए उसकी फीलिंग्स को महसूस करने की कोशिश करता। फैमिली, ये वर्ड उसके दिमाग में गूंजने लगता है। लगभग 20 सेकंड्स की खामोशी के बाद क्लेन एक ऐसी आवाज में बोलता है जो उसे खुद भी थोड़ी अनफैमिलियर लगती है। उससे कहो कि मेरे पास बहुत काम है, मैं उससे नहीं मिल सकता और उसके लिए बैकलैंड वापस जाने का एक टिकट खरीद दो। ये फैसला सुनकर लुआन को शायद कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बस कहा, यस योर एक्सीलेंसी। जैसे ही लुआन ऑफिस से बाहर जाता है, क्लेन एक गहरी सांस लेता है, ठीक वैसे ही जैसे असली एमिरियस लेता। वो जानता था कि अगर असली एमिरियस भी यहाँ होता तो वो भी यही फैसला करता, क्योंकि ये उसकी फैमिली का सवाल था जिसे वो सबसे ज्यादा वैल्यू देता था। स्कीम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी थी और एमिरियस अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेता। और सेक्रेटरी को टिकट खरीदने के लिए कहना, ये एक तरह की वार्निंग थी दूसरों के लिए कि एस्टन अभी भी उसका भाई है और उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। ये एक कोल्ड लेकिन प्रोटेक्टिव मूव था। कुछ देर बाद लुआन वापस आता है और बताता है, योर एक्सीलेंसी मिस्टर एस्टन चले गए। क्लेन 2 सेकंड चुप रहता है और फिर पूछता है, उसने कुछ कहा? लुआन जवाब देता है, उसने कहा कि आप वाकई नेचर से एक कोल्ड इंसान हैं। ये सुनकर क्लेन के होंठों पर एक हल्की फीलिंगलेस स्माइल आ जाती है। ये एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था, लेकिन उसे यकीन था कि असली एमिरियस भी ठीक यही रिएक्शन देता। वो कैरेक्टर में इतना डूब चुका था कि उसकी फीलिंग्स और इमोशंस भी एमिरियस जैसे हो गए थे। बाकी का दिन क्लेन ने ऑफिस में नहीं बिताया, किसी से निमे काम नहीं किया। शाम को वो विला वापस लौटा और सिंथिया को गले लगाकर बस एक लाइन कही, एस्टन को गवर्नर जनरल की पोस्ट से हटा दिया गया है। उसके सारे दुख, दर्द और टेंशन उसे एक इमोशनलेस सेंटेंस में सिमट गए थे। ये एक स्टर्न, पुराने ख्यालों वाले और कंजर्वेटिव हाई रैंकिंग आदमी का अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का सबसे क्लियर तरीका था। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा कि कैसे सिंथिया ने एडमिरल एमिरियस यानी हमारे क्लेन को कंसोल किया था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है रात के सीन से। क्लेन एक सिंपल डिनर के बाद गर्म पानी से नहाकर गेस्ट रूम में आ जाता है। वो बेड पर लेटकर बस छत को घूर रहा था और काफी गहरी सोच में डूबा हुआ था। देखो, सिचुएशन ये थी कि वो एडमिरल एमिरियस के कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब चुका था, मतलब एक्टिंग मेथड का पीक चल रहा था। और इस वजह से एमिरियस का जो दर्द था, जो किस्मत के आगे उसकी बेबसी थी, वो सब क्लेन को अपने पास से रिलेट करने पर मजबूर कर रही थी। क्लेन खुद सोचता है कि यार, अगर मैंने ये एक्टिंग मेथड के साथ साथ कैरेक्टर से बाहर निकलने का कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता तो मैं तो शायद खुद को ही खो देता। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो बियॉन्डर्स फेस करते हैं। ये बिल्कुल उन एक्टर्स की तरह है जो अपने रोल में इतना घुस जाते हैं कि रियल लाइफ में भी उसी तरह बिहेव करने लगते हैं और फिर उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और भाई, एक बियॉन्डर के लिए मेंटल प्रॉब्लम का मतलब है सीधा मैडनेस की तरफ जाना या कंट्रोल खुद, मतलब पूरा करियर खत्म। इसी सैड मूड में क्लेन को खुद के बारे में और भी क्लियरली समझ आने लगता है। वो सोचता है कि यार, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक नेवी एडमिरल जो इतना पावरफुल है, एक डेमी गॉड है, उसकी लाइफ में भी इतनी लाचारी और दर्द हो सकता है। इससे एक बात तो साफ है कि ताकत से आप बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हर कोई अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर घूमता है और शायद यही एक डेमी गॉड की असली साइड है। जैसे जैसे रात होती है, चांद की लाल रोशनी कमरे में फैल जाती है और सब कुछ लाल दिखने लगता है। इसी मोमेंट पर एमिरियस के एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ के कॉन्ट्रास्ट को मिलाकर क्लेन को खुद की एक क्लियर इमेज दिखने लगती है। उसे समझ आता है कि वो असल में कौन है और यहाँ वो खुद को डिफाइन करता है। और ये पार्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया क्योंकि ये क्लेन के कैरेक्टर की पूरी समरी है। वो सोचता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बहुत सेंटिमेंटल है, एक ऐसा इंसान जो अर्थ से आया है, लेकिन क्लेन मोरेटी की यादों के साथ फ्यूज होने की वजह से एक नया इंसान बन चुका है। एक ऐसा इंसान जिसने एटॉक्स के साथ ज्यादा टाइम तो नहीं बिताया, लेकिन वो टाइम आज भी उसके फैसलों पर असर डालता है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करता है, खतरों से डरता है, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर अपना माइंड बदलने की हिम्मत भी रखता है। एक ऐसा इंसान जो सच में बस आराम करना चाहता है, ट्रैवल कर लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसे हमेशा इंपॉर्टेंट मैटर्स में बिजी रहना पड़ता है। एक ऐसा इंसान जिसे खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल्स को बनाए रखने के लिए कभी प्लेजर में खुद को नहीं खोता। एक ऐसा इंसान जिसे पैसे से प्यार है, लेकिन वो अपने भाई बहनों के लिए बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहता है। एक ऐसा इंसान जो अपना सारा दर्द अंदर छुपाता है और दूसरों को हमेशा एक स्माइल दिखाता है। एक ऐसा इंसान जो मन ही मन में तो सार्काजम करता रहता है, लेकिन बाहर से हमेशा एक जेंटलमैन की तरह दिखता है। और फाइनली क्लेन के मुंह पर एक स्माइल आती है और वो खुद के लिए एक लाइन ऐड करता है, मैं एक गार्जियन हूँ, एक बेचारा इंसान जो लगातार खतरों और पागलपन से लड़ रहा है। ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में एक फ्लैश की तरह आते हैं और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने अपने असली सेल्फ को छू लिया हो। और इसी पीसफुल फीलिंग के साथ क्लेन को पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है मास्टर बेडरूम में, जहां सिंथिया भी सो रही थी। और यहाँ कुछ वियर्ड होना शुरू होता है।
वो अपने सपने में एक अजीब सा कॉस्मॉस देखती हैं और एक चमकता हुआ सितारा जो उसकी तरफ लाइट फेंक रहा था। उधर क्लेन भी अचानक एक अजीब से सपने से जाग जाता है। उसकी आंखों के सामने अभी उस सपने का सीन चल रहा था। वो सोचता है, यार मुझे ऐसा सपना क्यों आया। अब आप सोचो सपना था क्या। क्लेन ने सपने में सिर्फ सिंथिया को ही नहीं बल्कि डेमोनस ऑफ प्लेजर, शैरोन, मिस जस्टिस, ट्रेसी और जितनी भी खूबसूरत लड़कियों से वो मिला था, उन सबके साथ खुद को सेक्सुअल रिलेशनशिप में देखा था। नॉर्मल लोगों के लिए ये एक नॉर्मल सपना हो सकता है, लेकिन एक सीयर के लिए सपने का एक बहुत स्पेशल मीनिंग होता है। क्लेन फौरन अपनी बॉडी चेक करता है और रियलाइज करता है कि ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था, ये किसी बाहरी ताकत का असर था। उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है, दुश्मन आसपास है। वो फौरन बेड से उठता है और अपना एडमिरल यूनिफॉर्म पहन लेता है। इससे नाइन्थ लॉ, चार्म और क्रिपिंग हंगर जैसे पावरफुल आइटम्स का एक्सेस मिल जाता है। सिचुएशन क्लियर नहीं थी, इसलिए उसने फॉग के ऊपर जाने का रिस्क नहीं लिया और एमीरियस की एक्टिंग कंटिन्यू रखी। क्लेन बहुत सावधानी से दरवाजे तक जाता है। जैसे ही वो दरवाजे का हैंडल पकड़ता है, उसे बाहर की दुनिया से कनेक्शन फील होता है और दरवाजे के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। चबाने की आवाजें, कराहने की आवाजें, गुस्से में चिल्लाने की आवाजें। मतलब पूरा माहौल ही बदल चुका था। वो सोचता है, ये क्या हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ नॉर्मल था। उसके एडमिरल के बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं, सेक्रेटरी लुआन कहाँ है। ये सब सोचकर उसे सिचुएशन और भी डरावनी लगने लगती है। क्लेन हिम्मत के दरवाजा खोलता है और जो सीन वो देखता है वो एकदम हॉरर मूवी जैसा था। उसके ठीक सामने एक अटेंडेंट बैठा था जिसके सामने बहुत सारा पका हुआ और कच्चा खाना रखा था, स्टेक, मटन, ड्रैगन बोन, फिश, सब कुछ। वो अटेंडेंट एक कच्ची मछली उठाता है, क्लेन की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, एडमिरल मुझे हमेशा आपके खाने से जलन होती थी। और ये कहकर वो कच्ची मछली में बाइट कर लेता है। उसका पेट ऐसा फूला हुआ था जैसे वो 7-8 महीने की प्रेग्नेंट हो। क्लेन को उसे देखकर उस ट्रैम्प की याद आ जाती है जो ज्यादा खाने की वजह से मर गया था। क्लेन आगे बढ़ता है तो उसे मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर 2 मेडसर्वेंट्स दिखती हैं। एक मेड दूसरी के ऊपर बैठकर उसका गला घोंट रही थी और स्माइल करते हुए कह रही थी, जल्दी जल्दी मेरी तारीफ करो। क्लेन उसे पकड़कर दीवार पर फेंक देता है, लेकिन उस मेड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिचुएशन इतनी खराब थी कि क्लेन का मन किया कि यहां से भागो और चर्च से हेल्प मांगो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस आइलैंड पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान एडमिरल एमीरियस ही था और वो खुद एमीरियस बना हुआ था। वो सोचता है, अगर सिचुएशन खराब हुई तो मैं भाग जाऊंगा, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। ये सोचकर वो मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोलता है और अंदर का सीन तो और भी भयानक था। अंदर हर तरफ प्लेजर और लस्ट की आवाजें आ रही थीं। सेक्रेटरी लुआन दरवाजे पर और अंदर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक घमंड वाला एक्सप्रेशन था। क्लेन को देखकर भी उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे क्लेन कोई मामूली इंसान हो। मतलब जो सेक्रेटरी हमेशा इतना रिस्पेक्टफुल रहता था, वो असल में इतना घमंडी था। क्लेन उसकी नजर का पीछा करता है और कमरे के बीच में देखता है। वहां 3 मीटर लंबा एक फेयर बॉडी वाला मॉन्स्टर था। उसके शरीर पर पेड़ की गांठों जैसे बम्प्स थे और कुछ जगह से वो फटा हुआ था जहां से फूलों जैसे ऑर्गन्स निकले हुए थे। सारे बॉडीगार्ड्स और मेल अटेंडेंट्स उस मॉन्स्टर के साथ मीटिंग कर रहे थे। क्लेन सोचता है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो 3 मीटर लंबा मॉन्स्टर अपना सिर घुमाता है और वो कोई और नहीं बल्कि सिंथिया थी। उसके गाल लाल थे और वो क्लेन को देखकर शर्म के साथ कहती है, एडमिरल मैं आपके साथ एक बच्चा चाहती हूँ। और भाई यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब क्या ही शॉकिंग और क्रीपी एंडिंग थी। अब अगले चैप्टर में पता चलेगा कि क्लेन इस मॉन्स्टर से कैसे डील करता है। तो भाई इस चैप्टर में जो सीन है वो सीधा किसी हॉरर मूवी से उठाया हुआ लगता है। चैप्टर की शुरुआत होती है सिंथिया के साथ जो अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है। सोचो, एक ह्यूज फेयर बॉडी जिस पर पेड़ की तरह गांठें और फूल उग रहे हैं जैसे वो कोई पेड़ हो। और इस भयानक रूप में वो बड़ी शर्मीली आवाज में से एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है, एडमिरल मैं आपके साथ एक बच्चा चाहती हूँ। यार ये सीन इतना क्रीपी था कि क्लेन के भी रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ऐसा हॉरर तो इंसान अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता। उसने अपने सपनों में भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब सिचुएशन ये थी कि अगर ये पुराना वाला क्लेन होता जो टिंगेन में मेगोज का सामना कर रहा था तो वो पक्का इस सीन को देखकर डर के मारे रिएक्ट ही नहीं कर पाता। लेकिन इतने सारे एक्सपीरियंसेज के बाद हमारा क्लेन अब एक असली वेटरन बियॉन्ड बन चुका था। जैसे ही सिंथिया के शब्द उसके कानों में पड़े, उसके लेफ्ट हैंड पर मौजूद का कलर तुरंत बदल गया। वो ग्लव एकदम काला हो गया जिससे एक पावरफुल खतरनाक फीलिंग आ रही थी। इसका मतलब यह था कि क्लेन ने क्रीपिंग हंगर को एक्टिवेट कर लिया था और वर्मटंग मिथोर की सोल पर स्विच कर लिया था, जिससे उसे एक बैरन ऑफ करप्शन की पावर्स मिल गई थीं। उसने तुरंत अपनी डिस्टॉर्शन पावर का इस्तेमाल किया। उसका प्लान था कि वो सिंथिया के शब्दों को थोड़ा सा बदल दे। वो एडमिरल मैं आपके साथ एक बच्चा चाहती हूं को बदलकर एडमिरल मैं सिर्फ आपके साथ एक बच्चा चाहती हूं करना चाहता था। उसे लगा कि ऐसा करने से सिंथिया अपने आसपास के बॉडीगार्ड्स और मेल अटेंडेंट्स को खुद से दूर धकेल देगी, जिससे उसे थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाएगा। इस पॉइंट पर उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसका नकली एडमिरल एमीरियस होने का राज खुल जाएगा या नहीं। मेरे हिसाब से ये सही भी था, क्योंकि ऐसी जानलेवा सिचुएशन में एक्टिंग की कौन सोचता है भला। लेकिन भाई सीन ये था कि कुछ भी नहीं बदला। सिंथिया और उसके आसपास के लोग वैसे के वैसे ही थे।
मतलब डिस्टॉर्शन की पावर पूरी तरह से फेल हो गई थी। यहाँ क्लेन का दिमाग घूम जाता है क्योंकि ये पावर बहुत हाई लेवल की थी और उसका फेल होना मतलब सामने वाला मॉन्स्टर उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। क्लेन को जैसे ही ये रियलाइज हुआ वो तुरंत साइड में कूद गया। जहां वो खड़ा था वहां से जमीन फाड़कर एक भूरे रंग की पेड़ की टहनी निकली जिसके सिरे पर एक चिपचिपा सा फूल खिला हुआ था। वो फूल इतना बड़ा था कि जैसे किसी इंसान को पूरा का पूरा निगल जाएगा। क्लेन ने कभी सदर्न कॉन्टिनेंट के जंगलों में आदमखोर फूल नहीं देखे थे, लेकिन उसे यकीन था कि वो भी इसके सामने कुछ नहीं होंगे। फिर तो भाई चारों तरफ से अटक शुरू हो गया। दीवारों, फर्श से, छत से, हर जगह से वैसी ही टहनियां निकलकर गीले फूलों के साथ क्लेन का पीछा करने लगी। इसी प्रोसेस में उन फूलों ने सेक्रेटरी लुआन का सिर और बाकी बॉडीगार्ड्स और नौकरों को भी अपना शिकार बना लिया, जो अब भी जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। अब क्लेन को समझ आ गया था कि उसकी डिस्टॉर्शन पावर यहां काम नहीं करेगी, तो उसने बिना सोचे समझे अपना राइट हैंड बाहर निकाला जिसमें एक डार्क गोल्ड कलर का हाई लेवल चार्म कसकर पकड़ा हुआ था। यह था 9th लॉ चार्म। वो इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे इसे यूज करने में कोई दुख था, बल्कि वो चाहता था कि लड़ाई थोड़ी लंबी चले ताकि ये वो समझ सके कि ये मॉन्स्टर आखिर किस चीज में माहिर है, ताकि वो उसकी कमजोरी पर टेक कर सके। क्योंकि 9th लॉ चार्म बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। आप बस ये नहीं कह सकते कि यहाँ कोई बियॉन्डर पावर काम नहीं करेगी। आपको एक खास पावर का नाम लेना होता है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी थी कि उसे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना ही पड़ा। उसे लग रहा था कि इसके बिना वो उस ट्री मॉन्स्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा लानेगा। अगर उसके 9th मॉन्स्टर को मारने का माहौल नहीं बना पाया तो मैं इसकी मदद से तुरंत इस विला से भाग जाऊंगा। मैं सिंथिया को बाहर ले जाऊंगा और फिर मौका देखकर ग्रेफॉक के ऊपर सी गॉड सेप्टर का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करूंगा। ये सोचते हुए क्लेन, जो लगातार उन टहनियों और फूलों के बीच कूद रहा था, ने पुराने हर्मिस भाषा में एक शब्द बोला। जैसे ही एक्टिवेशन मंत्र गूंजा, उसके हाथ में मौजूद डार्क गोल्ड चार्म एकदम बर्फीला हो गया। एक ऐसी ठंडक जिससे सारे इमोशंस खत्म हो जाएं। उस पल क्लेन एक एक्सट्रीमली शांत स्टेट में पहुंच गया। जैसे ही उसने 9th लॉ चार्म को हवा में फेंका, उसके दिमाग में तेजी से विचार आने लगे कि उसे आखिर किस चीज को बैन करना चाहिए। उसका पहला रिएक्शन था कि वो हर तरह की डिजायर को बैन कर दे, लेकिन वो जानता था कि ये बहुत जनरल हो जाएगा। फिर उसने सोचा कि वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की डिजायर को बैन करे, क्योंकि सिंथिया की मेन इच्छा यही थी। लेकिन जैसे ही चार्म हवा में उड़कर डार्क गोल्ड रोशनी के कणों में बिखरने लगा, क्लेन के दिमाग में एक और जरूरी बात आई। सिंथिया इससे पहले सिर्फ एक नॉर्मल इंसान थी। ये एक पक्का फैक्ट था। पिछले 3 रातों में क्लेन ने स्पिरिट विजन, डिवाइनेशन और दूसरे तरीकों से बार बार कंफर्म किया था कि सिंथिया कोई बियॉन्डर नहीं है। अगर वो होती तो असली एडमिरल एमीरियस को भी पता चल जाता। इसका मतलब उसका अचानक से एक मॉन्स्टर में बदलना किसी बाहरी ताकत की वजह से हुआ है। क्लेन ने सोचा, क्या ये मेगोज जैसा केस है, किसी सी ईविल गॉड का जरिया बन गई है ही। अगर कोई रिचुअल होता तो मुझे पता चल जाता, मेरी स्पिरिचुअल इंट्यूशन मुझे वार्निंग देती। तो उसे समझ आया कि सिंथिया के शरीर पर कोई ऐसी चीज या खासियत है जिस पर कोई बाहरी ताकत प्रोजेक्ट हो रही है। इसीलिए पिछली 2 रातें सब ठीक था और आज अचानक वो बदल गई। उसका डर उसके शरीर से नहीं बल्कि कहीं और से आ रहा था। क्लेन ने सिर्फ 2 सेकंड में ये सब एनालाइज कर लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक सीरियस टोन में कहा, इस जगह का बाहरी दुनिया से कोई भी इंटरेक्शन प्रतिबंधित किया जाता है। ये रहस्यमयी शब्द जैसे ही फैले, वो डार्क गोल्ड रोशनी हर तरफ फैल गई और अनगिनत सिंबल्स के साथ मिलकर शून्य में विलीन हो गई। क्लेन के कानों में एक हल्की सी गूंज हुई और उसने देखा कि डिजायर से भरी वो रोशनी कमरे से बाहर धकेल दी गई। उसके ठीक बाद उसकी आंखों के सामने एक शानदार ब्रह्मांड दिखाई दिया जिसमें अनगिनत तारे चमक रहे थे। और फिर फट फट क्लेन की दोनों आंखें फट गईं और उनमें से खून और प्लाज्मा का मिक्सचर बहने लगा। भले ही उसने 9th लॉ चार्म का इस्तेमाल के बाहरी प्रभाव को रोक दिया था, लेकिन वो पावर इतने हाई लेवल की थी कि उसके मामूली से झटके ने ही चार्म प्रोटेक्शन को भेदकर उसकी आंखें फोड़ दी। अगर उसने चार्म इस्तेमाल न किया होता तो शायद सिर्फ उसकी आंखें ही नहीं फटती, हो सकता है वो खुद सिंथिया जैसा मॉन्स्टर बन जाता। दूसरी तरफ वो पेड़ जैसी सिंथिया रुक गई और उसका शरीर टूटने लगा, जो अब सिर्फ मांस और खून का एक ढेर बन गया था। सिंथिया का सिर उसी मांस के ढेर में धंसा हुआ था और वो खुद से बड़बड़ा रही थी, एडमिरल, मुझे आपके साथ एक बच्चा चाहिए। वो अपनी बची खुची टहनियों को छत और दीवारों से बढ़ाकर क्लेन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जो अभी भी उस झटके से पूरी तरह उबरा नहीं था। जैसे ही क्लेन को थोड़ा होश आया, उसने छूटने के लिए जोर जोर से संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके हाथ और बाजू इतनी कसकर बंधे थे कि वो न तो अपनी उंगलियों से आग जला पा रहा था और न ही क्रीपिंग हंगर की पावर्स बदल पा रहा था। अपने क्लाउन पावर्स की मदद से उसने देखा कि वो भूरे हरे रंग की गांठें उसकी तरफ आ रही हैं। यहाँ क्लेन ने अपना दिमाग लगाया, उसने अपना अपीयरेंस बदल दिया। उसने एडमिरल एमीरियस से अपना चेहरा बदलकर गेहरमन स्पैरो का कर लिया, एक ऐसा गेहरमन स्पैरो जिसकी आंखों से खून बह रहा था। ये देखते ही उसे पकड़ने वाली टहनियां रुक गईं, उन्होंने रहस्यमयी से अपनी कट ढीली कर दी। सिंथिया का सिर निराशा और कंफ्यूजन से भर गया। वो बड़बड़ाने लगी, एडमिरल आप कहाँ गए, एडमिरल आप कहाँ गए। बाहरी ताकत के बिना, बैरन ऑफ करप्शन के डिस्टॉर्शन की वजह से अब उसके दिमाग में सिर्फ एमीरियस के साथ बच्चा पैदा करने का ख्याल बचा था।
इसी वजह से उसने गेहरमन स्पैरो को छोड़ दिया। क्लेन उछल कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपना राइट हैंड अपनी आंखों पर रखा और जोर से नीचे की ओर खींचा, जिससे वो भयानक घाव उसके लेफ्ट शोल्डर पर चला गया। जैसे ही उसका लेफ्ट शोल्डर बुरी तरह जख्मी हुआ, क्रीपिंग हंगर पर एक पवित्र और शानदार चमक आ गई। क्लेन ने मांस और खून के ढेर में सिंथिया के सिर को दया की भावना से देखा और अपने हाथ फैला दिए। एक पवित्र ज्वाला जो रोशनी के एक पिलर के चारों ओर घूम रही थी, आसमान से उतरी और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से भस्म कर दिया। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सिंथिया एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल चुकी थी और अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एकदम एक्शन से। क्लेन जो एडमिरल एमिरियस के डिस्गाइज में है, एक होली बीम ऑफ लाइट समन करता है और भाई वो सीन देखने लायक था। जैसे ही वो रोशनी उस मॉन्स्टर पर पड़ी, उसके शरीर पर जो अजीब से पेड़ की गांठें और मांस के टुकड़े थे वो तेजी से पिघलने लगे। लिटरली जैसे किसी गर्म तवे पर बर्फ रख दी हो, वैसी आवाज आ रही थी, एकदम अजीब और डरावनी। और इस सब के बीच सिंथिया का चेहरा दर्द से बिगड़ जाता है। उसको इतना अजीब पेन हो रहा था कि बता नहीं सकता। वो बड़ी मुश्किल से मुड़ती है, अपने आप को ऊपर से नीचे देखती है और उसकी आंखों में पहले कंफ्यूजन और फिर एकदम खौफ आ जाता है। फाइनली उसको रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम किसी और में नहीं, उसके खुद के अंदर है। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने डर और नाउम्मीदी के साथ आगे देखा और वो एडमिरल, लेकिन सामने तो उसका जाना पहचाना एडमिरल था ही नहीं, बल्कि एक अनजान चेहरा था। इस पॉइंट पर क्लेन उसके बचे हुए मांस और स्पिरिट बॉडी क्रीपिंग हंगर के लिए फीड कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद उसे उस लड़की पर तरस आ गया। उसने एक ठंडी सांस ली और एकदम शांत आवाज में बोला, फ्यूचर में कोशिश करना कि अजीब चीजों या अजीब धर्मों से दूर रहो। देखो, क्लेन के हिसाब से सिंथिया के इस हाल का रीजन या तो कोई कल्ट था या कोई बहुत ही डेंजरस आर्टिफैक्ट। उसने अनजाने में किसी ऐसी एंटिटी से कनेक्ट कर लिया था जिसे डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता, और यही उसका रिजल्ट था। ये सुनकर सिंथिया को शायद कुछ समझाया। उसका बचा हुआ सर और थोड़ा सा मांस अचानक रोने लगा और रोते रोते उसने कुछ शॉकिंग बातें बताईं। उसने कहा, ये मदर ट्री ऑफ डिजायर है, नेचुरिज्म सेक्ट। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, एडमिरल मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब ये जो मदर ट्री ऑफ डिजायर और नेचुरिज्म सेक्ट है, ये नाम क्लेन ने पहले कभी नहीं सुने थे। उसके मिस्टिसिज्म के नॉलेज में ये आते ही नहीं थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। उसने बेचारी सिंथिया को देखा जो भीख मांग रही थी और अपने हाथ फिर से फैलाए, एकदम डीप आवाज में बोला, मौत अंत नहीं है, जब तुम गॉड के पास जाओगी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और इसके साथ ही एक और प्योर रोशनी की बीम आकर उस पर गिरी। सिंथिया का रोता हुआ खूबसूरत चेहरा एकदम से फ्रीज हो गया। उसकी आंखें मायूसी से फैली हुई थीं, लेकिन उनमें एक आखिरी उम्मीद भी थी कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगी। सूरज की उस रोशनी में उसका दिमाग और बचा हुआ शरीर आंखों के सामने पे गया। वो गायब हो गई, जैसे उसको आखिरी बार क्लींस किया गया हो। क्लेन बस शांति से ये सब देखता रहा, बिना हिले, बिना कोई रिएक्शन दिए। जब सब शांत हो गया तो उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो अपनी उदासी को छुपा नहीं पा रहा था। उसने धीरे से कहा, यह सच में एक पागल और केओटिक दुनिया है। अब सोचो, क्लेन ने सिंथिया की स्पिरिट को चैनल करने की हिम्मत नहीं की। इतनी अजीब चीजें हुई थीं कि उसने उसकी स्पिरिट बॉडी को ग्रे फॉग के ऊपर ले जाकर पूछताछ करने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया। उसको पता था कि ये इतनी आसानी से हटने वाला नहीं है, तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, उसे पूरी तरह क्लींस करना। और वैसे भी इस दुनिया में सच्चे गॉड्स हैं, तो हो सकता है मरने के बाद सच में कोई हेवन हो। रही बात क्रीपिंग हंगर के बैकलैश की, तो क्लेन को उसकी टेंशन नहीं थी। इतने टाइम तक यूज करने के बाद वो आइटम उससे एडजस्ट हो गया था। अब उसको हर यूज के बाद खाना नहीं चाहिए था, बस 24 घंटे में एक बार खाना चाहिए था, चाहे तुम उसे कितनी भी बार यूज करो। तो क्लेन के पास काफी टाइम था कि वो मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना उसके लिए खाना ढूंढ सके। और अगर कुछ नहीं मिला तो वर्स्ट केस सिनेरियो में वो उसे ग्रे फॉग के ऊपर फेंक सकता था। सीन क्लियर होने के बाद क्लेन ने आसपास देखा। कमरे में जो बॉडीगार्ड्स और अटेंडेंट्स थे वो सब बेहोश पड़े थे। उनके ऊपर से जो डिजायर का असर था वो खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि वो मेड भी बेहोश थी जो अपनी साथी का गला घोंट रही थी, और वो ब्लॉन्ड सेक्रेटरी लुआन भी। इससे एक बात क्लियर थी कि जब प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दो तो सब कुछ आराम से एंड हो जाता है। अब यहाँ क्लेन के दिमाग में एक इंटरेस्टिंग सवाल आया। एडमिरल रमीरेस के मुताबिक लुआन कम से कम सीक्वेंस 6 बियॉन्डर था, हो सकता है सीक्वेंस 5 भी हो। इतना पावरफुल बंदा भी अपनी डिजायर से इतनी आसानी से कंट्रोल हो गया। इसका मतलब सिंथिया के जरिए जो पावर आई थी वो एक्सट्रीमली पोटेंट थी। तो फिर क्लेन को सिर्फ एक वेट ड्रीम क्यों आया, उस पर असर इतना कम क्यों हुआ? उसने सोचा कि अगर मिस्टिका आइटम्स को हटा दे तो वो और लुआन एक ही लेवल पर थे। तो रीजन क्या था? क्या ग्रे फॉग की पावर ने रियलिटी में मिक्स होकर उसकी हेल्प की, या फिर एडमिरल एमिरियस के कॉन्ट्रैक्ट ने उसे बचाया, या दोनों का मिक्स था? यही सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। वो सोचने लगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो सिंथिया का प्राइमरी टारगेट होने के नाते उसकी डिजायर फॉर सेक्स जरूर मैग्नीफाई होती और बात सिर्फ एक रोमांटिक सपने नहीं रहती। ये सोचते हुए उसने आदत के मुताबिक अपना चेहरा हाथ से ढका और वापस एमिरियस रिवेल्ट के अपीयरेंस में आ गया। अभी किसी की जान को खतरा नहीं था, तो उसने कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। अचानक उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुई। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और वहां पहुंचा जहां सिंथिया गायब हुई थी।
वहां बेड पर फटे हुए कपड़ों के ढेर में से उसने एक नेकलेस उठाया। उस नेकलेस में एक उंगली जितना लंबा पेंडेंट था, पूरा काला जैसे एक छोटा सा राइनोसेरस का हॉर्न हो। उसका सरफेस क्रैक से भरा हुआ था, उसमें से इविल फील आ रही थी, लेकिन कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं थी। क्लेन ने अंदाजा लगाया, तो ये वो डेंजरस आइटम है जिसकी वजह से सिंथिया का म्यूटेशन हुआ। शायद उस एंटिटी से कनेक्ट होने के बाद इसका मिशन पूरा हो गया और इसकी सारी पावर सिंथिया की बॉडी में चली गई। उसने आसपास चेक किया, कुछ और नहीं मिला। फिर उसने एक पेपर फिगरीन निकाला, सारे सबूत मिटाए और लुआन के पास गया। उसने अपने घुटने उठाए और लुआन को आराम से अपने जूते की नोक से 2-3 बार मारा। यही एडमिरल का स्टाइल था। वो मन में सोचता है, एमिरियस के कैरेक्टर के हिसाब से वो झुक कर अपने सेक्रेटरी को नहीं उठाएगा। हे, इस बंदे का एरोगेंट तरीका सच में इरिटेटिंग है। दिल तो कर रहा है इसकी पिटाई कर दूं। फिर उसने स्टर्न लुक बनाए रखा जब तक लुआन धीरे धीरे होश में नहीं आ गया। योर एक्सीलेंसी, लुआन ने होश में आते हुए कहा, अभी भी थोड़े कंफ्यूज्ड था। क्लेन ने एक सुपीरियर टोन में कहा, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने नीचे देखते हुए डीप आवाज में ऑर्डर दिया, सारे लाइटली इंजर्ड लोगों को जगाओ, कुछ को बाकियों का इलाज करने को कहो और बाकी सब ओरावी आइलैंड पर नेचुरिज्म सेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करें। वो मदर ट्री ऑफ डिजायर नाम के एक ईविल गॉड की पूजा करते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन सिंथिया के आसपास के लोगों से शुरू करो, मैं स्टडी में रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। ये कहकर वो उस क्रैक पेंडेंट को हाथ में मास्टर बेडरूम से निकला और स्टडी में चला गया। एक डेमीगॉड को हर काम खुद करने की जरूरत नहीं होती, उसके पास लोग होते हैं। उसे बस आने वाले खतरों से सावधान रहना होता है और न्यूज का वेट करना होता। स्टडी में बैठकर क्लेन के दिमाग में बार वो विजन आ रहा था, एक कॉस्मोस और उसके बीच एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लेन ने सोचा। धीरे धीरे उसने कनेक्शंस जोड़ने शुरू किए। सिटी ऑफ सिल्वर की कहानियों और एमलिन व्हाइट के डिस्क्रिप्शन से उसे पता था कि मून पाथवे रिप्रोडक्शन और प्रोलिफरेशन की अथॉरिटी कंट्रोल करता है। ये सिंथिया के एक्शन से मैच करता था। लेकिन कॉस्मोस, मिस्टर डोर ने एम्परर रोसेल को बताया था कि गॉडेस का टैरो कार्ड द स्टार है ना कि द मून। तो क्या वो कॉस्मोस हर यानी एवरनाइट गॉडेस को रिप्रेजेंट करता है? फिर उसने सोचा कि गॉडेस का एक नाम क्रिम्सन मून भी है। क्या शी ही प्राइमोडियल होने का नाटक कर रही हैं? लेकिन फिर उसने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एवरनाइट गॉडेस के डोमेन्स में डिजायर और ग्लटनी जैसी चीजें नहीं आती थीं। तो फिर क्या ये डेविल पाथवे से जुड़ा है? एक डिजायर अपोसल इस मामले में एक्सपर्ट होता है। क्या प्राइमोडियल मून को कंट्रोल करने वाला कोई हाई लेवल डेविल है, या फिर सीक्वेंस 0 एबिस? ये पॉसिबल था, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। डेविल पाथवे का सिंबल कॉस्मोस और स्टार्स नहीं होता। सोचते सोचते उसे अचानक एक कॉन्सेप्ट याद आया जो उसने मिस्टिसिज्म की शुरुआती पढ़ाई में सीखा था, लेकिन जिसके बारे में उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थीं। और वो कॉन्सेप्ट था एस्ट्रल वर्ल्ड। मिस्टिसिज्म के ज्यादातर स्कूल्स मानते थे कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, रियल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड। रियल और स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में तो उसे काफी कुछ पता था, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में उसका नॉलेज बेसिकली 0 था। तो वो कॉस्मोस एस्ट्रल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है और वो चमकता हुआ सितारा एस्ट्रल वर्ल्ड में मौजूद कोई खास एंटिटी है। उसने हमेशा से सस्पेक्ट किया था कि एस्ट्रल वर्ल्ड वही जगह है जहां असली गॉड्स रहते हैं। इस हिसाब से विजन उतना अजीब नहीं लग रहा था। वो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसे लुआन के आने की आहट सुनाई दी। सेक्रेटरी लुआन ने नॉक किया और अंदर आकर रिपोर्ट दी, योर एक्सीलेंसी, हमने नेचुरिज्म सेक्ट को ढूंढ लिया है और उनके लीडर को पकड़ लिया है। ये क्लू मिस सिंथिया के पेरेंट्स से मिला था। ये सेक्ट पिछले कुछ सालों से ओरावी में काफी एक्टिव था। वो लोग कपड़े नहीं पहनते ताकि वो नेचर में वापस जा सकें। अपनी इंस्टिंक्ट्स के आगे सरेंडर करना ही उनका मकसद है। उनका मानना है कि स्टेट में इंसान को स्पिरिचुअलिटी की आज़ादी मिलती है। लुआन ने थोड़ा रुक कर ऐड किया, उनका लीडर एक बियोंडर है, अ सीक्वेंस इट ल्यूनेटिक, प्रिजनर पाथवे का ल्यूनेटिक। इसका मतलब रोज स्कूल ऑफ थॉट से कनेक्शन है। हाँ, रोज स्कूल ऑफ थॉट में 2 फैक्शंस हैं, टेम्पेरेंस और इंडल्जेंस। और इंडल्जेंस फैक्शन की बिलीफ्स इस सिचुएशन से काफी मिलती जुलती हैं। ये सोचते ही क्लेन अलर्ट हो गया। उसने एकदम स्टोइक टोन में ऑर्डर दिया, उसे यहां लेकर आओ। तो भाई, पिछले चैप्टर का सीन याद है। क्लेन एडमिरल एमिरियस का भेस धर के उसके स्टडी में बैठा है और अब उसके सामने लाया जाता है नेचुरिज्म सेक्ट के लीडर को, जिसका नाम था फ्लाइट कैन। ये कोई 30s का बंदा था, दाढ़ी, मूंछ और गले पर अजीब से मतलब शक्ल से ही विलेन लग रहा था। लुआन, जो एडमिरल का सेक्रेटरी है, उसे पकड़ कर लाता है और भाई साहब, फ्लाइट केन की हालत देखकर लग रहा था कि उस पर कोई खतरनाक मेंटल टॉर्चर हुआ है। वो बस टूटने की कगार पर था। लुआन रिपोर्ट करता है, योर एक्सीलेंसी, इसे पकड़ते वक्त ये अपनी इंटेलिजेंस को ताकत से एक्सचेंज करता रहा और अब इसका दिमाग लगभग कोलैप्स होने वाला है। क्या क्लॉर पता लिए ये सिचुएशन एकदम परफेक्ट थी। उसे पहले ये टेंशन हो रही थी कि अगर ये बंदा फ्लाइट केन एक ओहाइट की तरह सवालों का जवाब देने से मना कर देता तो उसे स्पिरिट चैनलिंग जैसा रिस्की काम करना पड़ता, और अगर वो लुआन के सामने ऐसा करता तो उसका भंडा फूट सकता था, क्योंकि एडमिरल की पावर्स अलग हैं। क्यों, एक तरह से काम आसान हो गया। अब क्लेन बिना कोई इमोशन दिखाए फ्लाइट केन को घूरता है और डेस्क के नीचे वो अपने ग्लव क्रीपिंग हंगर को एक्टिवेट करता है और वो स्विच कर लेता है एक इंटरोगेटर की सोल में
और मजे की बात यह है कि इंटरोगेटर उसी आर्बिटर पाथवे का सीक्वेंस 7 है जिसका एडमिरल एमिरियस है। तो अगर क्लेन कोई पावर यूज भी करता तो लुआन को शक नहीं होता कि ये कोई और है। उसे लगता कि एडमिरल ही अपनी पावर यूज कर रहे हैं। देखो कितना शातिर दिमाग है हमारे हीरो का। क्लेन की आंखों में हल्की सी बिजली जैसी चमकती है और वो फ्लाइट केन पर अपनी साइकिक पियर्सिंग पावर का प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। उसने पावर को सीधे यूज नहीं किया, बस उसका प्रेशर बनाकर उसे डरा रहा था, जैसे गले पर चाकू रख दिया हो। फिर वो अपनी गहरी आवाज में पूछता है, क्या तुम सिंथिया को जानते हो? ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में वो छोटा सा ब्लैक राइनो हॉर्न जो उसे सिंथिया से मिला था लटकाया और पूछा, इसका क्या काम है? फ्लाइट केन, जो पहले से ही डरा हुआ था, इस प्रेशर से कांपने लगता है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई जर उसकी आत्मा में घुसने ही वाला है। वो सिर झुकाकर हकलाते हुए बोलता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, सिंथिया। मिस सिंथिया को आपसे एक बच्चा चाहिए था, ये ऐसा बच्चा जिसमें बियॉन्डर पावर्स हों। उसने आगे बताया, ये एक प्रोलिफरेशन नेकलेस है जिसे गॉडेस की ऑरा से बनाया गया है। इसका पाउडर खाने से और इसे लंबे समय तक पहनने से आप उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते। क्लेन चुपचाप सुनता रहा। उसे आधी बात पर यकीन था पर पूरा नहीं। उसे पता था कि सिंथिया का मकसद यही रहा होगा, लेकिन उसे शक था कि इस नेकलेस का असली खेल कुछ और ही है और नेचुरिज्म सेक्ट ने जरूर सिंथिया को धोखा दिया होगा। मेरे हिसाब से क्लेन की यही क्वालिटी उसे सबसे अलग बनाती हैं। वो कभी भी कहानी के सरफेस को सच नहीं मानता, वो हमेशा गहराई में जाता है। तो क्लेन साइकिक पियर्सिंग का प्रेशर और बढ़ा देता है और फ्लाइट केन को तक घूरता रहता है जब वो दोबारा सिर नहीं झुका लेता। क्लेन फिर उस टूटे हुए पेंडेंट को हिलाते हुए पूछता है, इस नेकलेस का और क्या यूज है? उसका टोन इतना शांत और कॉन्फिडेंट था जैसे उसे पहले से ही सारे राज पता हैं और वो बस कंफर्मेशन मांग रहा है। अब सोचो, जो बंदा पहले से ही मेंटल कोलैप्स की हालत में हो, उस पर ऐसा प्रेशर, क्या हाल होगा उसका? फ्लाइट केन जमीन पर गिर जाता है और पागलों की तरह चिल्लाकर बोलता है, ये आपको करप्ट कर सकता है। अगर सिंथिया इसका पाउडर खाकर मदर ट्री ऑफ डिजायर का नाम ईमानदारी से जपती तो कोई भी आदमी जो उसके साथ फिजिकल होकर बच्चा पैदा करता वो करप्ट हो जाता। वो आदमी मदर ट्री ऑफ डिजायर का फॉलोअर बन जाता, उसका ब्लेस्ड बनता। तो ये थी असली कहानी। क्लेन को एक झटके में सब कुछ समझ आ गया। नेचुरिज्म सेक्ट का असली प्लान एडमिरल एमिरियस को चुपके से करप्ट करना था ताकि लोएन किंगडम का इतना बड़ा मिलिट्री फिगर उनका भक्त बन जाए और उन्हें प्रोटेक्शन दे। ये प्लान इतना खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये बहुत छुपा हुआ था, इसमें डायरेक्ट अटैक जैसा कुछ था ही नहीं। अब क्लेन को यह भी समझ आया कि जब सिंथिया म्यूटी तो वो इतनी कमजोर क्यों थी, क्योंकि सेक्ट का असली प्लान तो एडमिरल को करप्ट करना था, किसी डेमीगॉड से लड़ना नहीं। उनका प्लान तो क्लेन की वजह से फेल हो गया था। ये सब समझने के बाद क्लेन सेक्रेटरी लुआन की तरफ देखता है। लुआन को भी अब तक पूरी सिचुएशन का अंदाजा हो गया था। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, एक्सीलेंसी, ये हमारी गलती थी। हमने सिर्फ मिस सिंथिया और यहाँ के नौकरों पर नजर रखी, उनके दोस्तों और परिवार पर नहीं। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर क्लेन की एक्टिंग का असली टेस्ट था। रियल एडमिरल इस सिचुएशन में क्या करता? क्लेन खुद को एमिरियस के कैरेक्टर में पूरी तरह डुबो देता है, उसके दर्द, गुस्से और लाचारी को महसूस करता है। फिर वो उसी पोस्चर में बैठे हुए सख्ती से कहता है, इस बात को बाद में देखेंगे। इस लाइन का छिपा हुआ मतलब था, तुम्हारे आगे के काम को देखकर मैं फैसला करूंगा। लुआन ये सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एडमिरल ने इतनी हल्की सजा दी। क्लेन अपनी आंखें आधी बंद करके कहता है, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि अपने सबऑर्डिनेट की पहली गलती माफ कर देनी चाहिए। लुआन, तुम्हें और बाकी बॉडीगार्ड्स को उनकी इस अच्छाई का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनकर तो लुआन की आंखों में चमक आ गई। वो इमोशनल होकर कहता है, आपकी अच्छाई तारीफ के काबिल है। मैं अपने प्रिंसिपल्स, गॉड और किंगडम के अलावा आपके प्रति अपनी पूरी लॉयल्टी की कसम खाता हूँ। क्लेन मन में सोचता है, क्या फेंक रहा है, पर बाहर से शांत रहते हुए कहता है, उस कहावत का दूसरा हिस्सा भी है, और दूसरी गलती के लिए उन्हें सजा दो। इसके बाद क्लेन वापस फ्लाइट केन की तरफ मुड़ता है, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। वो बिना कोई एक्सप्रेशन बदले पूछता है, ये सब करने के लिए तुम्हें किसने उकसाया था? क्लेन को लगा था कि वो कहेगा कि ये सेक्ट का अपना प्लान था, लेकिन फ्लाइट केन घबराकर इधर उधर देखता है और कहता है, ये मदर ट्री ऑफ डिजायर थी। उन्होंने मेरे सपने में आकर मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था। एक एविल गॉडेस ने खुद सपना दिया। क्लेन ये सुनकर लगभग फ्राउन करने वाला था। वो सोचता है, एडमिरल एमिरियस लोएन मिलिट्री के लिए जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि एक एविल गॉड खुद उसे टारगेट करे। शायद ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो, या फिर फ्लाइट केन झूठ बोल रहा है। क्लेन सख्ती से पूछता है, तुम्हें यह सपना कब आया था? केन डर से मुस्कुराते हुए कहता है, यह 4 फरवरी की रात थी, पिछले फ्राइडे को। मुझे अच्छे से याद है, 4 फरवरी। क्लेन इस डेट के बारे में सोचने कुछ खास याद नहीं आता। उसे देर चुप रहने के बाद वो एक और सवाल पूछता है, तुम्हारा रोज स्कूल ऑफ थॉट से क्या रिश्ता है, और मदर ट्री ऑफ डिजायर का चेंड गॉड से क्या रिश्ता है? ये सवाल सुनकर फ्लाइट केन की आंखों में एक अजीब सा जुनून आ जाता है। हम रोज स्कूल ऑफ थॉट की ही एक ब्रांच हैं, और चेंड गॉड मदर ट्री ऑफ डिजायर का ही दूसरा रूप है। मदर ट्री ही सच्ची और अकेली देवी हैं जो 7 गॉड से भी ऊपर हैं। योर एक्सीलेंसी, आप उनके ब्लेस्ड बनने के चुने गए कैंडिडेट हैं। क्लेन मन में सोचता है, फेंकने की भी हद होती है। फिर वो लुआन की तरफ मुड़कर कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ।
वो फ्लाइट केन से अकेले में कुछ और सवाल पूछना चाहता था ताकि पता चल सके कि वो क्रीपिंग हंगर का खाना बनने लायक है या नहीं। लुआन बिना कोई सवाल किए बाहर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, स्टडी में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कमरा पूरी दुनिया से कट गया हो। क्लेन समझ जाता है कि ये लुआन की पावर है, जो एक बैरन ऑफ करप्शन है। अब क्लेन अचानक एक सवाल पूछता है, 6 फरवरी संडे की शाम को तुमने क्या किया था? फ्लाइट केन चौंक जाता है और कहता है, हमने मदर ट्री के रेवलेशन को फॉलो करते हुए प्रोलिफरेशन नेकलेस और एक भिखारी के बाल का इस्तेमाल करके एक रिचुअल किया था ताकि उस भिखारी की लालच की भूख को बढ़ाया जा सके। और बस क्लेन के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वो भिखारी एडमिरल एमिरियस का स्टैंड इन था। उसे इसलिए मारा गया था ताकि एडमिरल कहीं बाहर न जा पाए और सिंथिया के साथ रात गुजारने पर मजबूर हो जाए ताकि वो करप्ट हो सके। और मेरा आना, मतलब क्लेन का आना, एक और पॉसिबिलिटी बन गया जिसने इस प्लान को बर्बाद कर दिया। कोइंसिडेंस। जैसे ही कोइंसिडेंस वर्ड उसके दिमाग में आता है, उसे अचानक 4 फरवरी की खासियत याद आती है, जिस दिन मदर ट्री ने फ्लाइट केन को सपना दिया था। वो वही दिन था जिस दिन क्लेन ओरावी आइलैंड पर पहली बार आया था। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है, एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ। क्या ये सब सच में एक कोइंसिडेंस था या क्लेन के आने का इस पूरी साजिश से कोई गहरा कनेक्शन है? ये सवाल दिमाग में घूमता रह जाता है। तो भाई, चैप्टर 631 की शुरुआत होती है क्लेन के दिमाग में एक बहुत बड़े झटके के साथ। उसे अचानक रियलाइज होता है, कहीं ये सारा का सारा मामला मुझे टारगेट करने के लिए तो नहीं था। अब देखो, क्लेन के साथ पहले भी ऐसी कई चीजें हो चुकी हैं, तो उसका दिमाग हमेशा सबसे बुरे सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। एक तरह का परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स हो गया है उसे। और जब वो सोचने लगता है तो सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। मदर ट्री ऑफ डिजायर ने फ्लाइट केन में एक रेवलेशन भेजा, और वो भी ठीक तब जब क्लेन ओरावी आइलैंड पर पहुंचा था, जिस दिन वो पहली बार बिल्ट ब्रांडो से मिला। उसी दिन नेचुरिज्म सेक्ट ने उस बेघर आदमी को स्टैंड इन बनाने वाला रिचुअल किया था। अब सोचो, अगर उनका टारगेट एडमिरल एमिरियस होता तो प्लान में ये पक्का करना पड़ता कि एक स्टैंड इन मिल ही जाए और एडमिरल को कोई और हेल्पर न मिले। लेकिन ये तो ऐसी बातें हैं जो कोई कंफर्म कर ही नहीं सकता था, और क्लेन का इस मामले में इन्वॉल्व होना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। लेकिन अगर टारगेट क्लेन खुद था तो ये सारी प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो जाती है। ये सोचते हुए क्लेन अपने क्लाउन पावर्स का इस्तेमाल करके अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और गुस्से से फ्लाइट केन को घूरता है। पर इस थ्योरी के साथ उसके दिमाग में और भी सवाल उठने लगते हैं, जैसे उन्हें ये कैसे पता था कि बिल्ट ब्रांडो उसी के पास मदद मांगने आएगा? जर्मन स्पैरो किसी का भी रूप ले सकता है। ये खबर तो वाइस एडमिरल ट्रेसी ने फैलाई थी। ये तो मदर ट्री ऑफ डिजायर के कंट्रोल से बाहर की बात होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है किसी खबर के फैलने और क्लेन के ओरावी आइलैंड पहुंचने वजह से मदर ट्री ऑफ डिजायर ने ये पूरा प्लान बनाया हो। पर वो उसे करप्ट क्यों करना चाहेगी? रोज स्कूल ऑफ थॉट के साथ उसकी दुश्मनी इतनी भी बड़ी नहीं थी कि एक एविल गॉड का ध्यान उस पर जाए। उसने तो बस मिस शेरोन और मैरिक के साथ मिलकर एक सीक्वेंस 5 रेत, एक 6 ज़ॉम्बी और एक सीक्वेंस 7 वेयरवुल्फ को मारा था, और उनसे स्कारलेट लूनर कोरोना और बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल छीनी थी। एडमिरल ऑफ ब्लड को मारने का प्लान तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। तो फिर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों? क्या क्लेन के अंदर कुछ ऐसा स्पेशल था जो आइलैंड पर कदम रखते ही मदरी और ट्रे के किसी आइटम के साथ रेजोनेट कर गया? लेकिन बैक उन या टिंगन सिटी में तो उसे कभी दूसरे गॉड्स के होली आर्टिफैक्ट से ऐसा कोई रिएक्शन महसूस नहीं हुआ था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी, ये पहली बार जब ग्रे फॉग के ऊपर की गई उसकी डिविनेशन को सही मायने में डिस्टर्ब किया गया था और उसे पता तक नहीं चला। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मामला 008 का था तब भी उसे सिर्फ इन्फेक्टिव रेवेलेशन मिला था, न कि एक डिस्टर्ब्ड आउटकम। इसका मतलब ये पावर ग्रेड 0 सील आर्टिफैक्ट से भी ऊपर की है। क्या मदर ट्री ऑफ डिजायर ने खुद इस मामले में दखल दिया था? लेकिन ये कैसे हो सकता है? 7 गॉड्स के लिए भी रियल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब सोचकर क्लेन का दिमाग घूम जाता है। जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अगर करप्शन का टारगेट वो खुद था तो उसे किसी भी मुश्किल ट्रायल का सामना क्यों नहीं करना पड़ा। उसने तो प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया था, जिससे मदर ट्री ऑफ डिजायर का पूरा अरेंजमेंट एक मजाक जैसा लग रहा था। ये सब सोचते हुए वो फ्लाइट केन से दोबारा सवाल पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नेचुरिज्म सेक्ट ने पिछले हफ्ते डिविनेशन को डिस्टर्ब करने के लिए कोई रिचुअल नहीं किया था। अजीब है। ये सोचते हुए क्लेग कॉइन उछालकर फाइनल फॉर्मेशन करता है और उसे यकीन हो जाता है कि केन झूठ नहीं बोल रहा। फिलहाल अपनी कंफ्यूजन को साइड में रखकर वो केन की तरह देखता है और बिना किसी स्माइल के पूछता है, तुमने पास्ट में ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो किंगडम के कानून या सोसाइटी के मोरल के खिलाफ हैं? ये सवाल सुनकर फ्लाइट केन कुछ सेकंड के लिए हैरान हो जाता है और उसकी मेंटल स्टेट अचानक से बेहतर हो जाती है। उसके हिसाब से एडमिरल के खिलाफ साजिश रचना ही उसका सबसे बड़ा क्राइम था, बाकी सब तो छोटी मोटी बातें थीं। तो जब एडमिरल ने मेन टॉपिक छोड़कर एक नॉर्मल सवाल पूछा तो उसे लगा कि शायद वो बच जाएगा। केन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने गुनाह गिनाने लगता है। मैंने एक बार एक परिवार को उनकी प्रॉपर्टी के लिए पूरी रात टॉर्चर किया, उन्हें मारकर जंगल में फेंक दिया।
मैंने जानबूझकर और कई फॉलोअर्स को उनकी इच्छाओं में डुबोया और फिर उन्हें खालीपन और अफसोस में तड़पता हुआ देखा ताकि वो मदर ट्री ऑफ डिजायर के लिए खाद बन सके। मैंने कई लेडीज को धोखा देकर उन्हें पजेस किया जो फॉलोअर्स धर्म छोड़ने की कोशिश करते थे। मैंने उन्हें टॉर्चर किया, उनके शरीर के हर उभरे हुए हिस्से को काट दिया। वो एक एक करके अपने सारे पाप गिनाता जाता है बिना कुछ छिपाए। ये सब सुनकर क्लेन को यकीन नहीं होता कि कोई इतना बुरा भी हो सकता है। जैसे जैसे केन अपने कामों को गिनाकर एक्साइटेड हो रहा था, उसने देखा कि एडमिरल ने जगह से उठा और डेस्क के चारों ओर घूमकर उसके सामने खड़ा हो गया। फिर एडमिरल ने अपना लेफ्ट हाथ उठाया और उसकी हथेली के बीच में एक डरावना मुंह खुल गया जिसमें सफेद और भयानक दांत दिख रहे थे। नहीं, कमरे में एक तेज और डरावनी चीख गूंजती है और फिर सब शांत जाता है। थोड़ी देर बाद क्लेन नीचे झुककर एक ग्रे व्हाइट लाइट का गोला उठाता है जो एक सिकुड़े हुए दिमाग जैसा दिखता था। ये एक लुनेटिक का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक था। इसके बाद क्लेन चुटकी बजाकर बाकी बचे कपड़ों को जला देता है और शांति से सब कुछ राख होने का इंतजार करता है। जब सारे निशान मिट जाते हैं तो वो एक रस्सी खींचता जिससे बाहर घंटी बजती है। लुआन अंदर आता है और क्लेन उसे ऑर्डर देता है, गार्ड्स और बेस के लोगों को ओरावी पुलिस के साथ मिलकर नेचुरिज्म सेक्ट की सफाई करने का आदेश दो। कोशिश करो कि कुछ सुराग मिले और रोज स्कूल ऑफ थॉट के कुछ मेंबर्स पकड़े जाएं। लुआन रिस्पेक्टफुली जवाब देता है, यस योर एक्सीलेंसी। उसने ये नहीं पूछा कि फ्लाइट केन कहाँ है, जैसे कि वो आदमी कभी एक्सिस्ट ही नहीं करता था। अगले 2 दिन क्लेन अपनी इंजरी का बहाना बनाकर किसी से नहीं मिलता। ये एक स्मार्ट मूव था क्योंकि उसके पास अब 9th लॉ चार्म भी नहीं था जिससे वो एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की पावर दिखा सके। वो नए गवर्नर जनरल के बैंक्वेट का इन्विटेशन भी रिजेक्ट कर देता है। एक डेमीगॉड के पास इतनी मनमानी करने का हक तो होता ही है। शांत दिन जल्दी से बीत जाता है और जब लगभग आधी रात होती है तो गेस्ट रूम में सो रहा क्लेन अचानक जागकर बैठ जाता है। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन उसे बताती है कि कोई घर में घुस आया है। क्लेन खिड़की की तरफ देखता है और वहां एक मिडिल एज आदमी को खड़ा पाता है जिसके काले बाल और नीली आंखें थीं और वो कोई और नहीं बल्कि असली एडमिरल एमीरियस था। फिर फाइनली वो वापस आ गया। ये सोचकर क्लेन धीरे धीरे खड़ा होता है और सावधानी से पूछता है, तुमने मुझे पहले कौन सा आइटम दिया था? उसे डर था कि कहीं ये भी कोई फेसलेस न हो। एडमिरल एमीरियस एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, द 9th लॉ चार्म। फिर वो आगे बढ़कर पूछता है, पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ क्या? क्लेन अपने चेहरे के मसल्स को कंट्रोल करता है और सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारा सेक्रेटरी एक गलती कर बैठा और घायल हो गया। ओह, और क्या? एडमिरल सिर हिलाते हुए पूछता है। क्लेन बोलना जारी रखता है, तुम्हारे छोटे भाई को गवर्नर जनरल की पोस्ट से हटा दिया गया है और नए गवर्नर जनरल ने चार्ज भी ले लिया है। तुम्हारी मिस सिंथिया एक मॉन्स्टर में बदल गई थी और मुझे उसे प्यूरिफाई करना पड़ा। तुम्हारे कई बॉडीगार्ड्स और अटेंडेंट्स इन्फेक्ट हो गए थे और उनका इलाज चल रहा है। ये सब सुनकर एमीरियस के चेहरे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे शॉक में बदल जाता। उसकी आंखें थोड़ी घूमती हैं जैसे उसे शक हो रहा हो कि वो कहीं गलत जगह तो वापस नहीं आ गया। आखिरकार सिर्फ 3 ही दिन तो हुए थे। तो भाई चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटेंस सीन से। एमायरियस एकदम खामोश और फ्रोजन खड़ा है और उसके एक्सप्रेशन से देखकर लग रहा है कि उसके दिमाग में तूफान चल रहा है। लेकिन वो बंदा एडमिरल है तो उसने फौरन खुद को कंट्रोल किया। भारी डोमिनेटिंग आवाज में क्लेन से कहा, मुझे सारी स्पेसिफिक डिटेल्स बताओ। अब क्लेन जो गिरमन स्पैरो बना हुआ है वो ज्यादा कुछ नहीं छुपाता। उसने पूरी कहानी सुनानी शुरू की, एस्टन रिवेल्ट के सवाल से लेकर उस मिस्टीरियस सपने तक जिसमें उसे वार्निंग मिली थी और उस सपने में उसे कहा गया था कि जमाने के ट्रेंड के खिलाफ मत जाना, जो हो रहा है उसे होने दो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी सिचुएशन का सेंटर पॉइंट है। इसके बाद उसने उस अचानक आए टेलीग्राम और सिंथिया के म्यूटेशन के बारे में भी सब कुछ बता दिया। उसने ये भी बताया कि सेक्रेटरी कितना एरोगेंट था और उसने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। मतलब उसने लगभग सारी कहानी एडमिरल के सामने खोलकर रख दी। बस क्लेन ने कुछ चीजें अपने तक ही रखी, जैसे कि 4 फरवरी को वो ओरावी आइलैंड पर पहली बार आया था और अपने कुछ पर्सनल गेस। और हाँ, उसने लड़ाई झगड़े वाली बातों को थोड़ा गोलमोल करके बताया क्योंकि देखो, एक बियॉन्डर की असली ताकत और उसकी यूनिक एबिलिटीज का सबसे बड़ा सीक्रेट होती हैं। अगर ये किसी को पता चल जाए तो दुश्मन आसानी से उसे टारगेट के हरा सकता है, भले ही वो लोअर सीक्वेंस का क्यों न हो। ये इस दुनिया का एक बेसिक रूल है, पावर्स को हमेशा छुपा कर रखो। एडमिरल एमायरियस ने पूरी कहानी चुपचाप सुनी, बिना एक शब्द बोले, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उसका शांत रहना ही बता रहा कि वो सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ रहा है। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उसने गहरी आवाज में पूछा, तो उस मिस्टीरियस में तुम्हारे सपने में जमाने की किस्मत और ट्रेंड ऑफ टाइम्स पर जोर दिया था? क्लेन ने बस इतना कहा। एमायरियस फिर से चुप हो गया और कुछ देर बाद पूछा, तुमने मेरे सपने मेरा ही अपीयरेंस मेंटेन किया था? क्लेन ने शॉर्ट में जवाब दिया, हाँ, ये मेरा सीक्रेट है। ये सुनकर एमायरियस ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर गेरमन स्पैरो की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे चॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और भाई ये सुनते ही क्लेन को ऐसा लगा जैसे उसे फाइनल कंफर्मेशन मिल गया हो। इस एक लाइन से उसके पोर्शन का एक बड़ा हिस्सा डाइजेस्ट हो गया क्योंकि एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर ने उसके काम को वैलिडेट कर दिया था। इसके बाद एमायरियस ने एक बहुत बड़ी बात रिवील की जो पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट था। उसने बताया,
मेरा ओरिजिनल प्लान ये कि मैं स्टैंड इन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा और सिंथिया को इन्फॉर्म कर दूंगा कि मुझ में लूजिंग कंट्रोल के सिम्पटम्स हैं, इसलिए मैं 5 दिनों तक उससे कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रख सकता। लेकिन फिर उसने कहा कि कुछ वजहों से उसने अपना मन बदल लिया। अब यहीं पर सबसे बड़ा सस्पेंस है कि ऐसी क्या वजह थी कि एमायरियस ने इतना बड़ा फैसला बदल दिया। अगर वो अपने पुराने प्लान पर टिका रहता तो शायद सिंथिया वो प्रोलिफरेशन नेकलेस वाला पाउडर कभी नहीं खाती और म्यूटेट होने से बच जाती। लेकिन फिर शायद नेचुरिज्म से कोई और बहाना बनाकर उसे वो पाउडर खिला ही देता। ये पूरा मामला असल में एडमिरल को ही टारगेट करने के लिए था। मदर ट्री ऑफ डिजायर आखिर चाहती क्या थी? क्लेन ने तुरंत पूछा क्या वजह थी, लेकिन एमायरियस ने एकदम डेडपाइन एक्सप्रेशन के जवाब दिया, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। भाई, ये जवाब सुनकर क्लेन को पहली बार इतनी चिढ़ मची होगी, क्योंकि वो सच के बहुत करीब था। खैर, क्लेन ने ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया और अपनी जेब से वो क्रैक्ड पेंडेंट निकालकर एमायरियस की तरफ फेंक दिया। वो प्रोलिफरेशन नेकलेस जो मदर ट्री ऑफ डिजायर से निकला है। एमायरियस ने उसे पकड़ा और कहा, तुम जा सकते हो, बिल्ट से जाकर अपना रिवॉर्ड ले लेना। क्लेन को बहुत हैरानी हुई। उसे लगा था कि शायद उसे कोई लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, लेकिन एडमिरल ने उसे ऐसे ही जाने दिया। शायद इसलिए क्योंकि एस्टन का प्लान एक्सपोज हो चुका था और एमायरियस का इसमें कोई हाथ नहीं था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लेन क्या जानता है। क्लेन ने जाने से पहले एडमिरल की तरफ इशारा किया और कहा, कपड़े। एडमिरल ने चुपचाप अपनी फॉर्मल ड्रेस उतारी और क्लेन को दे दी। क्लेन ने अपना स्लीपिंग रोब उतारा, टेलकोट पहना, एडमिरल की गाइडेंस में खिड़की से कूदकर चुपचाप विला से निकल गया। और जब क्लेन चला गया तो एडमिरल एमायरियस उस प्रोलिफरेशन लेस को हाथ में पकड़े हुए खिड़की के पास खड़ा रहा। वो बस चुपचाप चांद को देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। और फिर एक झटके में उसने अपनी मुट्ठी को थोड़ा ढीला किया और वो नेकलेस टूटकर जमीन पर बिखर गया। ये सीन बिना किसी डायलॉग के भी बहुत कुछ कह रहा था। उसके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन दोपहर में। क्लेन पूरी रात आराम से सोने के बाद स्वीट लेमन बार पहुंचता है बिल्ट ब्रांडो से मिलने। बिल्ट उसे देखकर हैरान भी था और रिलीव्ड भी। ने पूछा, खत्म हो गया? क्लेन ने सिर हिलाया। एडमिरल एमायरियस वापस आ गए हैं, बाकी का पेमेंट कहाँ है? बिल्ट के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपने गार्ड्स को बाहर भेजा और सेफ से बाकी के 500 पाउंड्स और एक ब्लू कफलिक निकाला। उसने बताया, ये वो मिस्टिकल आइटम है जो तुम्हारे दिए हुए मरलोक ब्लैडर से बना है। इसकी पावर्स भी काफी कूल थीं। इसे पहनने से स्किन के नीचे इल्यूजरी स्केल्स बन जाते हैं, जिससे तुम्हें पकड़ना मछली की तरह मुश्किल हो जाता है। ये कुछ हद तक डैमेज भी सोख सकता है और तुम इसे पहनकर पानी में 15 मीटर तक डाई कर सकते हो और 10 मिनट तक पानी में आराम से रह सकते हो। इसका कोई सीरियस नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं था, बस गम जपर तुम्हें जल्दी थकान महसूस होगी। क्लेन ने सोचा, मतलब ये कफलिंग सन ब्रोच के साथ यूज नहीं किया जा सकता। उसने पैसे और आइटम ले लिए। बिल्ट मजाक में पूछा, तुम्हें डर नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? क्लेन ने शांति से जवाब दिया, तुम्हारा बिजनेस यही है। मतलब साफ था, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो बिल्ट को ढूंढ ही लेगा। बिल्ट की स्माइल थोड़ी जमसी गई। उसने कहा, इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है, तुम एक दे सकते हो। क्लेन ने बिना दिमाग लगाए कहा, मरलोक कफलिंक। बिल्ट ने जबरदस्ती की मुस्कान के अच्छा नाथ कहा है, काफी इंप्रेसिव है। फिर उसने बताया कि वो आर्टिसन स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर के समनिंग रिचुअल को मटेरियल्स पर फिक्स कर सकता है, जो 1.5 साल तक चलेगा। बस तुम्हें डिटेल्स देनी होंगी। क्लेन ने कहा, ठीक है, इसे एक हारमोनिका पर बना दो। और उसने अपनी मैसेंजर को बुलाने का रिचुअल एक कागज पर लिखकर दे दिया। बिल्ट ने पेपर पर नजर डाली और कहा, मैसेंजर, ये तो काफी रेयर है। अरे, अगर प्रोडक्शन के दौरान मैसेंजर गलती से समन हो गई तो उसे एक गोल्ड कॉइन देना होगा। अगर नहीं दिया तो क्या होगा? क्लेन ने मन में सोचा, अगर नहीं दिया तो शायद मैडम रेनेट टिनिकर तुम दोनों का सिर काटकर मेरे पास ले आएंगी। वो स्पिरिट वर्ल्ड में एक महल वाली क्रीचर है, शायद मुझसे भी ज्यादा ताकतवर। खैर, उसने बिल्ट से कहा, तीसरा प्रॉमिस्ड आइटम बाद में देखेंगे। काम खत्म होने के बाद बिल्ट ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर गेरमर, उन्हें सेक्रेटरी लुआन, गवर्नर जनरल एस्टन और मिस सिंथिया को कैसे बेवकूफ बनाया? एडमिरल ने खासतौर पर इन लोगों का जिक्र किया था। क्लेन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के मसल्स को ट्विच होने से रोका। उसने बस इतना कहा, इंफॉर्मेशन को फॉलो करो और ध्यान से सोचो। और ये कहकर वहां से चला गया। जैसे ही गेरमन स्पैरो दरवाजे के पीछे गायब हुआ, बिल्ट ने सिर हिलाया और खुद से कहा, यह पावरफुल और क्रेजी एडवेंचर असल में एचुरल एक्टर भी है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। लंच के बाद बिल्ट का सबऑर्डिनेट उसके लिए दिन के पेपर्स लेकर आया। बिल्ट सिगार पीते हुए पेपर पढ़ रहा था कि अचानक उसके एक्सप्रेशन फ्रीज हो गए। न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, कल रात नए गवर्नर जनरल बेन कॉनराड ने एक बैंक्वेट होस्ट किया। नए गवर्नर जनरल एस्टन रिवेल्ट को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। बिल्ट ने दूसरे न्यूज़पेपर्स उठाए और सब में यही खबर थी। उसे इस बारे में कोई भनक तक नहीं थी। ये रिप्लेसमेंट बहुत ही अचानक हुआ था। थोड़ी देर बाद एडमिरल एमायरियस का एक आदमी कमरे में आया और एडमिरल का मैसेज दिया, हिज एक्सीलेंसी चाहते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों में नेचुरिज्म सेक्ट के बिलीवर्स को ढूंढो और उन सबको समुद्र में डुबो दो। बिल्ट ने हैरान होकर पूछा, आखिर हुआ क्या है? कल से नेचुरिज्म सेक्ट को बहुत बड़ा झटका लगा है। उस आदमी ने बताया,
कल हिज एक्सीलेंसी पर नेचुरम सेक्ट ने जानलेवा हमला किया था। मिस सिंथिया मारी गई, सेक्रेटरी लुआन घायल हो गए और एडमिरल अपने कई बॉडीगार्ड्स खो दिए। ये सुनकर बिल्ट के होश उड़ गए। क्या? वो एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सोचने लगा, ये तो वही लोग हैं जिनके सामने एडमिरल ने एक्टिंग करने के लिए कहा था और मैंने गेरमन स्पैरो को खासतौर पर एम्फेसाइज किया था। और अब मिस सिंथिया मर चुकी हैं, सेक्रेटरी लुआन घायल हैं और ईस्टर्न रिवेल्ट की नौकरी चली गई है। बिल्ट का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ आ गया था कि गेरमन स्पैरो ने एक्टिंग नहीं की बल्कि उन सबको सच में ठिकाने लगा दिया। और इसी के साथ चैप्टर के एंड में सीन ऑर्डर पर शिफ्ट होता है, जो एक नोबल लेडी से बात कर रही है। वो अब एक साइकोलॉजी एल्केमिस्ट की मेंबर है और उसे अपने अगले पोर्शन हिप्नोटिस्ट का फॉर्मूला मिलने वाला है। ये बस एक छोटा सा टीजर था कि ऑड्रे की कहानी भी आगे बढ़ रही है। तो भाई, स्वीट लेमन बार से निकलने के बाद क्लेन सीधा अपने इन में वापस आ जाता है। जैसे ही वो अपना सामान पैक कर रहा होता है, अचानक से वो बड़ा वाला स्केलेटन मैसेंजर प्रकट हो जाता है। अब ये मैस इतना विशाल था, लगभग 4 मीटर लंबा, कि उसका सिर छत के आर पार हो रहा था। वो बेचारा क्लेन के कंधे पर हाथ रखना चाहता था, पर अपनी हाइट की वजह से कर ही नहीं पाया, तो उसने बस लेटर आगे फेंका और गायब हो गया। खैर, फाइनली मिस्टर एजिक का रिप्लाई आ गया था। लगभग 1 हफ्ता लग गया था उनको रिप्लाई करने में। क्लेन सोचता है, क्या मैसेंजर बदल गया है? नहीं, ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले था। फिर वो लेटर खोलकर पढ़ने लगता है। एजिक ने लिखा था, माफ करना कि मैं आज तुम्हें रिप्लाई कर रहा हूँ। शायद जो यादें मुझे वापस मिली हैं वो मेरे शरीर की लिमिट से ज्यादा थीं, इसलिए मुझे कुछ दिन गहरी नींद में बिताने पड़े ताकि मैं अडॉप्ट कर सकूं। ये तो एजिक सर का क्लासिक मूव है, जब भी कुछ बड़ा याद आता है वो सोने चले जाते हैं। लेटर में आगे लिखा था, तुमने जो बातें बताई हैं वो सच में मरॉडर पाथवे की खासियत से मिलती जुलती हैं। उनका सीक्वेंस 4 पैरासाइट होता है और हायर सीक्वेंस में उनके पास पैरासाइटाइज्ड बॉडीज की बेयंडर पावर्स होती हैं। अब यहाँ से असली इंफॉर्मेशन शुरू होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर एजिक बताते हैं कि पैरासाइट बनने के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप एक शुरुआती स्टेट है जिसमें पैरासाइट उसकी बॉडी को उधार लेता है ताकि वो छिप सके, अपनी लाइफ बढ़ा सके या अपनी चोटें ठीक कर सके। इस स्टेट में वो होस्ट की आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, लेकिन वो होस्ट के थॉट्स में दखल नहीं दे सकता या उन्हें चुरा नहीं सकता। मतलब सोचो, आपकी बॉडी में कोई सीक्रेट रूममेट की तरह रह रहा है, पर एटलीस्ट आपके थॉट्स की प्राइवेसी है। इसलिए अगर होस्ट को पैरासाइट से बात करनी है तो होस्ट को ही पहले बोलना पड़ेगा। अब आता है बहुत ज्यादा डरावना है, जो कि दूसरा टाइप है फुल कंट्रोल। इसमें पैरासाइट होस्ट स्पिरिट बॉडीज की साथ लगभग फ्यूज हो जाता है, उसके सारे थॉट्स जानता है, समझता है और बॉडी पर पूरा कंट्रोल भी कर सकता है। ये तो भाई टोटल हाईजैक है, मतलब आपका एक्सटेंस ही किसी और के कंट्रोल में चला गया। पहले टाइप के पैरासाइट से निपटने के लिए तुम होस्ट को सपनों के जरिए या सबकॉन्शियस बातचीत के जरिए इन्फॉर्म कर सकते हो और पैरासाइट को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरासाइट को अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने के लिए होस्ट के सेंसेस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन दूसरे वाले केस का सॉल्यूशन बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग है। दूसरे स्टेट में होस्ट से बिना पैरासाइट के जाने बात करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन पैरासाइट को खत्म करने का एक चांस है, और वो है होस्ट के अपने विश्वास पर निर्भर करना। मैं इसे ठीक से डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, पर जब कोई खुले दिल से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना का टारगेट पैरासा अस्तित्व को खोज सकता है और फिर एक खास रिचुअल के जरिए फीडबैक देकर सेपरेशन या खात्मा पूरा किया जा सकता है। ये लाइन पढ़ते ही क्लेन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। ये सिचुएशन तो लिटिल सन वाली है ना। उसे याद आता है कि लिटिल सन ने बस यूं उसे प्रे किया था और क्लेन ने एमन के अवतार को डिटेक्ट कर लिया था। फिर क्लेन ने एक सीक्रेट मकसद के साथ उसे एक रिचुअल सिखाया और उसका इस्तेमाल करके पैरासाइट को साफ कर दिया। यहाँ से हमें क्लेन की द फूल वाली आइडेंटिटी की असली पावर का अंदाजा लगता है। वो हर प्रेयर पढ़ता है और 1-to-1 सर्विस देता है। लेकिन अब क्लेन के सामने एक नई प्रॉब्लम थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उसका प्यारा पोएट यानी लियोनार्ड कौन सी स्टेट में है। टिंगेन में वो कभी कभी खुद से बातें करता था, जो पहले टाइप के पैरासाइट का संकेत हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बात को कई महीने बीत चुके थे। हो सकता है कि अब पैरासाइट ने लियोनार्ड पर पूरा कंट्रोल कर लिया हो। क्लेन सोचता है मुझे पहले कंफर्म करना होगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, वरना जल्दबाजी में उसके सपने में घुसने से पैरासाइट को वार्निंग मिल जाएगी और मामला और बिगड़ जाएगा। और अगर ये दूसरा केस हुआ तो लियोनार्ड तो गॉडेस में विश्वास करता है, लेकिन गॉडेस के तो लाखों भक्त है। वो एक रेड ग्लव पर इतना खास ध्यान क्यों देंगी जब तक कि वो कोई ब्लेस्ड या सेंट न हो। इस मामले में क्लेन का टैरो क्लब एक स्टार्टअप फेज जैसा है, जहां कस्टमर सर्विस टॉप नॉच है। अब क्लेन मदद के लिए अपने टैरो क्लब मेंबर्स के बारे में सोचता रहे भी फिट नहीं बैठता। मिस मैजिशियन सिर्फ सीक्वेंस ऐट है, वो एक एंजेल लेवल के पैरासाइट की निगरानी कैसे करेगी। मिस जस्टिस की आइडेंटिटी बेस्ट है और वो गॉडेस की बिलीवर भी है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो जून में बैक ओए लौटेगी। मिस्टर हैंग्ड मैन और मैडम हर्मिट समुद्र में हैं और लिटिल सन का तो बाहरी दुनिया से कनेक्शन ही नहीं है। क्लेन को एहसास होता है कि उसके टैरो क्लब में अभी भी मेंबर्स की कमी है, उसका नेटवर्क अभी छोटा है। वो सोचता है कि मिस शैरोन इस काम के लिए बेस्ट होती, लेकिन उससे कांटेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है।
क्लेन को अफसोस होता है कि वो बैक उनसे इतनी जल्दबाजी में भागा कि उसने इन सब बातों का सोचा ही नहीं। खैर वो डिसाइड करता है कि लियोनार्ड एक एलीट रेड ग्लव है, उस पर चर्च की नज़र होगी, तो पैरासाइट शायद अभी कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगा, तो वो इस मामले को साइड में रखकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। उधर स्वीट लेमन बार में बिल्ट को आखिर कुछ अच्छी खबर मिलती है। क्या तुम करे हो कि एडमिरल एमिरियस आज बायामा वापस आ रहे हैं? वो अपनी सिगार हाथ में लिए पूछता है। उसका आदमी कंफर्म करता है कि एडमिरल का फ्लीट आधे घंटे पहले ही निकल चुका है। बिल्ट एक लंबी राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे डर था कि एडमिरल उस पर इल्जाम डालेंगे। जरा सोचो, गेहरमन स्पैरो की वजह से एडमिरल के बॉडीगार्ड्स मारे गए, उसके भाई से गवर्नर जनरल की पोस्ट छिन गई, सेक्रेटरी घायल हो गई और मिस्ट्रेस मर गई। इन सब का इल्जाम गेहरमन पर ही आता और उसके एम्प्लॉयर होने के नाते बिल्ट को लगा था कि उसकी तो खैर नहीं। लेकिन एडमिरल ने गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लिया, जिससे बिल्ट काफी खुश था। तभी उसका एक और आदमी भागता हुआ आता है, कहता है बॉस गेहरमन स्पैरो गायब हो गया है। बिल्ट पूछता है गायब? वो आदमी बताता है कि रूम से चेक आउट करने के बाद वो अपना सूटकेस लेकर कुछ देर एरिया में घुमा और फिर गायब हो गया। बिल्ट सोचता है कि एक ऐसे एडवेंचरर पर नजर रखना बहुत मुश्किल है जो किसी का भी रूप ले सकता है, और वो उसे ढूंढने का आइडिया छोड़ देता है। दूसरी तरफ मदर ट्री ऑफ डिजायर का टारगेट बनगेन बहुत सावधान हो गया था। उसने अपनी अपीयरेंस और आइडेंटिटी बदल ली थी और वो एक्टिंग को डाइजेस्ट करने के लिए वाप सोरावी हॉस्पिस फाउंडेशन में वॉलंटियर का काम करने चला जाता है। रजिस्ट्रेशन पर वही मैडम जोआना थी। वो पूछती हैं नाम। क्लेन मुस्कुराकर जवाब देता है सिनबाद वॉलंटियर। इस बीच ईस्ट चेस्टर काउंटी में ऑड्रे अपने हंटिंग ट्रिप पर थी। वो एक काले रंग के राइडिंग सूट में बहुत अच्छी लग रही थी और उसने एक तीर से जंगली चिकन का शिकार कर लिया। एक साइकेट्रिस्ट के तौर पर उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी बढ़ गई थीं। उसकी गोल्ड रिट्रीवर सूसी झपटकर शिकार को उठा लाती है। वहां मौजूद बाकी लोग उसकी हंटिंग स्किल्स और उसके डॉग की ट्रेनिंग की तारीफ करते हैं, जिस पर ऑड्रे को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उसने सूसी को कभी ट्रेन ही नहीं किया था। तभी एवरनाइट गॉडेस की एक लो लेवल प्रीस्ट उसके पास आती है और धीरे से कहती है आखिरी मिशन पूरा करने के बाद तुम्हें हिप्नोटिस्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। ये सुनकर ऑड्रे की आंखों में चमक आ जाती है। अगर वो पहले वाली नादान लड़की होती तो कब का पेशेंस खो चुकी होती और टैरो क्लब से फॉर्मूला खरीद लेती। लेकिन अब वो जानती थी कि ये सब करके वो साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स के अंदर अपनी जगह बना रही है, ताकि फ्यूचर में उसे हाई सीक्वेंस फॉर्मूले मिल सकें। पिछले 2 महीनों में उसने एक साइट्रिस्ट के तौर बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, लोगों की बातें सुनकर और उनकी मदद करके। इस प्रोसेस में उसे एहसास होता है कि वो अनजाने में लोगों के दिमाग को पढ़ना और उन्हें मैनिपुलेट करना सीख गई है। वो सोचती है यह काफी डरावना है, उन मॉन्स्टर्स की तरह जो लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। आखिर में उसे उसका आखिरी मिशन मिलता है। स्टोएन यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर से 20 ईयर वॉर की एक नोटबुक खरीदनी थी। तो भाई आज बात करते हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 634 की, जिसका नाम है कि सिटी ऑफ वाइट। ये चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें एक साथ 4 अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है और हर एक की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो चलो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कहानी शुरू होती है हमारी लेडी ऑड्रे के साथ, यानी टैरो क्लब की जस्टिस। वो अपनी दोस्त के साथ घुड़सवारी कर रही है और उसे एक मिशन मिला है। मिशन यह है कि उसे स्टोएन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जिनका नाम मिशेल है, उनसे एक पुरानी नोटबुक हासिल करनी है। अब ये कोई आम नोटबुक नहीं है, ये 20 ईयर वॉर के टाइम की है और उसके कवर पर ड्रैगन जैसा एक हल्का सा पैटर्न बना हुआ है। ये सुनते ही ऑड्रे का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। अब देख, ऑड्रे के लिए किसी प्रोफेसर से मिलना और उनकी कलेक्शन देखने की रिक्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो एक नोबल लेडी है और जैसा कि वो खुद भी मजाक में सोचती है, उसके लिए किसी को मना करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी कि ये सब बहुत अचानक होता। वो प्रोफेसर मिशेल को जानती नहीं थी, तो सीधे जाकर उनसे नोटबुक खरीदने की बात का शक पैदा कर सकता था। हो सकता है प्रोफेसर अलर्ट हो जाए या नोटबुक की इंपॉर्टेंस समझकर उसे बेचने से ही मना कर दे। यहीं पर ऑड्रे की स्मार्टनेस और उसकी स्पेक्टेटर वाली एबिलिटी काम आती है। वो एक बहुत ही शानदार प्लान बनाती है। वो सोचती है कि एक दोस्त है जेन, जिसकी का बड़ा भाई उसी स्टोएन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो जेन और उसके भाई को अपनी अगली टी पार्टी में इनवाइट करेगी, फिर बात बात में टॉपिक को हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी या कलेक्शंस की तरफ ले जाएगी। अब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर जो कलेक्टर भी हो, उसका जिक्र तो आना ही था। एक बार जब ये कनेक्शन बन जाएगा तो उसके बाद प्रोफेसर मिशेल से मिलना बहुत नेचुरल लगेगा। वाह क्या प्लानिंग है, मतलब डायरेक्ट एक्शन लेने की जगह एक पूरा सोशल सीन क्रिएट करके अपना काम निकालना, ये होती है असली स्मार्टनेस। इससे ये भी पता चलता ड्रेस सिर्फ अपनी शक्तियों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अपना दिमाग भी पूरा इस्तेमाल करती है। ये सीन मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि ये कैरेक्टर की डेप्थ को दिखाता है। वो सिर्फ एक अमीर लड़की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही काबिल स्ट्रेटेजिस्ट भी है। तो एक तरफ जहां ऑड्रे अपना सोशल चेस खेल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कहानी हमें ले जाती है समंदर के बीचों बीच, जहां हमारा मैन एल्गर विल्सन मौजूद है।
उसका जहाज ब्लू अवेंजर एक खतरनाक तूफान में फंसा हुआ है, लेकिन जहाज पूरी तरह से बैलेंस है। एल्गर अपनी केबिन की खिड़की से बाहर देख रहा है और उसके चारों तरफ हवा के तेज झोंके हैं, लेकिन सब कुछ साइलेंट है। ये उसकी विंड ब्लेज्ड होने की पावर है। यहाँ एल्गर सोचता है कि इस सीक्वेंस की एक्टिंग करना तो बहुत आसान है, बस नाम के हिसाब से काम करो। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। उसे कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बिल्कुल आंधी की तरह। ये छोटी सी डिटेल कैरेक्टर को और रियल बनाती है। लेकिन एल्गर की असली प्रॉब्लम कुछ और है। पिछले 2 महीनों से वो अपने अगले सीक्वेंस यानी सीक्वेंस 5 ओशन सॉन्गस्टर का फॉर्मूला ढूंढ रहा है, पर उसे कहीं नहीं मिल रहा। अब सीक्वेंस 5 मतलब डेमीगॉड के बहुत करीब, तो इसका फॉर्मूला मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई ना के बराबर, और वो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का मेंबर होते हुए भी उनसे मदद नहीं ले सकता, क्योंकि वो अपनी असली ताकत छुपा रहा है। उसे अपनी आजादी चाहिए ताकि वो अपने सीक्रेट मिशन पर काम कर सके। इस सीन से हमें एल्गर के अंदर का स्ट्रगल और उसकी मजबूरी का पता चलता है। वो पावरफुल तो है, लेकिन एक तरह से फंसा हुआ भी है। और फिर कहानी में एक फनी मोमेंट आता है। एल्गर सोचता है कि ओशन सॉन्गस्टर बनने के लिए एक्टिंग कैसे करनी होगी, क्या उसे बार बार गाना गाना पड़ेगा। और तभी उस टेक से अपने नशे में धुत सेलर्स के गाने की आवाज आती है, जो तूफान के शोर से भी ज्यादा तेज थी। ये सुनकर एल्गर के चेहरे पर जो झुंझलाहट आती है वो देखने लायक है। मतलब जो आदमी ओशन सॉन्गस्टर बनना चाहता है, उसे गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे कहते हैं आयरनी। अब कहानी का तीसरा एंगल आता है बैक मैश्योर शहर से, जहां हमारी मेशियन फोर्स वॉल एक सर्कस में काम कर रही है। वो एक जादूगरनी की तरह तैयार हुई है और बच्चों को मैजिक ट्रिक्स दिखा रही है। ये सब वो अपने ट्रिक मास्टर पोशन को डाइजेस्ट करने के लिए कर रही थी, यानी एक्टिंग। और अब उसका काम पूरा हो चुका है। उसका पोषण पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी आज खत्म हो रहा है। सर्कस का मालिक उसे डबल सैलरी का ऑफर देता है, लेकिन फोर्स मना कर देती है, क्योंकि अब उसका अगला गोल एस्ट्रोलॉजर बनना है, जिसका फॉर्मूला उसे उसके टीचर से इसी हफ्ते मिलने वाला है। यहाँ फोर्स ये भी सोचती है कि अगर मिस्टर फुल ना होते तो वो कब की अपना कंट्रोल खो चुकी होती, क्योंकि फुल मून के दौरान जो अजीब आवाजें उसे परेशान करती हैं वो और भी खतरनाक होती जा रही हैं। ये एक रिमाइंडर है कि बियॉन्डर की दुनिया कितनी खतरनाक है। फिर एक और मजेदार सीन आता है जब वो सर्कस मास्टर को बताती है कि वो असल में एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है और यहाँ सिर्फ अपनी लिए किताब के लिए रिसर्च करने आई थी। ये सुनकर सर्कस मास्टर के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो कहता है, क्या आप अपनी किताब में हमारे सर्कस का नाम मेंशन कर सकती हैं? मैं आपको एडवर्टाइजमेंट फीस दूंगा। ये सुनकर फोर्स को भी एहसास होता है कि नॉवेल्स में भी एडवर्टाइजिंग की जा सकती है। मतलब सोचो, फैंटेसी वर्ल्ड में भी प्रोडक्ट प्लेसमेंट चल रहा है। और फाइनली कहाती है हमारे मेन कैरेक्टर क्लेन पर। पिछले 2 महीने से वो एक हॉस्पिटल में वॉलंटियर बनकर फेसलेस की एक्टिंग्सों को उठाना था। टॉयलेट साफ करना, उल्टियां साफ करना, सब कुछ। अब उसका पोषण लगभग डाइजेस्ट हो चुका है और वो अपने मिशन पर निकल पड़ा है। वो शिप से गारगास आर्किपेलागो जा रहा है, जो सिटी ऑफ वाइट के नाम से भी जाना जाता है। उसने टैरो क्लब की हमिट कैटलिया को 3000 पाउंड दिए हैं ताकि वो उसे सोनिया सी के सबसे खतरनाक हिस्से में ले जाए, जहां उसे मरमेड्स को ढूंढना है। ये एक बहुत ही हाई रिस्क मिशन है। जैसे ही क्लेन जहाज से उतरकर सिटी ऑफ वाइट में कदम रखता है, उसे वहां का माहौल समझ आ जाता है। ये जगह पायरेट्स और गैंग्स का अड्डा है। सामने ही पायरेट्स और एक लोकल गैंग के बीच लड़ाई हो रही होती है। क्लेन, जो अब फिर से अपने क्रेजी एडवेंचरर गेहरमन स्पैरो के अवतार में है, शांति से उनके पास से गुजर जाता है। लेकिन तभी एक लोकल गैंग मेंबर अपनी जेब से कुछ कैंस निकालता है, उन्हें सड़क के बीच में फेंक देता है। क्लेन सोचता है कि ये क्या हो रहा है, और फिर उसे याद आता है समंदर की एक बदनाम चीज, कैंड वुल्फ फिश। ये फेसाक एम्पायर की एक डिश है जो अपनी भयानक बदबू के लिए जानी जाती है। जैसे ही ये कैन खुलते हैं, एक ऐसी भयानक बदबू फैलती है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। कुछ पायरेट्स तो वहीं उल्टी करने लगते हैं और बाकी अपनी जान बचाकर भागते हैं, जैसे उनकी सारी लड़ने हिम्मत ने की खत्म हो गई हो। और सबसे मजेदार बात, हमारा महान और खतरनाक एडवेंचरर गेहरमन स्पैरो, जो बड़े बड़े मॉन्स्टर से नहीं डरता, वो भी उस बदबू से इतना परेशान हो जाता है उसे एक कोने में जाकर छिपना पड़ता है और वो भी चुपचाप उबकाई लेने लगता है। ये सीन इतना फनी है और दिखाता है कि गेहरमन स्पैरो चाहे कितना भी क्रेजी क्यों ना हो, है तो आखिर में इंसान ही। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जो हमें 4 अलग जगहों पर 4 अलग सिचुएशंस दिखाकर कहानी को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है। तो भाई, कहानी का ये चैप्टर शुरू होता है एक ऐसे सीन से जिसे सुनकर शायद आपको उल्टी आ जाए। क्लेन एक कोने में झुका हुआ है और उसे रिकवर होने में करीब 1 मिनट लग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अभी अभी कैन वुल्फ फिश की स्मेल एक्सपीरियंस की थी। और भाई साहब, वो कोई नॉर्मल बदबू नहीं थी, वो एक बायोलॉजिकल वेपन थी। मतलब इतनी गंदी और घिनौनी स्मेल की बंदे का दिमाग हिल जाए। क्लेन मन ही मन सोच रहा था कि यार, मैंने इस चीज को बहुत हल्के में ले लिया। उसे पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, जैसे कि पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट यूज कर लेता या फिर इनविजिबल एयर ट्यूब बनाकर अंडर वाटर ब्रीदिंग की एक्टिंग कर लेता। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अब उसे समझ आ रहा था कि पब्लिक में इस कैन को खोलबैन क्यों लगाया गया है। ये सच में एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला था। खैर, एक लंबी सांस छोड़कर क्लेन धीरे धीरे खड़ा होता है, अपना सूटकेस उठाता है और हार्बर की तरफ चल पड़ता है।
वो अब एक नए शहर में था जिसका नाम था नास। इस शहर को देखकर उसके मन में पहला इंप्रेशन ये आया कि यहाँ बहुत सारे सफेद घर थे और बिल्डिंग्स बनाने में पत्थर का काफी यूज हुआ था। दूसरा इंप्रेशन था कि ये जगह नॉर्थ में ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन फिर भी टेम्परेचर काफी ठंडा था। सोचो, अप्रैल का महीना चल रहा था लेकिन टेम्परेचर सिर्फ कुछ डिग्री सेल्सियस ही था। और तीसरा इंप्रेशन जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग था वो था यहाँ के वेलिंग हाउसेस। चारों तरफ बड़ी बड़ी बेलुगा व्हेल्स को काटा जा रहा था। उनके स्किन, मांस, फैट, हड्डियां और ग्रे एम्बर सब कुछ अलग किया जा रहा था। ये जो ग्रे एम्बर था ये बहुत कीमती चीज होती है। इसे टॉप ग्रेड परफ्यूम या अगरबत्तियां बनाने में यूज किया जाता था और ये सिर्फ अमीर और नोबल्स ही अफोर्ड कर सकते थे। और बाकी व्हेल के पार्ट्स भी वेस्ट नहीं होते थे। स्किन से कपड़े बनते थे, मांस और फैट से खाना और तेल बनाया जाता था। नास और पूरे गारगास आर्किपेलागो में बेलुगा व्हेल को पकाने के तरीके एक यूनिक कल्चर बन चुके थे और यहाँ हर तरह की टेक्निक्स और फेमस रेस्टोरेंट्स थे। क्लेन इन वेलिंग हाउसेस के पास से गुजरता है और देखता है कि कैसे व्हेल के फैट को मालगाड़ियों में भरकर पास की फैक्ट्रीज में ले जाया जा रहा था, जहां से काला धुआं निकल रहा था। ये ऑयल रिफाइनरीज थीं जो गारगास की स्पेशलिटी थीं। बेलुगा व्हेल के फैट को रिफाइन करके व्हेल ऑयल बनाया जाता था जिसे बोतलों में भरकर बेचा जाता था और ये आग लगाने वाले मटेरियल्स और कुछ खास इंडस्ट्रीज की जान हुआ करता था। क्लेन कुछ देर रुककर ये सब देखता और सोचता है, कितना यूनिक है ये सब। जैसे ही वो हार्बर से निकलकर शहर के डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है, उसके कानों में फेसेक भाषा का शोर गूंजने लगता है। अब क्लेन को एंशिएंट फेसेक भाषा तो आती ही थी, जो कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की सभी लैंग्वेजेज का सोर्स थी, तो उसे ये भाषा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो शोर सुनकर अपना सिर घुमाता है और देखता है कि लंबे चौड़े हल्के ब्लॉन्ड बालों वाले लोग बैनर लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबसे आगे वाले बैनर पर साफ साफ लिखा था कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। बेलुगा व्हेल्स के अवैध शिकार का विरोध करो, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़कर क्लेन को हंसी आ गई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ये कॉन्सेप्ट एम्परर रोजेल ने ही इन्वेंट किया होगा। जब उसकी नजर बाकी बैनर्स पर पड़ी तो उसे प्रोटेस्ट का असली मकसद समझ आया। व्हेलिंग जिंदा रहने के लिए करो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। इंसान बेलुगा व्हेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लालची शैतान नास छोड़कर चले जाओ। तभी ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस वाले अपनी शील्ड्स, दंगा रोकने वाले कांटे और डंडे लेकर प्रोटेस्टर्स को आगे बढ़ने से रोकते हैं। थोड़ी देर की बहस के बाद सीन अचानक वायलेंट हो जाता है। बहुत से प्रोटेस्ट करने वाले जवान लड़कों ने वही कैंड वुल्फ फिश खोलकर फेंकना शुरू कर दिया और साथ में मोलोटोव कॉकटेल्स यानी पेट्रोल बॉम्ब भी। पुलिस ने भी कोई नरमी नहीं दिखाई। वो अपनी शीट्स उठाकर आगे बढ़े और डंडों से मारना शुरू कर दिया। क्लेन अपना नाक दबा लेता है और सड़क पर जलती हुई आग को देखता है। वो नोटिस करता है कि आसपास के लोगों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तमाशा देख रहे थे, बाकी सब अपने अपने काम पर जा रहे थे। क्लेन खुद से बड़बड़ाता है, लगता है नास में ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं। क्या यहाँ प्रोटेस्ट दंगों में बदल जाते हैं, जैसा कि फेसेक एम्पायर से उम्मीद थी। वो उस गली से घूमकर निकल जाता है और रहने के लिए एक सराय ढूंढ लेता है। उसने गेहरमन स्पैरो के नाम से ही रजिस्टर किया। उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी द्वारा फैलाई गई खबर से चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस उसे एक फेसलेस समझेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विल फिशिंग रूट से जाकर मरमेड्स को ढूंढने का कोई प्लान नहीं था जो गॉडेस की फॉलोवर होती हैं। उसका प्लान तो सोनिया सी से सबसे दूर ईस्ट के सबसे खतरनाक रीजन में जाने का था। और जहां तक गारगास आर्किपेलागो में सेफ्टी की बात थी तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये फेसेक एम्पायर की एक कॉलोनी थी और यहाँ का एकमात्र लीगल चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट था, जो कि चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के दुश्मन थे। पहले तो क्लेन को ये चिंता हुई थी कि कहीं उसे यहाँ बहुत सारे फेसलेस न मिल जाएं। मतलब पता चला कि पड़ोस में मेका खाना खाने गया और 7-8 फेसलेस मिल गए। लेकिन फिर सीरियसली सोचने के बाद उसने इस पॉसिबिलिटी को लॉजिकली खत्म कर दिया। सबसे पहली बात, सीयर पाथवे के बेयोंड वैसे ही बहुत रहे होते हैं। क्लेन खुद सीक्वेंस एक्सेस से ऊपर के सिर्फ 3 बेयोंडर्स से मिला था। दूसरी बात, सीक्वेंस के बेयोंडर्स तो और भी कॉमन नहीं होते। पायरेट्स के अड्डे पर भी, जिन पर 5000 पाउंड का इनाम होता है, वो भी रेयर माने जाते हैं। और तीसरी बात, एक बार जब फेसलेस के पास बहुत सारी तैयारियां हो जाती हैं तो वो वेल पकड़े वाली बोट पर मरमेड्स को ढूंढने निकल जाते हैं। या तो वो गॉडेस में विश्वास करने लगते हैं, या समंदर की गहराई में डूब जाते हैं, या फिर रिसर्च पर्सनल बन जाते हैं। और जो बहुत स्मार्ट होते हैं वो मौका देखकर सक्सेसफुली एडवांस हो जाते हैं और सेफली निकल जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो गारगास आर्किपेलागो में लंबे समय तक रुकते हैं। क्लेन ने अपने कपड़े ठीक करते हुए सोचा, पूरे नास में मुझे छोड़कर 2 से ज्यादा फेसलेस नहीं होंगे। वो एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया से कांटेक्ट करने की जल्दी में नहीं था। वो अच्छे मूड में सड़कों पर निकला और अपनी जर्नी में सुनी हुई डेलिकेसीज को ढूंढने लगा। कच्ची बेलुगा वेल के स्लाइसेज, फ्राइड वेल स्टेक, स्किन के साथ बॉयल रोस्टेड वेल मीट। एक नॉर्मल टूरिस्ट की तरह क्लेन ने 3 रेस्टोरेंट्स बदले और अलग अलग तरह का खाना ट्राई किया। काफी यूनिक है और इसमें ज्यादा फिशी स्मेल भी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत टेस्टी और लुभावना है। डकार लेते हुए क्लेन ना मुढ़कता और सड़कों पर आ जाता है।
वो देखता है कि स्ट्रीट लैंप्स तो कम थे, लेकिन सड़कों के किनारे बने घरों की लाइटें काफी तेज थीं, जिससे रात का अंधेरा कुछ हद तक कम हो गया था। समंदर से आती बर्फीली हवा के कारण क्लेन अपना कॉलर ऊपर कर लेता है। उसके कफलिंग्स की चमक दबी हुई थी, जो उसकी कलाई पर गहरे धंसे हुए थे। अंगूठियों के मुकाबले कफलिंग्स जैसी चीजें गहरमन स्पैरो के पर्सोना पर ज्यादा सूट करती थीं। इसलिए क्लेन ने आर्टिसन को उसकी परमिशन के बिना चेंजेस करने के लिए ब्लेम नहीं किया। अब बारी आती है उस हार्मोनी की जिससे स्पिरिट वर्ल्ड के एक क्रीचर को बुलाने का रिचुअल फिक्स किया गया था। ये क्लेन के इरादों से पूरी तरह मैच करता था। इसे 1.5 साल तक यूज किया जा सकता था। ये सिल्वर कलर का बहुत ही खूबसूरत और डेलिकेट था। जब क्लेन को यह हार्मोनिका मिला था तो उसने एक सीन इमेजिन किया था, एक क्रेजी और पावरफुल एडवेंचर एक शांत रात में गहरे चांद की रोशनी में। नाव के किनारे पर हार्मोनिका पर एक सैड धुन बजा रहा है, लेकिन अफसोस ये हार्मोनिका कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। इसे सिर्फ रेने टेनेकर को बुलाने के लिए यूज किया जा सकता था। अपना सिर हिलाते हुए क्लेन नास की खाली और ठंडी सड़कों पर चलता हुआ अपनी सराय में वापस आ जाता है। अगली सुबह वो ग्रेएम्बर स्ट्रीट पर जाता है और हॉटवेल डांस नाम की एक दुकान में घुसता है। अपने से एक सिर लंबे सफेद बालों वाले बॉस को देखकर क्लेन काउंटर पर टैप करता है और फेसैक भाषा में कहता है, वेल ऑल। बॉस के चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसने सिर्फ बेलुगा वेल की स्किन से बना एक कोट पहना हुआ था, जिस पर लाइट कलर के पैटर्न एक अजीब सी खूबसूरती दे रहे थे। बॉस बेबड़ी घूंट में शराब पी रहा था। उसने पूछा, कितना? क्लेन ने पहले से तय सीक्रेट पासवर्ड के हिसाब से जवाब दिया, 1.25 बाल्टी। ये सुनते ही बॉस के शराब पीने की स्पीड तुरंत धीमी हो गई। उसने अपने ब्राउन ग्रीन कलर के अल्कोहल का कप बार काउंटर पर रख दिया। ट्राई करना चाहोगे? ये नेपोस से कई गुना ज्यादा प्योर है। इसे सभी फ्रेसैक मर्दों की मिस्ट्रेस माना जाता है। क्लेन ने सिर हिलाकर मना कर दिया, जरूरत नहीं है। बॉस, ऐसा अगर तुम नेपोस नहीं पीते तो तुम किस तरह के मर्द हो? क्या लोएन में सिर्फ औरतें हैं? वो कुछ बड़बड़ाया और फिर एक और घूंट पी गया। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? क्लेन ने लोकल कस्टम्स के स्टाइल में एक नाम लिया, मैम गेरमुसेस। बॉस ने एक सांस छोड़ी, जिससे हवा में डिस्टिल्ड शराब की तेज महक फैल गई। वो लड़खड़ाते उठा, जैसे कोई सर्कस में परफॉर्म करने वाला पोलर बेयर हो। उसने स्टोर के एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दिया और क्लेन को पीछे बने वेयर हाउस के सेकंड फ्लोर पर एक छोटे से कमरे में ले गया। बॉस ने झुकते हुए कहा, मुझे ढूंढने दो, देखते हैं। क्लेन ने अपने चेहरे के मसल्स को कंट्रोल किया और उसे लोएन किंगडम में फैला एक मजाक याद आ गया, एक फेसैक आदमी कब नशे में नहीं होता, जब वो अपनी माँ के पेट में होता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद क्लेन ने देखा कि बॉस को एक प्योर क्रिस्टल बॉल मिली है। फिर उस नशे में धुत पोलर बेयर ने क्लेन की तरफ अपनी पीठ की और उस पर अपने हाथ रगड़े और धीरे धीरे मुश्किल से बोली जाने वाली एंशियंट हर्मीज भाषा में कुछ मंत्र पड़े। कमरा धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, जैसे हर कोने में एक अजीब सी अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो रही हो। क्रिस्टल बॉल जल्दी ही जल उठी और उसमें एक औरत की फिगर दिखाई दी, जिसने ब्लास्टिक रोब पहना हुआ था। उसका चेहरा ओवल शेप का था और स्किन बहुत गोरी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जिनमें हल्का सा पर्पल रंग था जो मिस्ट्री से भरी हुई थीं। मैं एक और टैरो क्लब मेंबर का असली चेहरा देख रहा हूं। क्लेन आगे बढ़ा और क्रिस्टल बॉल ले ली। क्रिस्टल बॉल के दूसरी तरफ द हर्मिट कैटलिया भी द वर्ल्ड को साफ साफ देख सकती थी। उसके काले बाल और भूरी आंखें थीं और चेहरा पतला और एंगुलर था। कैटलिया की नजरें एक पल के लिए रुकीं, फिर उसने झिझकते हुए पूछा, गेहरमन स्पैरो। उसे एहसास हुआ कि टैरो क्लब के मेंबर्स की असली ताकत और स्टैंडर्ड्स उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। द वर्ल्ड असल में वो क्रेजी हंटर गेहरमन स्पैरो था, जिसे पायरेट एडमिरल के लेवल का माना जाता था। द वर्ल्ड के बारे में मेरे सारे अंदाजे गलत थे। कंट्रोल्ड, शांत, एक्सपीरियंस्ड और बेरहम एडमिरल ऑफ स्टार्स को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। क्लेन ने बॉस को कमरे से जाने का इशारा करते हुए कहा, हाँ मैम कैटलिया। जब कमरा एकदम शांत हो गया तो एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया ने फिर से पूछा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, तुमने मेरी पहचान कैसे की? मैं गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करते समय बहुत सावधान रहती हूँ। क्लेन ने एक पोलाइट स्माइल के साथ कहा, एक सीक्रेट है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि कैटलिया इसका कनेक्शन मिस्टर फूल से जोड़े, उसने शांति से आगे कहा, तुम्हारी आंखें बहुत स्पेशल हैं। क्या मैं इसे एक तारीफ समझ सकती हूँ? कैटलिया मुस्कुराई। उसे कुछ समझ आ गया था। उसे लगा कि द वर्ड ने पहले सिर्फ उसकी आंखों और दूसरी डिटेल्स के आधार पर शक किया था कि वो एडमिरल ऑफ स्टार्स है, लेकिन वो श्योर नहीं था। इसलिए उसने बातों से उसे प्रोब किया और उसके रिएक्शन ने उसे सही जवाब बता दिया। क्लेन ने कोई जवाब नहीं दिया और टॉपिक बदलते हुए पूछा, हम कब निकल सकते हैं? तो भाई पिछले चैप्टर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्लेन ने एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटेलिया से कांटेक्ट किया था और अब उसे मीटिंग के टाइम का इंतजार था। तो चैप्टर की शुरुआत में ही क्रिस्टल बॉल के अंदर से कैटेलिया जवाब देती है, आज रात 1 बजे डॉक ऑपर मिलना। क्लेन ये सुनकर हल्का सा सिर हिलाता है, मन में सोचता है कि चलो अच्छा है, काम में कोई डिले नहीं हो रहा। जैसे ही क्लेन ठीक है बोलता है, क्रिस्टल बॉल की लाइट गायब हो जाती है और कैटेलिया की इमेज भी। अब क्लेन्स नॉर्मल से दिखने वाले क्रिस्टल बॉल को हाथ में पकड़ता है, घूमता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। बाहर वेयरहाउस का बॉस दीवार से टिककर शराब पी रहा होता है। क्लेन बिना कुछ कहे वो क्रिस्टल बॉल उसकी तरफ उछाल देता है। बॉस लड़खड़ाते हुए उसे पकड़ता है।
और क्लेन शांति से सीढ़ियों से उतरकर उस जगह से निकल जाता है। जैसे ही वो हॉट व्हील डांस नाम की जगह से बाहर आता है, वो अपनी सोने की पॉकेट वॉच निकालकर टाइम देखता है। दोपहर के 12 बजने वाले थे, मतलब ज्यादातर बार सब खुल चुके होंगे। तो क्लेन एक रेंटल कैरिज रोकता है और उसे फेसेक भाषा में लेडाल बार चलने को कहता है, जिसका लोकल मतलब था डॉन बार। ये जगह गार्गस आर्किपेलागो में एडवेंचर्स का अड्डा मानी जाती थी। अब देखो, क्लेन को बार्स में जाना पसंद नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन और खबरें जमा करना कितना जरूरी है। यही छोटी छोटी बातें किसी मुश्किल सिचुएशन में उसकी जान बचा सकती थीं। इसलिए वो अक्सर ऐसी जगहों पर जाता था, एक बियर लेकर कोने में बैठ जाता और चुपचाप लोगों की बातें सुनने के अलावा वो रॉय किंग के बारे में भी जानना चाहता था, जो बायाम के गवर्नर जनरल ऑफिस में कैद था। क्योंकि पिछले 2 महीनों से स्नेक ऑफ मर्करीविल ओसेप्टिन ने उसे कोई सपना नहीं भेजा था और न ही फेट काउंसलर रिसियार्डो ने कोई क्लू दिया था। लगभग 20 मिनट्स बाद कैरिज रुकती हैं और क्लेन के सामने लेरडाल बार का बड़ा सा साइन बोर्ड होता है। वो अपनी आदत के हिसाब से जेब से 2 सोलिट निकालकर ड्राइवर को देता है, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर का थका हुआ चेहरा देखता है, उसे अचानक एक बात याद आती है। अरे यार, वो तो विदेश में है। ये फेसेक की कॉलोनी है कि अपनी करेंसी चलती है। यहाँ कोपेक, फेसिल्वर और गोल्ड हून चलते थे। क्लेन मन में सोचता है, शिट, मैं बैंक जाकर पैसे एक्सचेंज कराना तो भूल ही थे। जो भी थे वो तो होटल और रेस्टोरेंट में खर्च हो गए। वो सोच ही रहा था कि आसपास कोई बैंक ढूंढे, तभी कैरिज ड्राइवर खुशी खुशोली के नोट ले लेता है। उसे बार बार चेक करने के बाद वो अपने झुर्रियों वाले चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, थैंक यू जेन्यू सर। आप कैरिज से उतरकर बार की तरफ चलने लगता है और उसके दिमाग में ड्राइवर का वो खुश चेहरा घूम रहा होता है। वो सोचता, क्या यहाँ लोएन किंगडम की करेंसी भी चलती है? हाँ, ये जगह टोस्कार्टर और ओरावी से ज्यादा दूर नहीं है, तो प्राइवेट में लोएन करेंसी का यूज कॉमन होगा। और फिर उसे असली बात समझ आती है। लोएन का इकोनॉमिक पावर फेसेक एम्पायर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और 1 गोल्ड पाउंड की कीमत एक गोल्ड हून के बराबर है। इसका मतलब 2 सोली का मतलब हुआ एक फेसिल्वर, और यहाँ 1 घंटे के कैरिज का किराया सिर्फ 4 फेसिल्वर था। तभी वो ड्राइवर इतना खुश था। क्लेन को रियलाइज होता है कि उसने कितना ज्यादा पैसा दे दिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कैरिज तो कब की गायब हो चुकी थी। एक गहरी सांस छोड़कर क्लेन अपनी हैट को ठीक करता है और लेरडाल बार का भारी लकड़ी का दरवाजा धकेलकर अंदर चला जाता है। इस दुनिया में डॉक्स और फैक्ट्री एरिया के पास वाले बार्स में लंच और डिनर भी मिलता था, इसलिए वो सुबह 11 बजे ही खुल जाते थे। अंदर काफी एडवेंचरर्स बैठे, कोई शराब पी रहा था तो कोई स्मोक्ड फिश और सूप के साथ ब्रेड खा रहा था। क्लेन ने मन में सोचा, दोपहर में ही लैंटी प्रूफ और नेपोस जैसी हार्ड ड्रिंक्स, क्या ये लोग पूरा दिन नशे में रहने का प्लान कर रहे हैं? फेसेक के तौर तरीके सच में अजीब हैं। वो एक डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ बार काउंटर के एक कोने में जाकर बैठ जाता है और काउंटर पर उंगली से नॉक करता है। 2 टोस्टेड ब्रेड रेड सॉसेज के साथ, एक सेट स्मोक्ड वेल मीट, एक बाउल थिक वेजिटेबल सूप और 1 कप गोल्स बियर। ये सुनकर बारटेंडर ने क्लेन को देखकर पूछा, यहाँ नए हो क्या? और फिर बिल बताया, टोटल फेसिल्वर और कोपेक। क्लेन ने सोचा, सिर्फ इसलिए नया हूं क्योंकि मैं हार्ड शराब नहीं पी रहा। उसने बारटेंडर के सवाल को इग्नोर किया और सोली के नोट फेंक दिए, जो फेसिल्वर और कोपेक के बराबर थे। ये सोचकर कि वो गेरमन स्पैरो है, क्लेन ने चेंज वापस मांगने की अपनी इच्छा को दबा दिया और उसे टिप समझकर छोड़ दिया। टिप मिलने के बाद बारटेंडर ने भी आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप 1 कप गोल्स बियर क्लेन के सामने रख दी। बियर का रंग काफी डार्क था और उसमें एक अजीब सा जला हुआ टेस्ट था, लेकिन पीने में अच्छी लग रही थी। क्लेन अपना खाना आने का इंतजार करते हुए, बियर पीते हुए चुपचाप आसपास के एडवेंचरर्स की बातें सुनने लगा। लोग नॉर्मल गॉसिप कर रहे थे, जैसे कौन रातों रात अमीर बन गया, किसे पायरेट्स ने मार दिया, या कौन सा पायरेट कैप्टन मारा गया और उसके क्रू को किसी और ने संभाल लिया। जब क्लेन के सामने गार्गस की स्पेशल डिश यानी मीठी सब्जियों, प्याज, मछली और बटर से बना गाढ़ा सूप था, तब जाकर उसे कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला। एक एडवेंचर अपनी आवाज धीमी करके अपने साथियों से बोला, तुम लोगों ने सुना, गार्गस के ईस्ट में एक 4th एपोक का रुइन मिला है। नहीं, किसे मिला? उसके साथी ने हैरानी से पूछा। उस एडवेंचरर ने आसपास देखकर कहा, तुम गैरेथ को मिला न। वो एक सीफेयरर है और डाइविंग में बहुत अच्छा है। वो नशे में था तो उसे डेक से फेंक दिया गया और वो सीधा समंदर की गहराई में डूब गया। किसे पता था कि वहां उसे स्टील की बनी बिल्डिंग्स के अवशेष मिलेंगे? और फिर उसके साथी ने एक्साइटमेंट में पूछा। एडवेंचर हंसकर बोला, गैरेथ उन खंडहरों के पीछे गया और उसे एक बहुत गहरा समुद्री कुआं मिला। वो पानी से भरा था, लेकिन उसे देखकर गैरेथ की रूह कांप गई। उसने कहा कि अंदर से कोई चीज उसे बुला रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई एक्सप्लोर करने की और वो डर के मारे ऊपर आ गया। गहरा समुद्री कुआं, अजीब सा अट्रैक्शन। क्लेन ने सूप पीते हुए सोचा, ये शायद 4th एपोक का रुइन नहीं है, हो सकता है ये 3rd या 2nd एपोक का हो। उसे लिटिलसन की बात याद आई, जिसने बताया था कि डार्क एपोक में समुद्री मॉन्स्टर किंग सोनियाथ्रीम के अंडर काम करते थे। इसके बाद एडवेंचरर्स ने इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि वहां सोने, जेवरात या किसी बियॉन्ड इंग्रेडिएंट का जिक्र नहीं था। बातें वापस फालतू टॉपिक्स पर चली गईं। क्लेन ने अपना लंच और बियर खत्म की, लेकिन बार में भीड़ बढ़ती जा रही थी।
तभी अचानक बार का भारी दरवाजा जोर से खुला और दीवार से टकराया। एक टॉप हैट पहने नौजवान जो साफ साफ लोएन का लग रहा था घबराया हुआ अंदर आया और चिल्लाया, एडवेंचरर एसोसिएशन से कोई है यहाँ? क्लेन ने देखा कि वो लड़का डरा हुआ था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इससे पहले कि क्लेन मदद करने का सोचता, 3 एडवेंचरर्स अलग अलग कोनों से खड़े हो गए। उनमें से एक 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, चौड़े कंधे और मजबूत मसल्स, वो किसी जायंट जैसा लग रहा था। तभी एक लिनेन शर्ट और ब्राउन जैकेट पहने आदमी अंदर आया। उसके होंठ बैंगनी थे और उसकी भूरी आंखों में छिपी हुई नफरत साफ दिख रही थी। उसे देखते ही क्लेन के दिमाग में एक बाउंटी पोस्टर की इमेज आ गई। ये किंग ऑफ इमोर्टेलिटी अग्लिटोका का सेकंड मेट स्लॉटर किर्चेस था, जिसके सिर पर एक्का पाउंड का इनाम था। ये एक बहुत कुख्यात पायरेट है। क्लेन के रफ्स टाइट हो गए और उसकी नजरें उस आदमी पर टिक गईं। उसने अपना बायां हाथ नीचे लटका लिया और उसकी बॉडी आगे झपटने के लिए तैयार हो गई। किर्चेस ने उस 2 मीटर के जायंट को देखा, फिर क्लेंट को देखा और बिना रुके बार से बहुत डिसाइसिव, बहुत अलर्ट। क्लेन ने सोचा, उसे यकीन था कि उसने अपना किलिंग इंटेंट जाहिर नहीं किया था। तो क्या वो उस जायंट से डर गया या उसका इंट्यूशन बहुत तेज है? क्लेन ने बाकी बची बियर खत्म की और बार से बाहर निकल गया, क्योंकि वो मरमेड्स ढूंढने के अलावा कोई नई मुसीबत नहीं चाहता था। उसने बाहर आकर देखा, लेकिन स्लॉटर किर्चेस कब का गायब हो चुका था। इसलिए क्लेन चुपचाप अपने होटल वापस चला गया। और चैप्टर के एंड में सीन कट होकर सिटी ऑफ सिल्वर पहुंचता है, जहां डेरिक बर्ग को चीफ कॉलिन इलियट से मिलने के लिए बुलाया जाता है। उसे याद था कि लगभग 70 दिन पहले कॉलिन ने उसे कहा था कि 2 महीने में उसे एक एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए तैयार रहना है। तो भाई चैप्टर 637 की शुरुआत होती है सिटी ऑफ सिल्वर से, जहां का माहौल हमेशा की तरह थोड़ा डार्क और होपलेस सा रहता है। वहां पर डेरिक, जो हमारा सन वाला लड़का है, उसे उसके चीफ कॉलिन बात कर रहे हैं। कॉलिन पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई है? डेरिक, जिसके पास एक्स ऑफ हरिकेन भी है, सिर झुकाकर कहता है, हाँ हो गई है। पिछले 2 महीनों में डेरिक ने पेट्रोल मिशंस और कड़ी प्रैक्टिस के जरिए सोलर हाई प्रिस्ट की पावर्स पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर ली थी। अब सोचो, वो लड़का जो पहले इतना डरा सहमा रहता था, अब कितना ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट हो गया है। उसका बस एक ही गोल था, अगले 2 टैरो गैदरिंग्स में सीक्वेंस 6 का पोशन फॉर्मूला हासिल करना, ताकि वो और एडवांस कर सके। असल में उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था। शेफर्ड लोविया नाम की एक बहुत ही खतरनाक बंदी को सिटी ऑफ सिल्वर ने रिहा कर दिया था, और डेरिक को पता था कि वो एक बहुत बड़ा खतरा है। उसे लगता कि जब तक वो खुद सीक्वेंस 5 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो लोविया को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अपने शहर को नहीं बचा पाएगा। और मेरे हिसाब से यही टेंशन डेरिक के कैरेक्टर को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए स्ट्रांग बनना चाहता है। खैर, चीफ कॉलिन उसे बताते कि 2 दिन बाद वो एक छोटी टीम को लेकर जायंट किंग्स कोर्ट के पास एक मिशन पर जा रहे हैं। उन्हें आफ्टरनून टाउन नाम की एक जगह की दूसरी बार छानबीन करनी थी, और डेरिक की सन वाली पावर्स ऐसी जगहों के लिए एकदम परफेक्ट थीं। आफ्टरनून टाउन का नाम सुनते ही डेरिक समझ गया, क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से पुरानी कहानियों और लेजेंड्स के बारे में पढ़ रहा था। ये वो शहर था जहां कभी इंसान और जायंट्स एक साथ रहते थे। मतलब ये जगह कितनी पुरानी और रहस्यमयी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। डेरिक के पास इस मिशन को मना करने का कोई रीज नहीं था, तो उसने हाँ कर दी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं अपने मेन हीरो क्लेन के पास, जो इस समय सिटी ऑफ वाइट नास में है। वो एक सराय के कमरे में बैठा है और खिड़की के बाहर बादलों को देख रहा है और बस शाम होने का इंतजार कर रहा है। रात 8 बजे उसे स्टार पायरेट्स के फ्लैगशिप फ्यूचर पर चढ़ना था, जो डॉक नंबर 6 पर आने वाला था। उसका प्लान था कि वो यहाँ से सोनिया सी के सबसे दूर वाले ईस्टर्न फ्रंट पर जाएगा और मरमेड्स को ढूंढेगा। इसलिए वो किसी भी फालतू के पंगे में नहीं पड़ना चाहता था। शहर में उसे कुछ छोटे मोटे पायरेट्स दिखे जिनके सिर पर इनाम था, लेकिन क्लेन ने उन्हें हंट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपने मरमेड वाले प्लान को खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन भाई, प्रॉब्लम तो उसे खुद ढूंढ लेती है। उसे अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन से फील हो रहा था कि दोपहर में मिला स्लॉटर किर्चिस नाम का एक बंदा उसे टारगेट कर रहा है। क्लेन मन में सोचता है, अगर वो खुद मरने के लिए आना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या एटीट्यूड है यार, मतलब बंदा खतरे से डरता नहीं बल्कि उसे वेलकम करता है। वो खुद को एनालाइज करता है कि अगर सी गॉड सेप्टर जैसी पावरफुल चीजों का इस्तेमाल न करे तो वो किर्चिस से बस थोड़ा ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उसका असली एडवांटेज था कि उसकी पावर्स बहुत अजीब और वर्सटाइल थीं, जिन्हें कोई आसानी से समझ नहीं सकता। ये सोचते सोचते वो अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन में चला जाता है ताकि कि स्पिरिचुअलिटी तेज बनी रहे। कुछ देर बाद अचानक उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर होती है और वो अपनी आंखें खोलता है। सूरज डूब चुका था और कमरे में लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं, और तभी एक परछाई जिंदा हो वो दीवार पर डांस करने लगती है और फिर खड़ी हो जाती है। सीन एकदम हॉरर मूवी जैसा था। वो काली परछाई इंसान के दिल के सबसे बुरे अंधेरे की तरह लग रही थी, लेकिन क्लेन भाई, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस शांति से ये सब देख रहा था। उस परछाई में से एक बहुत ही रफ आवाज आती है, जैसे कोई सैंडपेपर बोल रहा हो, गहरमन स्पारो, आज दोपहर जो हुआ उसमें दखल मत देना, ये किंग ऑफ इमॉर्टलिटी का हुक्म है। इतना कहकर वो परछाई पानी की फिसलकर वापस अंधेरे में गायब हो गई। ये एक सीधी सादी धमकी थी,
और वो भी एक पायरेट किंग के नाम पर, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि वो किससे बात कर रहे हैं। क्लेन ने उस परछाई पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी नजरें सड़क के उस पार थीं, जहां उसे पता था कि असली बंदा खड़ा है। वो मन में हंसता है, किंग ऑफ इमॉर्टलिटी का नाम लेकर मुझे डरा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मैं तो वैसे भी इस मामले में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने ऐसा किया है तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। लेकिन फिर वो खुद को रोकता है। छोड़ो, अभी मरमेड्स को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए। यही बात क्लेन की सबसे अच्छी लगती है। वो चाहे कितना भी क्रेजी एडवेंचरर होने का नाटक करे, अंदर से वो बहुत ही प्रैक्टिकल और फोकस्ड है। उसने सोचा कि क्या उसे इस बारे में चर्फ और द गॉड ऑफ कॉम्बैट को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। उस एरिया में चर्च इतना पावरफुल नहीं था कि वो पायरेट किंग से सीधे टक्कर ले सके। उनके पास मैन पावर की कमी थी, इसलिए वो लोग ज्यादातर डिफेंसिव ही रहते जब तक पायरेट्स खुद कोई बड़ी मुसीबत खड़ी न करें। क्लेन समझ गया कि इस जगह को पायरेट्स का प्लेग्राउंड क्यों कहा जाता है। खैर, डिनर करने और थोड़ा रेस्ट करने के बाद क्लेन ने अपनी तैयारी शुरू की। उसे फ्यूचर जहाज पर एक लंबा सफर तय करना था, इसलिए उसने अपने आइटम्स को ग्रे फॉग के ऊपर एडजस्ट किया। उसने मरलॉक, कफलिंक और सी गॉड डोमेन वाले चार्म्स अपने पास रखे, क्योंकि ये समंदर में बहुत काम आने वाले थे, और अपनी मेन पावर के लिए क्रीपिंग हंगर, बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल और एक रिवॉल्वर रखी, जिसमें अलग अलग तरह की बियॉन्डर बुलेट्स थीं। फिर उसने अपना कोट पहना, एजिक का विसल और कुछ पैसे अपनी जेब में रखे और अपना सूटकेस उठाकर हार्बर के लिए निकल गया। जब वो डॉक नंबर 6 पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल सेलबोट दूर से आ रहा है। वो जहाज इतना बड़ा था कि साइंटिफिकली वैसा सेलबोट होना पॉसिबल नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो पानी पर ऐसे तैर रहा था जैसे कोई बड़ी बात न हो। जैसे जैसे जहाज पास आया, उस पर लगा झंडा भी साफ दिखने लगा, एक बिना पलकों वाली ठंडी आंख जिसके चारों ओर 10 सफेद सितारे बने थे। वहां मौजूद सारे पायरेट्स और सेलर्स चिल्लाने लगे, एडमिरल ऑफ स्टार्स, फ्यूचर। पूरे हार्बर में एक एक्साइटमेंट और टेंशन का माहौल बन गया था। ये कोई छोटा मोटा पायरेट नहीं था, बल्कि 7 पायरेट एडमिरल्स में से एक थी कैटिया। रात के ठीक 8 बजे जब कैथरल की घंटियां बजी तो फ्यूचर जहाज डॉक के पास आकर रुक गया, और तभी जहाज के सबसे आगे वाले हिस्से पर एक औरत नजर आई जिसने काले रंग का क्लासिकल रोब पहना हुआ था। वो एक लेजेंडरी वॉरलॉक की तरह लग रही थी। उसके पैरों के नीचे अचानक जमीन चमकने लगी और तारों की रोशनी से एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज बन गया जो सीधा डॉक नंबर 6 तक आ गया। क्या ग्रैंड एंट्री थी यार, मतलब इसे कहते हैं स्टाइल और पावर का असली शो ऑफ। क्लेन ये सब देखकर मन में सोचता है, क्या शानदार शो है, जैसा कि एक पायरेट एडमिरल से उम्मीद थी। वो नहीं चाहता था कि कोई देखे गेरमन स्पैरो जैसा क्रेजी एडवेंचरर एडमिरल ऑफ स्टार्स के साथ काम कर रहा है, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। उसे अपना गेरमन वाला संज्ञा बनाए रखना था। क्लेन अंधेरे से बाहर निकला, अपना हेड दबाया और उस तारों से बने ब्रिज पर चलने लगा। उसकी चाल में एक गजब का कॉन्फिडेंस था, भले ही उस पर दर्जनों तोपें तनी हुई थीं। वो बिना किसी डर के धीरे धीरे उस जहाज की तरफ बढ़ता गया। उसके पैरों के नीचे का ब्रिज ट्रांसपेरेंट था और नीचे गहरा नीला समंदर दिख रहा था, जिसे देखकर किसी भी नॉर्मल इंसान को चक्कर आ जाते। लेकिन क्लेन तो क्लेन है, वो मन में सोचता है, शुक्र है मैं बहुत पहले ही क्लाउन बन गया था, मैं तो क्लॉक टावर से भी कूद चुका हूँ। फाइनली वो फ्यूचर के डेक पर पहुंच गया। वहां एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया खड़ी थी और क्लेन ने बिना किसी घबराहट के अपना हैट उतारकर उन्हें ग्रीट किया, गुड इवनिंग मैम। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है, एक नए, खतरनाक और बहुत ही रोमांच सफर की शुरुआत के साथ। तो पिछले चैप्टर के बाद कहानी अब पहुंचती है एक बहुत ही इंटेंस मोमेंट पर। हमारा हीरो क्लेन, जो अभी गेहरमन स्पैरो का भेष अपनाए हुए है, फाइनली एडमिरल ऑफ स्टैटलिया के शिप द फ्यूचर पर पहुंच चुका है। जैसे ही क्लेन रिस्पेक्ट में हल्का सा झुकता है, कैटलिया की आंखों में एक अजीब सी पर्पल चमक आती है और उसकी आंखें एक ऐसे गहरे गड्ढे जैसी बन जाती हैं जो किसी की भी आत्मा को खींच सकती है। मतलब भाई, वो कोई नॉर्मल बंदी नहीं थी, उसके पास कुछ खतरनाक पावर्स थी और वो उन पावर्स का इस्तेमाल गेहरमन को स्कैन करने के लिए कर रही थी। उसने देखा कि गेहरमन की आत्मा यानी उसका ईथर बॉडी एकदम प्योर डार्कनेस से बना हुआ था और उसके अंदर छोटी छोटी डार्क एनर्जी की नदियां बह रही थीं। ये देखकर ही कैटलिया समझ गई कि ये बंदा कोई नॉर्मल बियॉन्डर नहीं है, इसके सीक्रेट्स बहुत गहरे हैं। फिर उसकी नजर गेहरमन के बाएं हाथ पर पड़ी जो एकदम चमक रहा था, लेकिन उस पर खून का एक ऐसा गहरा धब्बा था जो कभी मिट नहीं सकता। ये देखकर कोई भी समझ जाता कि इस बंदे ने कितने लोगों को खत्म किया है। उसके बाद कैटिया ने गेहरमन की कलाई पर एक नीली चमक और उसकी लेफ्ट पॉकेट में एक सिल्वर फ्लो को नोटिस किया। ये कलश इतने ब्राइट थे जैसे वो सीधा स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड हों और उनसे समंदर की लहरों और हवा की हल्की हल्की आवाजें भी आ रही थीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। गेहरमन की राइट पॉकेट में हरे और काले रंग की चमक थी और उसके आर्मपिट के नीचे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कलर के 2 पॉइंट्स थे और उसके सीने पर एक गहरी ग्रे व्हाइट चमक थी जैसे सड़ती हुई मौत की एनर्जी हो। ये सब देखकर कैटे के तो होश ही उड़ गए। मतलब 4 मिस्टिकल और 10 से भी ज्यादा भी आर्टिफैक्ट्स या चार्म्स। वो मन ही मन सोच रही थी कि भाई, ये आदमी है या चलता फिरता खजाना। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे बियॉन्डर आइटम से लेस किसी अकेले इंसान को नहीं देखा था।
हाँ, उसने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को देखा था जिनके पास इससे ज्यादा आइटम्स होते थे, लेकिन वो आइटम्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन के होते थे। लेकिन गेहरमन, ये सब कुछ उसका अपना था। ये सीन मेरे हिसाब से गेहरमन स्पैरमन के कैरेक्टर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक पावरफुल फाइटर ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही अमीर और रिसोर्सफुल एडवेंचर भी है। कैटलिया ने अपनी आंखें बंद की और सिर हिलाकर कहा, गुड इवनिंग मिस्टर स्पैरो। उसकी आवाज में एक हल्की सी हैरानी थी जो वो छुपा नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी स्पेशल आंखों ने सिर्फ आइटम्स ही नहीं देखे, उसने ये भी नोटिस किया कि गेहरमन की मौजूदगी थोड़ी अनरियल थी, जैसे वो एक मोटे पर्दे के पीछे छिपा हो। उसे तुरंत टैरो क्लब की मीटिंग याद आ गई, जहां उसे हमेशा लगता था कि द वर्ल्ड एक जिंदा इंसान नहीं है। उसे लगा कि गेहरमन के सीक्रेट्स किसी सीक्वेंस 3 सेंट या शायद किसी एंजल से जुड़े हैं। अब सोचो, ये कितना बड़ा अंदाजा था, और एक तरह से वो सही भी थी, क्योंकि गेहरमन स्पैरो असल में फूल का ही एक रूप था, जो शायद एक असली भगवान था। ये सब सोचने के बाद कैटलिया ने ज्यादा बात नहीं की और क्लेन को केबिन की तरफ ले गई। इसी बीच उनका शिफ्यूचर फिर से चल पड़ा और वो व्हेल फिशिंग रूट के ईस्ट की तरफ एक बहुत ही खतरनाक इलाके में जा रहे थे। क्लेन ने आसपास देखा और एकदम कैजुअली कहा, यहाँ तो उम्मीद से कम लोग हैं। उसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे ये उसका अपना ही शिप हो, फुल कॉन्फिडेंस। कैटलिया ने जवाब दिया, व्हेलिंग रूट का ईस्टर्न हिस्सा बहुत डेंजरस है, वहां सिर्फ लुडवेल नाम का एक बंदा बार बार जाता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसने बताया कि सेफ्टी के लिए बाकी क्रू मेंबर्स और शिप्स को पीछे छोड़ दिया गया है। ये सुनकर क्लेन के दिमाग में तुरंत हैंगमैन की बात आई, जिसने एडमिरल हेल लुडवेल के बारे में बताया था। मतलब दुनिया कितनी छोटी है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्लेन ने कुछ कहा नहीं, बस सिर हिला दिया, क्योंकि गेहरमन स्पैरो ज्यादा बात नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। उसने नोटिस किया कि पूरे शिप पर अजीब अजीब सिंबल्स बने हुए थे, जैसे ये पूरा शिप ही एक बहुत बड़ा रिचुअल मैजिक सेरेमनी हो। जैसे ही वो केबिन के दरवाजे पर पहुंचे, उनका स्वागत करने के लिए एक बंदा खड़ा था। वो था शिप का फर्स्ट मेट फ्रैंक ली, जिसे पॉइजन एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता था, और उस पर 7,000 पाउंड का इनाम था। फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन क्लेन ने हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि गेहरमन स्पैरो का यही स्टाइल था, वो किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। फ्रैंक ने अपना हाथ वापस ले लिया और हंसते हुए बोला, लगता है आप मुझे जानते हैं। हाँ, मेरा फोटो मेरे अरेस्ट वारंट पर है। उसने आगे कहा, मेरे पॉइजन एक्सपर्ट टाइटल पर मत जाना, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, बस मुझे क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक्स पर रिसर्च करना पसंद है। यकीन मानो यही इंसानियत का फ्यूचर है। तभी कैटलिया ने धीरे से बताया, लेकिन चर्च ऑफ अर्थ मदर के लोग ऐसा नहीं मानते। ओह, तो ये बंदा चर्च ऑफ मदर से था। क्लेन ने सोचा, क्रॉस ब्रीडिंग तो अच्छी चीज है, इससे ज्यादा खाना उगेगा और गरीबी कम होगी। क्लेन ने अपने गेहरमन वाले अंदाज में कहा, यह एक सराहनीय काम है। ये सुनते ही फ्रैंक की आंखें चमक उठी, वाह, आप सच में एक अलग सोच वाले एडवेंचरर हैं, जैसे लोग बहुत कम हैं। वो एक्साइटमेंट में बोलने लगा, मैंने तो बस एक बैल, एक गाय और गेहूं को क्रॉस ब्रीड करने की कोशिश की थी, ताकि बछड़े गेहूं की तरह उग सकें, और इसी बात पर चर्च वालों ने मुझे लगभग कोर्ट में घसीट लिया था। ये सुनते ही क्लेन का दिमाग घूम गया। बैल, गाय और गेहूं को क्रॉस ब्रीड करना, ये कैसा डेविल है। उसे समझ आया कि फ्रैंक की क्रॉस ब्रीडिंग और उसकी नॉर्मल क्रॉस ब्रीडिंग में जमीन आसमान का फर्क था। ये सीन भाई फनी था, मतलब एक तरफ इतना सीरियस माहौल और दूसरी फिर क्रेजी साइंटिस्ट। क्लेन ने अपना पोकर फेस बनाए रखा और कोई एक्शन नहीं दिया। इसके बाद फ्रैंक उन्हें आगे ले गया और अचानक एक परछाई से एक और फिगर बाहर निकला। वो एक पतला, लंबा और पीला सा आदमी था, जिसका नाम हीथ डॉयल था, शिप का सेकंड मेट। उस पर 7,600 पाउंड का इनाम था, फ्रैंक से भी ज्यादा। फ्रैंक ने हंसते हुए बताया, ये एक रोज बिशप है। ये सुनकर क्लेन हैरान रह गया, तुम सीधे सीधे अपने सेकंड मेट का सीक्वेंस बता रहे हो। रोज बिशप तो ट्रू क्रिएटर के फॉलोअर्स होते थे, जो कि एकदम पागल और खतरनाक माने जाते थे। लेकिन फ्रैंक ने समझाया कि हीथ एक लकी केस है। एक एक्सीडेंट में रोज में बिशप पोशन उस पर गिर गया था और वो किसी तरह बच गया, और क्योंकि उसने लिसनर वाली खतरनाक स्टेज को एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए वो पागल नहीं हुआ। मतलब भाई क्या किस्मत है, सीधे सीक्वेंस 6 बन गया बिना किसी मेंटल डैमेज के। इसके बाद कैटलिया ने क्लेन को उसका कमरा दिखाया और कहा कि किसी भी जरूरत के लिए वो सीधे उससे बात कर सकता है। जाते जाते फ्रैंक ने फिर से अपनी क्रेजीनेस दिखाई और पूछा, मिस्टर स्पैरो, क्या आप आज रात भुने हुए आलू खाना चाहेंगे? जब आप इसे चबाएंगे तो ये बीफ जैसा लगेगा और इसका टेस्ट बीफ जैसा होगा, लेकिन होगा ये आलू ही। क्लेन ने मन में सोचा, क्या इसे खाकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा? उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं रात का खाना नहीं खाता। सब कुछ सेटल होने के बाद कैटलिया ने क्लेन से पूछा, मिस्टर स्पैरो, आपने बहुत से दुश्मनों का शिकार किया होगा, आपके पास कुछ बियॉर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बची होंगी, शायद हम उनसे इस ट्रिप की बची कीमत कम कर सकते हैं। क्लेन ने एक पल सोचा और ईमानदारी से कहा, ज्यादातर बिक चुकी हैं, बस इंटरोगेटर, प्यूगिलिस्ट और लूनेटिक बची हैं। उसने अपनी सबसे कीमती चीजें जैसे ऑल ब्लैक और नाइटमेयर की कैरेक्टरिस्टिक को छुपा लिया। कैटलिया ने मन में सोचा, सच में ये पिछले कुछ महीनों का सबसे फेमस एडवेंचर है। सब कुछ बेचने के बाद भी इसके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बची हैं। उसने तुरंत कहा, मुझे प्यूगिलिस्ट चाहिए। उसके पास एक वॉरियर सबऑर्डिनेट था, जिसके प्रमोशन का टाइम आ गया था।
और इस तरह एक सिंपल सी डील के साथ गेरमन स्पैरो की द फ्यूचर जर्नीचर शिप पर यह पहला चैप्टर खत्म होता है, जो एक्शन, मिस्ट्री और कॉमेडी का एक परफेक्ट मिक्सचर था। तो भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 639 की कहानी में आपका स्वागत है। और इस चैप्टर में कहानी 2 अलग अलग ट्रैक्स पर चलती है, जो आगे जाकर जुड़ने वाली है। तो सीन शुरू होता है क्लेन और एडमिरल ऑफ स्टार्स यानी कैटलिया के बीच। कैटलिया को क्लेन से एक सीक्वेंस्ड बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए थी, प्यूगिलिस्ट पाथवे की। क्लेन ने सीधे सीधे कहा 700 पाउंड्स लगेंगे, और कैटलिया ने भी कोई मोल भाव नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि ये एक फेयर प्राइस है और उसे इसकी जरूरत भी थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। जब कैटलिया ने सोचा कि डील अभी के अभी हो जाएगी, तो क्लेन ने अपना सूटकेस उठाते हुए कहा, ये तुम्हें कल मिलेगा। अब आप सोचो ऐसा क्यों? क्योंकि क्लेन के पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स वक्त थी ही नहीं। उसने अपनी सारी कीमती चीजें जैसे एजिक का कॉपर विसल और ये कैरेक्टरिस्टिक अपने सीक्रेट स्पेस यानी ग्रे फॉग के ऊपर रखी हुई थी। वो सबके सामने अपना सूटकेस खोलकर अपनी सारी सीक्रेट चीजें रिवील करने का रिस्क नहीं ले सकता था, खासकर एडमिरल ऑफ स्टार्स के सामने। और मजे की बात यह है कि कैटलिया को यह बात अजीब नहीं लगी। उसे लगा कि गेरमन स्पैरो जैसा एक क्रेजी एडवेंचरर है तो उसके पास जरूर गहरे राज होंगे और वो अपनी चीजें किसी खास जगह पर रखता होगा। उसने इस बात को समझा और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने क्लेन को यह भरोसा भी दिलाया कि उसके रूम में किसी भी तरह की निगरानी नहीं की जाएगी, मतलब नो स्पाइंग। हालांकि क्लेन को पता था कि उस पर मिस्टिज्म के जरिए नजर रखी जा सकती है, लेकिन उसे कैटलिया पर थोड़ा भरोसा था कि वो हद से ज्यादा कुछ नहीं करेगी। डील पक्की करने के बाद क्लेन अपने रूम में वापस चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बैकलैंड मिलते और हमारे प्यारे वैम्पायर एमलिन व्हाइट से। एमलिन इस वक्त हार्वेस्ट चर्च में एक प्रीस्ट की तरह काम कर रहा था, जो अपने आप में ही काफी फनी सिचुएशन है। वहां के बिशप, जिनका नाम उत्रावस्की था और जो एक हाफ जायंट जितने ऊंचे थे, वो एमलिन की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारी वजह से चर्च में विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एमलिन ने शहर में फैली एक बीमारी के दौरान लोगों का इलाज किया था और उन्हें दवाइयां बनाना सिखाया था। लेकिन अपना एमलिन तो फुल एटीट्यूड में था। उसने अकड़ कर कहा, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। वो दिखाना चाहता था कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर ही अंदर वो एक अच्छा इंसान है। खैर, चर्च में अपना काम खत्म करने के बाद एमलिन बाहर निकलता है। वो चुपके से अपने चारों ओर देखता है कि कहीं रेड ग्लव्स वाले पर नजर तो नहीं रख रहे। उसका एक पूरा प्लान था कि वो रेड ग्लव्स अपने सेंगुइन फैक्शन के बीच एक बैलेंस बनाएगा, ताकि उसे कोई परेज का वो प्लान वैसा काम नहीं किया जैसा उसने सोचा था। इसके बाद एमलिन एक विला में जाता है जहां सेंगुइन की एक मीटिंग हो रही थी। उसे लगा कि उसे अकेले बुलाया गया है, लेकिन वहां उसके जैसे और भी कई यंग सेंगुइन थे, जिनमें एक और बैरन भी था। मीटिंग का हेड कॉस्मी ओडोरा उन्हें बताता है कि उन्हें एक टेस्ट दिया जा रहा है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सीरियस हो जाती है। कॉस्मी उन्हें बताता है कि लाइफ स्कूल ऑफ थॉट नाम का एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका लीडर स्नेक ऑफ फेट गायब हो गया है। इस वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फूट पड़ गई है और एक फैक्शन जो प्राइमोर्डियल मून की पूजा करता है, वो बहुत एग्रेसिव हो गया है। और ये प्राइमोर्डियल मून के फॉलोअर्स सेंगुइन के पुराने दुश्मन हैं, जो उन्हें पकड़कर पोषण बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सेंगुइन ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने यंग सेंगुइन्स को एक लिस्ट दी, जिसमें प्राइमोर्डियल मून के कुछ फॉलोअर्स के नाम थे। टेस्ट ये था कि जो भी सबसे ज्यादा लोगों को ढूंढकर मारेगा, वो विनर होगा और उसे बड़ा इनाम मिलेगा। पहले तो एमलिन को ये सब बहुत बोरिंग, वो सोच रहा था, कौन इतनी मेहनत करेगा, इससे अच्छा तो मैं घर पर अपनी डॉल्स के साथ बात करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बाकी सेंगुइन उसे एक कंपटीशन की तरह देख रहे हैं, उसका वैम्पायर प्राइड जाग गया। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर की और एकदम कूल अंदाज में कहा, नो प्रॉब्लम। मतलब वो इस खतरनाक खेल में हिस्सा लेने के तैयार हो गया। अब कहानी वापस आतलिहन के पास, जो एडमिरल ऑफ स्टार्स के फ्लैगशिप छयीकर पर है। वो अपने रूम की खिड़की से बाहर नीले समंदर को देख रहा था। उसने नोटिस किया कि एडमिरल का जहाज बाकी जहाजों से अलग होकर अकेले आगे बढ़ा था। रास्ते में उन्हें व्हेल पकड़ने वाले और कुछ पायरेट शिप्स भी मिले, लेकिन सेयाकेण का झंडा देखते ही वो सब डर के मारे पीछे हट गए। इससे पता चलता कि समंदर में एडमिरल ऑफ स्टार्स का कितना दबदबा था। थोड़ी देर बाद जहाज अचानक धीमा होने लगता है। क्लेन को हैरानी होती है और वो ये देखने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है कि क्या हुआ। जैसे ही वो कैप्टन के केबिन के पास पहुंचता है, उसे कैटलिया बाहर आती हुई दिखती है। इस बार कैटलिया ने अपनी आंखों पर एक मोटा चश्मा पहना हुआ था, जिससे उसकी रहस्यमयी बैंगनी आंखें छुपी हुई थीं। वो क्लेन को देखती है और सीधे पॉइंट पर आती है। वो कहती है, यहाँ पास में समंदर की गहराई में फोर्थ एपोक का एक खंडहर मिला है। हम रास्ते में उसे देखने की प्लानिंग कर रहे हैं। समंदर के नीचे फोर्थ एपोक का खंडहर। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे याद आता है कि उसने ये अफवाह एक बार में सुनी थी। अब उसे समझ में आया कि ये खबर उसे इतनी आसानी से क्यों पता चल गई थी, क्योंकि ये बात तो पहले से ही कई लोगों में फैल चुकी थी। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एक नए एडवेंचर की शुरुआत के साथ, जो समंदर की गहराइयों में होने वाला था। तो पिछले चैप्टर के बाद क्लेन एडमिरल ऑफ स्टार्स के शिप पर है और कहानी आगे बढ़ रही है।
इस चैप्टर की शुरुआत होती है क्लेन के साथ, जो कैप्टन के केबिन से निकलकर सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। उसे एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट को लेकर थोड़ी क्यूरियोसिटी तो थी, पर उसने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, अपना कूल एटीट्यूड मेंटेन करते हो। लेकिन तभी कुछ सेकंड्स बाद ही उसके गले में खुजली होने लगती है और वो खांसने लगता है। अब देखो, क्लेन को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये तो होना ही था। पूरी बात यह है कि पिछली रात उसने 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम के लिए बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल को अपने पास रखा था। ये एक बहुत ही खतरनाक मिस्टिकल आइटम है, और जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में हर पावरफुल चीज के नेगेटिव साइड इट्स होते हैं। तो भाई, पावर की कीमत तो चुकानी पड़ती है, और यहाँ कीमत थी उसकी हेल्थ। उसे जब कंफर्म हो गया कि एडमिरल ऑफ स्टार्स और उसका क्रूज अटैक करने का कोई इरादा नहीं रखते, तब जाकर उसने उस आइटम को एक सूटकेस में बंद किया, पर तब तक देर हो चुकी थी और वो बीमार पड़ गया था। खैर, अच्छी बात यह थी कि उसने बॉटल को बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखा था, और उसकी बॉडी भी कमजोर नहीं थी, इसलिए बीमारी सीरियस नहीं थी। बस उसके टॉन्सिल में सूजन और दर्द था, एक नॉर्मल बीमारी जैसा। अब सीन में एंट्री होती है कैटलिया की, जो उसके पीछे धीरे धीरे चल रही थी। उसने क्लेन को खांसते हुए देखा, पर उसे ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी, बल्कि उसे ये नॉर्मल लगा। क्योंकि देखो, जो भी नॉलेजेबल बियॉन्डर्स होते हैं, उन्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि मिस्टिकल आइटम्स के बुरे साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, और इसी वजह से जो 7 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं, वो खतरनाक आइटम्स को सील्ड आर्टिफैक्ट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, जिन्हें आप लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि कैटलिया ने भी अपने कई लो और मिड लेवल मिस्टिकल आइटम्स बेच दिए थे, क्योंकि एक तो वो अपनी सर्वाइबिलिटी बढ़ाना चाहती थी, और दूसरा, इतने सारे आइटम्स के अलग अलग नेगेटिव इफेक्ट्स को झेलना बहुत मुश्किल था। कभी कभी तो इफेक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर और भी खतरनाक बन जाते हैं। तो जब उसने देखा कि गेहरमन स्पैरो यानी हमारा क्लेन सिर से पांव तक मिस्टिकल आइटम्स, बेयॉन्डर वेपन्स और चार्म से लैस है, तो वो हैरान तो हुई, पर साथ ही ये भी सोचने लगी कि यार, ये बंदा कौन कौन से नेगेटिव इफेक्ट्स झेल रहा होगा। और आज जब उसने उसे खांसते देखा, तो उसे लगा कि शायद ये उन्हीं में से एक छोटा सा साइड इफेक्ट है। खैर, क्लेन डेक पर पहुंचता है और वहां उसे फ्रैंकली मिलता है, वही पागल साइंटिस्ट। वो अभी भी अपनी व्हाइट शर्ट और डंगरीज में था, और उसके हाथ पर मिट्टी लगी थी, जैसे उसे ठंडी हवाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फ्रैंक ने गर्मजोशी से हाथ हिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग गेहरमन, ये देखो मेरा लेटेस्ट प्रोडक्ट, ये समंदर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज होगी। और ये कहते उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, जिसमें एक चौड़े और मोटी अजीब सी मछली थी। ये देखते ही क्लेन मन में सोचता है, नहीं भाई, मुझे नहीं जानना कि तुमने इस बार कौन सा मॉन्स्टर बनाया है। उसका चेहरा एकदम ठंडा और एक्सप्रेशलेस था, पर फ्रैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और मछली के पेट में घोंप कर एक छेद कर दिया। अब सबसे अजीब बात हुई, मछली से खून की जगह कुछ और बहने लगा, और वो सीधा डेक पर रखे एक बड़े बियर कप में गिरा, और उसमें से मछली वाली कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी। फ्रैंक ने आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहा, यह स्मेल महसूस की, ये नशीली अल्कोहलिक खुशबू है। ये एक ऐसी मछली है जिसके खून की जगह रेड वाइन है, और इस वाइन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं। ये सुनकर क्लेन सचमुच स्पीचलेस हो गया। मतलब, ये बंदा सच में जीनियस और पागलपन के बीच की लाइन पर डांस कर रहा है। फ्रैंक ने एक्साइटमेंट में बाकी सेलर्स को देखते हुए क्लेन से कहा, क्या तुम जानते हो समंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि जब हमारी शराब खत्म हो जाती है और किनारा बहुत दूर होता है, अगर हम इस तरह की मछलियों को तेजी से रिप्रोड्यूस करवा सकें, तो हम कहीं भी हों, हमें कभी शराब की कमी नहीं होगी। और सुनो, हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। कुछ रेड वाइन देंगी, कुछ बियर, और बियर के लिए हमें शार्क्स या वेल्स का इस्तेमाल करना होगा, वरना क्वांटिटी पूरी नहीं होगी। अब क्लेन सोच रहा था कि यार, समंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पानी की कमी होती है, पर खैर ये लोग बियर से काम चला लेते होंगे, क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं होती। पर उन बेचारी मछलियों का क्या? ये तो नेक्स्ट लेवल एनिमल एब्यूज है भाई। क्लेन जवाब देने ही वाला था कि तभी कैटलिया डेक पर आ गई, और उसने अपने फर्स्ट मेट फ्रैंक से पूछा, क्या नीना की तैयारी हो गई है? फ्रैंक ने एक परछाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ। उसने नेपोस की इन्हें ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। मतलब तैयारी का मतलब एक बोतल शराब पीना, वो भी नेपोस, जो फैसाक की स्पेशलिटी और जिसमें आग लग सकती है। उसे लगा कि ये नीना नाम की लेडी पक्का फैसाक ब्लड लाइन से होगी। तभी अंधेरे से एक फीमेल फिड़ी खड़ी और उनकी तरफ आई, और उसने कहा, कैप्टन, मुझे सोनिया ब्लड वाइन की एक बोतल और चाहिए। वो लड़की 180 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। उसके ब्लॉन्ड बाल एक पोनीटेल में बंधे थे, और उसके फीचर्स फैसाक के लोगो जैसे थे, मतलब गोरी स्किन और डल आंखें। इस लेडी का नाम नीना था, और उसने फिश स्किन से बना एक ब्लैक टाइट सूट पहना हुआ था, जो उसकी शानदार फिगर को और भी उभार रहा था। अब भाई, सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, क्योंकि आसपास के सभी पायरेट्स उसे ही घूर रहे थे। क्लेन को भी थोड़ा एम्बेरेसमेंट हुआ, और वो अपनी नजरें हटाना चाहता था, पर फिर उसने सोचा, नहीं, गेहरमन स्पैरो ऐसा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तो उसने अपनी आंखों को खाली किया और सीधा नीना के चेहरे पर देखने लगा, एकदम प्रोफेशनल। फ्रैंक ने इंट्रोड्यूस करवाया, गेहरमन, ये हमारी बोट्सवैन है नीना, ये नेविगेटर की असिस्टेंट भी है, और इसका सीक्वेंस नेम सीफेरर है। क्लेन ने मन में सोचा, हाँ, अब मुझे याद आया, इस लेडी पर 3600 पाउंड्स का बाउंटी है, और इसका निकनेम सीबेड मर्डरर है। उसने शांति से सिर हिलाया और कहा,
गुड मॉर्निंग मैम। नीना ने अपनी मुस्कान रोकी और क्लेन को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर गुड मॉर्निंग मिस्टर स्पैरो, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, क्या वाइस एडमिरल एलिमेंट सच में उतनी ही चार्मिंग है जितनी अफवाहें? देखो, अब नीना एक फीमेल पायरेट थी। वो हमेशा सीधी और डायरेक्ट बात करती थी, बिना किसी शर्म के। वो असल में तो क्लेन से ये पूछना चाहती कि उसमें चार्म की कमी है, या वो इतना कोल्ड है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पर सामने वाला बंदा एक खतरनाक एडवेंचरर था, एक पागल जो कभी भी गोली चला सकता था। इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए वाइस एडमिरल एलिमेंट के बारे में पूछा। क्लेन मन में सोचता है, मैं इसका क्या जवाब दूं? फिर उसने एकदम परफेक्ट गेहरमन स्पैरो वाला जवाब दिया, उसकी बाउंटी बहुत चार्मिंग है। ये सुनकर नीना थोड़ी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अब इस कन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाए, तो वो कैप्टन की तरफ मुड़ गई। कैप्टन, क्या हम अब शुरू करें? कैटलिया ने सिर हिलाया और कहा, शुरू करो। और जैसे ही उसने ये कहा, नीना ने बड़े बड़े कदम उठाए, शिप के किनारे पर गई और एक हाथ का सहारा लेकर समंदर में कूद गई, बिल्कुल एक बड़ी काली मछली की तरह। उसके साथ कुछ और सेलर्स भी मदद के लिए कूद गए। क्लेन ये देखकर हैरान था, मतलब बोलते ही शुरू। इसे तैयारी के टाइम नहीं चाहिए। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स वाली वाइब है इस लेडी में। तभी उसे फिर से खांसी आ गई। फ्रैंक ने सीधे पूछ लिया, तुम बीमार हो? क्लेन ने हल्का सा सिर हिलाया, थोड़ा सा। फ्रैंक कुछ देर सोचता रहा, फिर बिना कुछ कहे केबिन के अंदर भाग गया। पास खड़ी कैटलिया ने अपना भारी चश्मा ठीक करते हुए मुस्कुरा कर कहा, फ्रैंक एक पॉइजन एक्सपर्ट है, पर वो एक शानदार डॉक्टर भी है। क्लेन ने मन में सोचा, हाँ, प्लांटर पाथवे वाले ऐसे ही होते हैं। कुछ देर बाद फ्रैंक हाथ में एक हरा सेब लेकर वापस आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे एक और प्रोजेक्ट का नतीजा है, दवा और फलों का एक क्रॉस ब्रीड। इससे दवा खाना ज्यादा एंजॉयबल हो जाता है। अब क्लेन सोच रहा था, मुझे डर है कि इसे खाने के बाद मैं और बीमार न पड़ जाऊं। उसने एडमिरल ऑफ स्टार्स की तरफ देखा और जब उसने सिर हिलाकर हामी भरी, तब जाकर क्लेन ने शांत दिखते हुए सेब ले लिया, एक बाइट ली। उसका टेस्ट एक नॉर्मल सेब जैसा ही था, बस उसमें जूस थोड़ा ज्यादा था और वो नरम था। कुछ बाइट्स के बाद ही क्लेन ने नोटिस किया कि उसके गले का दर्द अचानक गायब हो गया था और उसकी खांसी भी बंद हो गई थी। उसे मानना पड़ा, ये तो काफी मैजिकल है, जब तक बात जानवरों और इंसानों की न हो। फ्रैंकली सच में एक जीनियस है। उसने फ्रैंक की तरफ देखकर कहा, ठीक हो गया। इसके बाद फ्रैंक डेक पर मौजूद दूसरे पायरेट्स को इंट्रोड्यूस करवाने लगा। थोड़ी देर बाद नीना और बाकी सेलर्स वापस शिप पर आए। उसके हाथ में एक सड़ा हुआ मेटेलिक पीस था और एक काला सख्त कीचड़ जैसा पत्थर जिसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छेद थे। उसने कैटलिया से शिकायत करते हुए कहा, कैप्टन, वहां कोई गहरा कुआं नहीं है। उस कुएं का मुंह तो मेरे ब्रेस्ट से भी बड़ा नहीं है। हाँ, पर वो बहुत गहरा और अंधेरा है, पता नहीं अंदर क्या छिपा है। कैटलिया सिर हिलाते हुए कहा, एग्जैजरेशन पायरेट्स और एडवेंचरर्स की एक कॉमन आदत है। क्लेन ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। कुएं का मुंह इतना छोटा, और उसने नीना के हाथ में रखी चीजों को देखा और बड़ी पोलाइटली अपनी नजरें उसके गीले शरीर से हटा ली। कैटलिया ने भी उसी तरफ देखते हुए कहा, डिटेल्स में बताओ। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है, एक नए सस्पेंस के साथ कि उस छोटे से गहरे कुएं में आखिर क्या है। तो भाई, चैप्टर 641 की कहानी शुरू होती है एक फीमेल पायरेट से जिसका नाम है नीना। अब ये जो नीना है वो रैंक में ऊपर तक पहुंची एक प्रॉपर पायरेट है। मतलब वो टिपिकल पायरेट्स की तरह कभी कभी जल्दी इरिटेट हो जाती है, लेकिन अपने काम में बहुत एक्सपीरियंस्ड और भरोसेमंद भी है। ये उन बाकी फीमेल वाइस एडमिरल्स जैसी नहीं है जिन्हें क्लेन जानता है, जैसे कैटलिया, एडविना या ट्रेसी, जो बड़े बड़े फैक्शन से आती हैं। नीना एक रियल जमीनी लेवल की पायरेट है, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो सिचुएशन ये थी कि नीना एक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन से वापस आई थी और कैप्टन कैटलिया को अपनी फाइंडिंग्स बता रही थी। नीना ने सीरियस होकर बताना शुरू किया कि उसे समुद्र के बहुत नीचे एक कुएं का मुंह मिला है। वो बताती है कि उस गहराई तक पहुंचने में उसे बहुत टाइम लगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल नहीं था, बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। अब सोचो, समंदर की इतनी गहराई में जहां अंधेरा और खतरनाक प्रेशर हो, वहां कोई कैसे सरवाइव करता होगा। नीना आगे बताती है कि वहां पर उसे स्टील की बिल्डिंग्स के टूटे फूटे अवशेष भी मिले, जो पूरी तरह से गल चुके थे और देखकर कोई नहीं बता सकता कि वो पहले कैसे दिखते होंगे। लेकिन एक बात पक्की थी, वो जगह पास्ट में बहुत बड़ी रही होगी, जो अब काफी छोटी हो गई है। ये बताते हुए वो अपने आसपास के मेल क्रू मेंबर्स को देखकर हंसती है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस था बंदी में। क्लेन मन ही मन सोचता है कि एक असली फीमेल पायरेट सच में इसका एटीट्यूड ही अलग होती है। फिर कैटलिया, जो कि शिप की कैप्टन है, एक जंग लगे मेटल के टुकड़े की तरफ इशारा करके पूछती है, क्या ये उसी स्टील बिल्डिंग का हिस्सा है? नीना स्माइल करके वो टुकड़ा कैटलिया को देती है और कहती है, हाँ कैप्टन, आपको तो पता है मुझे हिस्ट्री या मिस्टिज्म की ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ये आपके इंस्पेक्शन के लिए ले आई, आप इसमें एक्सपर्ट हैं। इसके बाद नीना एक काले रंग की सूखी हुई मिट्टी का टुकड़ा दिखाती है, जिसकी सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद थे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। वो कहती है, उन लोहे के खंडहरों से थोड़ी ही दूर पर मुझे एक कुआं मिला, लेकिन वो ज्यादा बड़ा नहीं था। वो मजाक में ये भी कहती है कि शराबी एडवेंचरर्स तो हम पायरेट से भी ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकते हैं। ये सुनकर मुझे भी हंसी आ गई।
मतलब पायरेट्स का अपना एक अलग ही स्वैग होता है। नीना उस मिट्टी के टुकड़ों पर उंगली से टैप करते हुए कहती है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कुएं के अंदर ऐसे पैटर्न कैसे बने होंगे। क्लेन को पहले तो लगा कि ये शायद किसी छोटी बुलेट की फायरिंग के निशान हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे लगा किसी चीज के गलने के बाद बचे हुए पैटर्न हैं जो बहुत अजीब थे। नीना वो मिट्टी कैटलिया को देते हुए आगे बताती है, उस कुएं का मुंह सच में बहुत छोटा है, इतना छोटा कि एक बच्चा भी उसके अंदर नहीं जा सकता। ये पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। वो आगे कहती है, कुआं बहुत गहरा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई तली ही नहीं है और अंदर पूरा अंधेरा था, जैसे कोई चीज मुझे धीरे अपनी तरफ बुला रही हो। ये सुनकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी यार। नीना ने बताया कि उसने कुछ पत्थर भी अंदर फेंके, लेकिन कोई आवाज नहीं, मतलब वो पूरा पानी से भरा हुआ था। कैटलिया उन दोनों चीजों को अपने मोटे चश्मे से ध्यान से देखती है और फिर फैसला सुनाती है। वो कहती है, क्योंकि कुएं का मुंह बहुत छोटा है और इंसान अंदर नहीं जा सकते, तो हमें अभी एक्सप्लोरेशन शुरू करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। उसने कहा कि पहले वो इन चीजों में छिपे सीक्रेट्स का पता लगाएगी और ये देखेगी कि क्या वो कुआं इतना रिस्क लेने लायक है भी या नहीं। उसके बाद ही वो वापस वहां जाने का सोचेंगे। ये सुनकर गीली और ठंड से कांपती हुई नीना खुशी से चिल्लाती है, आय आय कैप्टन। कैटलिया नीना को एक बोतल सोनिया ब्लड वाइन पीने की इजाजत देती है और बाकियों के लिए कोई लिमिट नहीं रखती, जिस पर सारे पायरेट्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अब सीन आता है हमारे हीरो क्लेन पर, जो चुपचाप ये सब देख और सुन रहा था। उसके दिमाग में की बातों का एक ही मतलब निकला, एक पानी के नीचे का कुआं जिसमें इंसान नहीं जा सकते। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो सोचता है कि इंसान अंदर नहीं जा सकते, इसका मतलब नहीं कि नॉन ह्यूमंस भी नहीं जा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये कि समंदर में रहने वाली कई मछलियां और दूसरे जीव इतने बड़े नहीं होते और वो आसानी से उस कुएं के मुंह से अंदर जा सकते हैं। और क्लेन, जिसके पास सेप्सी फेप्टा है, यानी समुद्री भगवान का राजदंड, वो इन समुद्री जीवों को कंट्रोल कर सकता है और उनसे अपने लिए काम करवा सकता है। देखा, दिमाग इसे कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो सिर्फ क्लेन के पास था। लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करता। वो सोचता है कि पहले मैडम हर्मिट यानी कैटलिया को अपना रिसर्च करने देते हैं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग निकलता है तो वापसी के टाइम वो एक्सप्लोर करने का सोचेगा, वरना फालतू में कोई बड़ा खतरा मोल लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई, कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब कैटलिया अचानक से क्लेन की तरफ देखती है, बस एक पल के लिए। अब फिर अपनी नजर हटा लेती है, दिमाग ओवरड्राइव मोड में चला जाता है। वो सोचने लगता है, इसने अचानक मुझे क्यों देखा? क्या उसे पता है कि मेरे पास ही गॉड सेप्टर है और मैं समुद्री जीवों को कंट्रोल कर सकता हूँ? फिर वो खुद ही लॉजिक लगाता है, नहीं, उसे ये तो पता है कि मिस्टर फूल के पास ये सेप्टर है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं यानी द वर्ल्ड हीथ फूल हूँ। लेकिन फिर वो दूसरे एंगल से सोचता है, कैटलिया क्वीन मिस्टिक की फॉलोवर है और उसे नॉलेज की भूख है, तो हो सकता है से ये पता हो कि सी गॉड डोमेन में ऐसी पावर्स होती हैं। तो शायद उसने ये सोचा होगा कि जब इंसान नहीं जा सकते तो मिस्टर फूल की मदद ली जा सकती है, और उसने मेरी तरफ ये देखने के देखा होगा कि क्या द वर्ल्ड को भी ये आइडिया आया है। ये पूरा माइंड गेम चल रहा था और क्लेन ने अपने क्लाउन की पावर्स का इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया, एकदम पत्थर जैसा फेस बनाए रखा। ये सीन मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये दिखाता है कि क्लेन कितना ज्यादा केयरफुल और स्मार्ट हो गया है। इसके बाद क्लेन अपनी हेड को ठीक करता है और वापस अपने केबिन की तरफ चल देता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसके दिमाग में अचानक एक इमेज फ्लैश होती है। उसे केबिन की एक खिड़की के पीछे, पर्दों के पीछे छिपी हुई एक धुंधली सी परछाई दिखती है, जो चुपचाप डेक पर मौजूद सबको और खासकर उसे यानी गेरमन स्पैरो को देख रही थी। अब ये क्लेन रुकता नहीं है। वो नॉर्मली अपने केबिन के अंदर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अलर्ट हो जाता है। एक और मिस्ट्री, ये शिप खतरों से भरी हुई यार। तो इसी सस्पेंस के साथ शिप का सीन यही खत्म होता है। तो भाई, चैप्टर 642 की शुरुआत होती है ऑड्रे के साथ, जो एक कलेक्टर मिशेल ड्यूथ से मिलने गई है। उसका मिशन है एक पुरानी नोटबुक हासिल करना जो साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। अब ये कोई ऐसी वैसी नोटबुक नहीं थी, ये एक ऐसे नाइट की थी जिसे ड्रैगोनीज यानी ड्रैगन्स की भाषा आती थी, और इसी वजह से साइकोलॉजी एल्केमिस्ट इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। तो पहले तो ऑड्रे बहुत स्मार्टली एक्ट करती है। वो सीधे सीधे नोटबुक की बात नहीं करती। वो मिशेल के साथ उस नोटबुक में लिखी बातों पर, उसकी ग्रामर पर एक सीरियस डिस्कशन करती है, ताकि उसे लगे कि वो सच में हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। जब माहौल थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है तो ऑड्रे अपना दांव चलती है। वो लाइकी की पावर यूज करके अपने गालों पर हल्का सा ब्लश ले आती है और बड़ी मासूमियत से कहती है, मिस्टर ड्यूथ, वो जो आपके पास सौरोन रॉयल्टी का हेलमेट है वो मेरे पूर्वजों की निशानी है, और ये नोटबुक जिस नाइट की ये कहानी है, मैं उससे बहुत इंप्रेस्ड हूँ। मैं जानती हूँ कि ये मांगना ठीक नहीं है, पर क्या मैं इन्हें आपसे खरीद सकती हूँ? मतलब एक्टिंग देखो लड़की की, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस की कमी और शर्मिंदगी दिखा रही थी ताकि सामने वाला पिघल जाए। लेकिन भाई, मिशेल ड्यूथ एक सच्चा कलेक्टर था। उसने नजरें घुमाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं एक कलेक्टर हूँ, मैं अपनी कलेक्शन बेचता नहीं। अब यहाँ पर कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन ऑड्रे एक स्पेक्टेटर है, वो लोगों को पढ़ना जानती है।
उसने तुरंत नोटिस किया कि मिशेल के मना करने का तरीका उतना फर्म नहीं था, मतलब चांस अभी भी था। उसे याद आया कि इंटेल के हिसाब से मिशेल को अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है और कैश देकर उसे मनाना नामुमकिन है। उसे अब तरीका बदलना था। और भाई यहीं पर ऑड्रे अपने मास्टरली मास्ट्रोक खेलती है, जिसे कहते हैं किलिंग 3 बर्ड्स विद 1 स्टोन। वो टॉपिक तुरंत बदल देती है और कहती है, मिस्टर ड्यूथ, मैंने सुना है कि आप स्टोन यूनिवर्सिटी में एक एंशियंट रेलिक रिसर्च सेंटर। मिशेल थोड़ा हैरान हो जाता है, पर वो फ्रैंकली जवाब देता है, हाँ, ये मेरा पिछले कुछ सालों से गोल रहा है। अब ऑड्रे एक हल्की सी स्माइल के साथ अपना असली ऑफर सामने रखती। वो कहती है, मैं इस एरिया में रिसर्च के लिए बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपका सपना पूरा हो। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी को 1000 पाउंड्स, पास में ही 2000 एर्स की जमीन और एक मैनर डोनेट करने का सोच रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के हेड आप बने। अब एक पल के लिए कितना बड़ा था, उस जमीन की कीमत ही लगभग 6000 पाउंड्स थी और कैश और मैनर मिलाकर ये डोनेशन करीब 10,000 पाउंड्स का था। ये सुनकर ड्यूथ को सेकंड्स के लिए शॉक में चला गया। इतना बड़ा डोनेशन, और उससे भी बड़ी बात, एक पूरी फाउंडेशन की हेड पोजीशन, ये उसके सारे सपूरे कर सकती थी। वो इमोशनल हो गया और झुककर बोला, मैडम, आपने एकेडेमिया को लेकर जो रिस्पेक्ट दिखाई है उसने मुझे छू लिया है। मैं आपका इन्विटेशन कैसे मना कर सकता हूँ? उस नोटबुक का कंटेंट मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। मैं आज रात ही उसे और हेलमेट को आपके घर एक दोस्त के तोहफे के तौर पर भेज दूंगा। और बूम, मिशन सक्सेसफुल। ऑड्रे अंदर से खुशी से उछल रही थी, लेकिन बाहर से उसने खुद को एकदम शांत और रिजर्व्ड दिखाया, जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। अब आते हैं चैप्टर के टाइटल पर कि ये एक तीर से 3 निशाने कैसे थे। पहला निशाना तो क्लियर था, मिशन पूरा हो गया। उसे नोटबुक मिल गई, जिसके बदले में उसे साइकोलॉजी एल्केमिस्ट से हिप्नोटिस्ट पोशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। दूसरा निशाना था उसकी अपनी इमेज और प्रेस्टीज बढ़ाना। एक नोबल लेडी का एकेडमिक रिसर्च में इतना बड़ा डोनेशन करना उसकी रेपुटेशन को आसमान पर पहुंचा देता। ये पैसा वो वैसे भी चैरिटी में देने वाली थी, तो उसने इसे अपने मिशन के साथ बड़ी चालाकी से जोड़ दिया। और तीसरा और सबसे ब्रिलियंट निशाना, वो था एक ऐसा सिस्टम बनाना जो फ्यूचर में उसके काम है। ये जो फाउंडेशन उसने बनवाई थी वो पुरानी और मिस्टीरियस चीजों को ढूंढने का काम करती। इसका मतलब था कि फ्यूचर में मिलने वाली कोई भी कीमती या रहस्यमयी चीज सबसे पहले ऑड्रे के पास आएगी और उसे खुद कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब उसने 10,000 पाउंड से अपने लिए एक परमानेंट इंफॉर्मेशन और रिसोर्स सप्लाई चेन बना ली थी। इसको कहते हैं असली दिमाग। अब कहानी आगे बढ़ती है। ऑड्रे अपने घर पहुंचती है और रात में उसके पास हेलमेट और नोटबुक आ जाते हैं। वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ नोटबुक को पढ़ना शुरू करती है, लेकिन उसे पढ़कर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। नोटबुक में बस एक नाइट की बोरिंग लाइफ की बातें थीं, जैसे उसने वाइन कैसे बनाई, लड़कियों को कैसे चेज किया और लड़ाई के दौरान वो क्या सोचता था। ड्रैगोनीज जैसी ग्रामर के अलावा उसमें कोई सीक्रेट क्लू या हिडन मैसेज नहीं था। उसने मिस्टिसिज्म के तरीकों से भी उसे चेक किया, पर नतीजा 0 था। वो लगभग हार मानकर उसे साइकोलॉजी एल्केमिस्ट को देने ही वाली थी कि तभी उसे टैरो क्लब के अपने दोस्तों की याद आई, मिस्टर वर्ड और मिस्टर हैंग्ड मैन। उसे याद आया कि वो लोग हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखते हैं, तो उसने भी वही करने की सोची। अगर नोटबुक के कंटेंट में कुछ नहीं है, तो क्या हो सकता है कि असली राज खुद फिजिकल नोटबुक में हो? और फिर उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने डॉट्स कनेक्ट किए, नाइट, ड्रैगोनीज ड्रैगन और स्पेक्टर पाथवे से जुड़ा हुआ माइंड ड्रैगन, और तो साइकोलॉजी एल्केमिस्ट को कंटेंट में नहीं बल्कि इस नोटबुक से जुड़े ड्रैगन में इंटरेस्ट है। शायद इस नोटबुक का इस्तेमाल करके उस नाइट की आखिरी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है जहां हो सकता है कि कोई माइंड ड्रैगन हो। ये थ्योरी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम थी। ऑड्रे खुद डिविनेशन यानी भविष्यवाणी करने में अच्छी नहीं थी। वो मिस्टर फुल से डायरेक्ट हेल्प मांगने का सोचती है, पर उसे ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है, मैजिक मिरर डिविनेशन। ये एक ऐसा रिचुअल है जिसमें आप किसी तीसरे रहस्यमयी एग्जिस्टेंस की पावर से मदद मांगते हो। नॉर्मली ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो तीसरा एग्जिस्टेंस कोई बुरी आत्मा या खतरनाक एंटिटी हो सकती है जो आपको पजेस भी कर सकती है। लेकिन ऑड्रे के पास तो दुनिया का सबसे सेफ और सबसे पावरफुल तीसरा एग्जिस्टेंस था, द फूल। वो अपनी पेट डॉग सूजी को कमरे के बाहर पहरा देने के लिए कहती है। सूजी अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई है, तो वो पूछती है, तुमने पहले भी तो इसे स्टडी किया था? ऑड्रे पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, मैं मैजिक मिरर डिविनेशन यूज करने वाली हूँ, चिंता मत करो, मैं एक सेफ एग्जिस्टेंस से हेल्प मांगूंगी। सूजी के बाहर जाने के बाद ऑड्रे अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठती है, एक कैंडल जलाती है और द फूल का नाम लेकर मैजिक मिरर डिविनेशन करने की परमिशन मांगती है। और दूसरी तरफ समंदर के बीच अपने जहाज पर मौजूद क्लाइंट को अचानक ग्रे फॉग के ऊपर मिस जस्टिस की प्रेनाई देती है। उसे ये सुनकर काफी हैरानी और मजा आता है कि कोई उसे मैजिक मिरर डिविनेशन के लिए बुला रहा है। वो मुस्कुराता है और ऑड्रे की रिक्वेस्ट को अलाउ कर देता है और चैप्टर यहीं खत्म होता है, जहां ऑड्रे हाथ में नोटबुक लिए शीशे के सामने अपना रिचुअल शुरू करती है। तो भाई कहानी का फोकस अब शिफ्ट होता है मिस जस्टिस यानी ऑड्रे पर। चैप्टर 643 की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटेंस सीन से,
जहां ऑड्रे अपने रूम में मैजिक मिरर डिवाइनेशन की तैयारी कर रही है। सोचो, रूम में एकदम अंधेरा है, सारे पर्दे लगे हुए हैं और सिर्फ कुछ कैंडल्स की धीमी रोशनी जल रही है। ये कोई नॉर्मल पूजा पाठ नहीं था, एक प्रॉपर रिचुअल था, एक ऐसा तरीका जिससे वो सीधा किसी पावरफुल एग्जिस्टेंस से बात कर सकती थी। और उसका टारगेट कौन था? जाहिर है अपने मिस्टर फूल। ऑड्रे ने इस रिचुअल के लिए कोई खास टाइम नहीं चुना, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर फूल की हेल्प के लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही थी। उसके सामने एक शीशा था जिसमें कैंडल्स की लाइट और उसका खुद चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा था। उसके हाथ में एक एक्सट्रैक्ट की बोतल थी और वो थोड़ी एक्साइटेड भी थी और थोड़ी नर्वस भी। उसने एक्सट्रैक्ट की कुछ बूंदे कैंडल की फ्लैम पर डाली और एक भीनी भीनी रिफ्रेशिंग खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। इस खुशबू से ऑड्रे को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो मिस्टिज्म की दुनिया में नई नई आई थी। तब वो अक्सर छोटी मोटी गलतियां कर दी थी, जैसे रिचुअल के बीच में याद आना कि वो एसेंशियल ऑयल लाना ही भूल गई और फिर उसे परफ्यूम से काम चलाना पड़ता था। और जाहिर है उसके वो एक्सपेरिमेंट्स हमेशा फेल हो जाते थे। पर अब सिचुएशन अलग थी। उसे पता था कि मिस्टर फूल ऐसे देवता नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएं। मिस्टर फूल ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसके हिसाब से अगर वो परफ्यूम भी यूज करती तो भी वो रेस्पॉन्ड करते। ये सोचकर ऑड्रे ने एक गहरी सांस ली और कॉजिटेशन का यूज करके खुद को शांत किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी ये जो एक्स्ट्रा नर्वसनेस और एक्साइटमेंट थी वो नॉर्मल नहीं थी। ये उसके लाइव बियॉन्डर एबिलिटी का असर था, जो उसकी छोटी सी फीलिंग्स को भी कई गुना बढ़ा देता था। जब उसे लगा कि वो मेंटली एकदम रेडी है, तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और प्रेयर करने के अंदाज में धीरे धीरे बोलना शुरू किया। फूल जो इस एरा से बिलोंग नहीं करते, ग्रे फॉग के ऊपर के मिस्टीरियस रूलर, येलो और ब्लैक के किंग जो गुड लक को कंट्रोल करते हैं। ये सीक्रेट मंत्र उसने 7 बार दोहराया और जैसे ही ये खत्म हुआ, ऑड्रे को महसूस हुआ कि कमरे के अंधेरे में कुछ बदल गया है। ऐसा लगा जैसे पानी की सतह के नीचे कोई अनदेखी लहर चल रही हो। एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी। अब रिचुअल का फाइनल स्टेप था। ऑड्रे ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया, उसे कैंडल की फ्लेम के ऊपर से गुजारा और फिर शीशे पर ऊपर से नीचे तक फेरा। बस मैजिक मिरर डिवाइनेशन यहाँ पर पूरा हो गया था। अब सब कुछ उस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस पर था कि वो जवाब देते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ ग्रे फॉग के ऊपर उस शानदार पैलेस में क्लेन ने देखा कि मिस जस्टिस को रिप्रेजेंट करने वाला क्रिम्सन स्टार अचानक चमकने और सिकुड़ने लगा। उसमें से एक इल्यूजनरी रोशनी निकल रही थी और देखते ही देखते वो ब्लैक कलर के शांत सर्कल में बदल गया, जिसका साइज एक शीशे जितना था। क्लेन को तुरंत समझा गया कि ये कोई नॉर्मल प्रेयर नहीं है, ये कुछ अलग है। वो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया और अपनी स्पिरिचुअलिटी को उस ब्लैक सर्कल से कनेक्ट किया। और भाई साहब, जैसे ही कनेक्शन बना, क्लेन का विजन पूरी तरह बदल गया। उसे अब ग्रे फॉग का लंबा ब्रॉन्ज्ड क्रिम्सन स्टार्स नहीं, बल्कि ऑड्रे का कमरा दिख रहा था, जो कैंडल लाइट से रोशन था। और कमाल की बात यह थी कि इस बार सब कुछ एकदम क्लियर था। अब तक उसे रियल वर्ल्ड की चीजें धुंधली दिखती थीं, जैसे कोई 144p वीडियो देख रहा हो, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा 4K HDR में सब कुछ देख रहा है। क्लेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो शीशा उसकी आंख या उसके शरीर का एक हिस्सा बन गया हो, जिससे वो ग्रे फॉग के ऊपर बैठे बैठे भी रियल वर्ल्ड में इंटरफेयर कर सकता था। और फिर उसकी नजर सामने खड़ी ऑड्रे पर पड़ी और 2 सेकंड के लिए वो बस देखता ही रह गया। ऑड्रे ने एक गोल्डन लेस वाली व्हाइट ड्रेस पहनी थी। उसके सुनहरे बाल खूबसूरती से नीचे बह रहे थे और उसकी पन्ने जैसी हरी आंखों में कैंडल की लो की परछाई दिख रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक क्लेन के दिमाग में आया कि कहीं वो कोई हाई सीक्वेंस की डिमोनेस तो नहीं। लेकिन उसे तुरंत याद आया कि नहीं, मिस जस्टिस तो स्पेक्टर पाथवे की बियॉन्डर है, वो डिमोनेस नहीं बन सकती। ये ख्याल आते ही उसे बेवजह थोड़ी गिल्ट महसूस हुई और उसने अपनी नजरें हटा ली। उसका ध्यान फिर ऑड्रे के गले में पहने डायमंड नेकलेस पर गया, जो असल में एक मिस्टिकल आइटम था जिसे फेसलेस के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से बनाया गया था। तभी उसे ऑड्रे की आवाज सुनाई दी, जो पूरे एक्साइटमेंट के साथ कह रही थी, मिरर मिरर प्लीज मुझे बताओ कि इस नोटबुक का ओनर कहाँ है। ये सुनकर क्लेन को थोड़ी हंसी भी आई। मतलब इतने सीरियस रिचुअल में ऑड्रे अपने बचपन की फेरी टेल्स वाले डायलॉग्स बोल रही थी, लेकिन ये मोमेंट काफी क्यूट था। क्लेन ने तुरंत उस ब्लैक नोटबुक पर फोकस किया जो ऑड्रे और कैंडल के बीच रखी थी। उसने महसूस किया कि शीशे की मदद से वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को आसानी से फैला सकता है और उस नोटबुक को ऐसे पकड़ सकता है जैसे वो सच में अपने हाथ से पकड़ रहा हो। इसके बाद उसने ग्रे फॉग के ऊपर फटाफट डिवाइनेशन स्टेटमेंट लिखा, नोटबुक के ओरिजिनल ओनर की लोकेशन, और फिर उसने डिवाइनेशन शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ऑड्रे बड़ी उम्मीद से शीशे में देख रही थी, मिस्टर फूल के जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ ही सेकंड्स बाद उसने देखा कि शीशे की सतह पर लहरें बनने लगी। वो समझ गई रिचुअल कामयाब हो गया। उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चौड़ी हो गई, क्योंकि अब शीशे के अंदर सीन बदलने लगे थे, एकदम ड्रोन शॉट की तरह। उसे ऊपर से एक गांव का व्यू दिखा, सीन जूम इन हुआ और गांव की बिल्डिंग्स पर बने ड्रैगन के चित्र साफ दिखने लगे। फिर शीशे में एक कैथेड्रल दिखा और उसके बाद उससे जुड़ा हुआ एक कब्रिस्तान। फाइनली सीन एक कोने में एक कब्र के पत्थर पर आकर रुक गया। उस पत्थर पर लिखे शब्द की वजह से धुंधले हो गए थे, लेकिन एक नाम अभी भी पढ़ा जा सकता था, लिंडेलिरा। और इसके तुरंत बाद शीशा वापस नॉर्मल हो गया।
जिसमें फिर से ऑड्रे और उसके सामने जलती हुई कैंडल दिखने लगी। ऑड्रे को सारी कहानी समझ आ गई। ये वही गांव था जहां ड्रैगन्स की पूजा की जाती थी और नोटबुक लिखने वाला नाइट लिंडेलेरा उसी गांव का था। शायद वो 20 ईयर वॉर हारने के बाद अपने गांव लौट आया और वहीं उसकी मौत हो गई। उसे ये भी समझ आया कि ये गांव इस चेस्टर काउंटी में है जहां स्टोन सिटी भी है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ये नोटबुक एसोसिएट मिशेल को वहीं से मिली। और सबसे बड़ी बात, उसे कंफर्म हो गया कि उस जगह के कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर में सच में एक माइंड ड्रैगन रहता है। ये सब समझने के बाद ऑड्रे ने मन ही मन मिस्टर फूल को थैंक यू कहा और रिचुअल खत्म कर दिया। उसने फैसला किया कि वो ये नोटबुक साइकोलॉजी एल्केमिस्ट को सौंप देगी, क्योंकि उसे पता था कि वो अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि उस माइंड ड्रैगन से जाकर मिल सके। और उसने सोचा, क्या पता अगर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट को इससे कुछ फायदा होता है तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाऊंगी तो उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिलेगा। ये सोचकर उसका मूड फिर से अच्छा हो गया। अब वापस ग्रे फॉग पर आते हैं जहां क्लेन सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। ड्रैगन का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि ड्रैगन्स का मतलब अक्सर खजाना होता है। लेकिन उसे भी पता कि मिजस्टिस अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उसे एक्सप्लोर करने के लिए भेज सके। ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए फिलहाल इस प्लान को साइड में रखना ही बेहतर था। इसके बाद क्लेन मैजिक मिरर डिवाइनेशन के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि ये डिवाइनेशन थर्ड पार्टी यानी जिसे कांटेक्ट किया जा रहा है उसके लिए कितना फायदेमंद है। उसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी, और अगर वो चाहता तो अपनी स्पिरिट बॉडी में शीशे से बाहर भी निकल सकता था। लेकिन यूजर के लिए ये वाकई बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो बिना किसी प्रोटेक्शन के एक अननोन एग्जिस्टेंस के सामने खुद को एक्सपोज कर देते हैं। इससे उन पर कोई कब्जा कर सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है या कोई श्राप भी दे सकता है। पर क्लेन को ऑड्रे की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास प्रार्थना करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सेफ टारगेट था, यानी वो खुद। ये सब सोचने के बाद क्लेन अपनी स्पिरिट को लेकर रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। वो फ्यूचर नाम के एक जहाज पर था और उसे पता था कि उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो ज्यादा देर ग्रे फॉग में नहीं रुका। बाथरूम से बाहर निकलकर क्लेन ने कॉरिडोर में कदम रखा और जानबूझकर अपनी स्पीड धीमी कर दी। उसने अपनी आंखों के कोने से बाहर के पल्ले कमरे को देखा। उसे शक था कि जो भी उस पर नजर रख रहा है वो उसी कमरे में हाथ दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ाया, जैसे वो दरवाजा खोलने वाला हो। पर तभी उसके दिमाग में उस कमरे के अंदर का सीन अपने आप आ गया। कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हवा में उड़ रहे थे। क्लेन समझ गया कि वो जासूस वहां से निकल चुका है। वो ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो और टहलते हुए जहाज के डेक पर चला गया। बहुत ठंडी हवा चल रही थी और क्लेन बस ऐसे ही घूम रहा था। तभी उसकी नजरें आदमी पर पड़ी जो आगे बैठा हुआ था। वो पॉइजन एक्सपर्ट फ्रैंक ली था, लेकिन आज फ्रैंक के चेहरे पर उसकी टिपिकल स्माइल नहीं थी, बल्कि वो काफी उदास लग रहा था। उसके मुंह के कोने से खून जैसा लाल लिक्विड बह रहा था। फ्रैंक ने क्लेन को देखा और दुखी होकर ये फेल हो बोला, इनकी लाइफ स्पैन में सोच से भी कम है, इन्हें ब्रीड करना इम्पॉसिबल है, भले ही इन्हें जमीन में क्यों न लगा दिया जाए। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी एक सिल्वर स्केल वाली मछली को सीधा मुंह लगाकर काट लिया। वो कच्ची मछली खा रहा था। क्लेन ने मन ही मन में राहत की सांस ली। अच्छा हुआ ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, वरना पता नहीं तुम किस तरह के मॉन्स्टर्स बना देते। तो बेसिकली फ्रैंकली अपने गम को भुलाने के लिए शराब नहीं बल्कि कच्ची मछली खा रहा था। ये सीन इतना अजीब और फनी था कि क्लेन का सारा टेंशन ही दूर हो गया। तो पिछले चैप्टर में फ्रैंकली अपने रेड वाइन फी एक्सपेरिमेंट को लेकर थोड़ा दुखी था, लेकिन क्लेन का उसको शांत कराने का कोई मूड नहीं था। और सच कहूं तो ये एक अच्छी बात ही थी कि उसका एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया। क्लेन बस ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है और कोई जवाब दिए बिना वहां से निकल जाता है। वो शिप के दूसरे कोने में चला जाता है और दूर तक फैले हुए समंदर को देखने लगता है। उस टाइम आसमान में बादल थोड़े कम हो गए थे और चांद की रोशनी से रात में भी थोड़ा उजाला था। ऐसे माहौल में क्लेन को आसपास का नजारा थोड़ा बहुत दिख रहा था। उसने देखा कि कुछ दूर एक बहुत बड़ा हरिकेन यानी समुद्री तूफान बन रहा था। चांदी जैसी बिजली की चमक में तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें ऐसे नाच रही थीं जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। पूरा एपोकैलिप्टिक सीन था। ये भयानक तूफान उनकी शिप फ्यूचर से बस कुछ ही नॉटिकल माइल्स दूर था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शिप पे कोई खास असर नहीं हो रहा था, बस हवा थोड़ी तेज हो गई थी। और यहीं पर सेफ सी रूट का असली मतलब समझ आता है, मतलब तूफान के ठीक बगल से होकर आगे बढ़ना। यहाँ पर यह फील होता है कि एक अच्छा नेविगेटर कितना जरूरी होता है, क्योंकि एक गलत मोड़ पूरी शिप को सीधा तबाही में धकेल सकता है। क्लेन जिस तरफ शिप जा रही थी उधर देखता है तो उसे बस थोड़ी रोशनी और बहुत सारा कोहरा दिखता है, इतना कि सिर्फ आंखों से ये पता लगाना मुश्किल था कि वो सेफ जोन में है या डेंजरस जोन में। अब जैसे ही क्लेन अपनी नजरें हटाने वाला था, उसे तूफान के किनारे एक बहुत बड़ी काली चीज छिपी हुई दिखाई देती है। पहली बार में तो उसे लगा कि ये कोई सी मॉन्स्टर है। उसने बाद में ऐसी कई अफवाहें सुनी थी कि सेफ सी रूट से हटने पर कैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो एक ही बार में पूरी शिप को निगल सकते हैं। द फ्यूचर शिप रुकी नहीं और आगे बढ़ती रही और जल्द ही वो उस बड़ी सी काली चीज के काफी करीब पहुंच गई। अब जाकर क्लेन को उसका असली रूप दिखाई दिया।
और ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जायंट सेल बोट थी जो द फ्यूचर से भी ज्यादा बड़ी थी। वो शिप करीब 200 मीटर्स लंबी थी और उसका डिजाइन एक आधे चांद जैसा था। उसकी पूरी सरफेस काली थी और शिप के साइड में 3 लाइनों में तोपें लगी हुई थीं। डेक के ऊपर का हिस्सा भी कम से कम एक 5 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा था। लेकिन इस शिप की सबसे अजीब बात थी उसका इकलौता सेल जिस पर एक काले रंग के मगरे यानी टूम का डिजाइन बना हुआ था, द डेथ अनाउंसर। ये भारी आवाज क्लेन के कानों में गूंजी। फ्रैंकली न जाने कब अपनी मरी हुई मछली को फेंक कर उसके बगल में आ खड़ा हुआ था। फ्रैंकली जिस पर खुद 7,000 पाउंड्स की बाउंटी थी, वो भी उस जायंट शिप को देखकर एकदम अलर्ट और टेनाउस था। येथ नाम सुनते ही क्लेन को झटका लगा और उसे याद आया कि ये नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ये 5 सीज की सबसे लेजेंडरी और इनफेमस शिप्स में से एक थी। ये किंग ऑफ इमॉर्टलिटी अगालिटो की फ्लैगशिप थी। मतलब सोचो उनका सामना सीधा 4 किंग्स में से एक से हो गया था। ये पायरेट वर्ल्ड के सबसे बड़े नामों में से एक था और ऐसे किसी से मिलना कोई अच्छी खबर नहीं थी। क्लेन मन ही मन में काफी अलर्ट हो गया, लेकिन उसने ऊपर से खुद को एकदम शांत बनाए रखा। उसे याद आया कि कुछ टाइम पहले ही डेथ अनाउंसर का सेकंड मेट स्लॉटर किर्चेस, जिसकी बाउंटी 9,500 पाउंड्स थी, उसे नास में आकर वार्न करके गया था। अब क्लेन को समझ आ रहा था कि ये शिप उसे यहाँ क्यों मिली है। इसके बाद क्लेन को अगालिटो के बारे में सुनी हुई कई अफवाहें याद आने लगी, जैसे कि किंग ऑफ इमॉर्टलिटी अगालिटो एक अधेड़ उम्र का आदमी है जिसकी स्किन इतनी पीली है जैसे वो कभी भी सड़ जाएगी। अकेले एक देश ने उस पर 100,000 स्किन्ड बाउंटी रखी हुई है। उसके पुराने दुश्मन, चाहे वो पायरेंचरट्स हों या नेवी के लोग, सब मर चुके हैं। बस बाकी के 3 किंग्स ही जिंदा बचे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह थी किसी को भी उसकी असली सीक्वेंस या बियॉन्डर पावर्स के बारे में ठीक से नहीं पता। वो अपने क्रूर नेचर और मर्डर करने के शौक के लिए जाना जाता था और वो किसी भी शिप पर कभी भी अटैक कर सकता था। उसका एक और निकनेम था, द अनट्रस्टवर्दी, यानी वो इंसान जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। पहले तो क्लेन ने सोचा कि वो लोग एडमिरल ऑफ स्टार्स की शिप पर हैं तो शायद अगालिटो उन्हें जाने देगा, लेकिन फिर उसे अगालिटो का नेचर याद आया और उसे ही ये बंदा किसी को भी नहीं बख्शेगा। और जैसे ही क्लेन के दिमाग में ये ख्याल आया, एक गहरी और गूंजती हुई हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वूश! हॉर्न सुनते ही केबिन में आराम कर रहे सारे सेलर्स तुरंत जाग गए। वो बिना कपड़े पहने ही डेक पर भागे और अलग अलग कैनन्स पर अपनी पोजीशन लेने लगे। द फ्यूचर शिप तुरंत एक पीसफुल स्टेट से कॉम्बैटिव स्टेट में चली गई। क्लेन ने ऊपर देखा तो कैप्टन केबिन की खिड़कियां खुली हुई थीं। एडमिरल कैटली अपनी ब्लैक ड्रेस में खड़ी डेथ अनाउंसर को घूर रही थी। उसने अपने मोटे चश्मे नहीं पहने थे और उसकी गहरी काली आंखों में एक पर्पल रंग की चमक थी जो उन्हें और भी मिस्टीरियस बना रही थी। मतलब कैटलिया भी किंग ऑफ इमॉर्टलिटी के अचानक हमले से डरी हुई थी। इस टाइम तक दोनों शिप्स एक दूसरे के इतने करीब से गुजर रही थीं कि दोनों तरफ के पायरेट्स एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे। डेथ अनाउंसर के पायरेट्स भी उन्हें घूर रहे थे। वो एकदम स्टैचू की तरह शांत थे, लेकिन उनके एक्शंस काफी प्रोवोकेटिव थे। माहौल इतना ज्यादा टेंस हो गया था कि बस एक चिंगारी की जरूरत थी और एक भयानक जंग शुरू हो सकती थी। फाइनली डेथ अनाउंसर ने कुछ नहीं किया। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही और द फ्यूचर को अपने पास से गुजरते हुए देखती रही। फ्यू! क्लेन के बगल में खड़े फ्रैंकली ने राहत की एक लंबी सांस ली। वो मुस्कुराया और क्लेन से बोला, हे किंग ऑफ इमॉर्टलिटी की ताकत के बारे में हमेशा से बहुत अफवाहें रही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उसे मेरी मछलियों के साथ क्रॉसब्रीड करने से उनकी सर्वाइबिलिटी बढ़ सकती है? मतलब इस बंदे का दिमाग अलग ही लेवल पर काम करता है। क्लेन ने शांति से जवाब दिया, तुम उससे जाकर डिस्कस कर सकते हो। फ्रैंकली ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया और बोला, वो नहीं मानेगा, वो तो मुझे मिट्टी में प्लांट कर देगा। और जैसे ही उसने ये करे, अनाउंसर जो अब द फ्यूचर से काफी दूर जा चुकी थी, अचानक मुड़ गई। कई 100 मीटर्स दूर से एक तीखी, नफरत से भरी हुई हंसी की आवाज आई जिसने पूरी द फ्यूचर शिप को अपनी चपेट में ले लिया। हा, ये हंसी लगातार गूंज रही थी। कभी ये आवाज कर्कश होती तो कभी एकदम कैओटिक लगती, जैसे कोई पागल इंसान गा रहा हो। डेक पर मौजूद सेलर्स एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। वो अपने कानों को ढकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दर्द में सिर्फ तड़प रहे थे। कुछ बियॉन्डर्स के शरीर पर तो मछली की स्केल्स उगनी शुरू हो गई थी। क्लेन पर भी इसका असर हुआ। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में एक साथ हजारों तरह के थॉट्स इंजेक्ट कर दिए गए हों, अच्छे बुरे डार्क सब कुछ एक साथ। ये थॉट्स उस बदलती हुई हंसी के साथ मिलकर उसके दिमाग को फाड़ने पर मजबूर कर रहे थे। क्लेन का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया और उसकी स्किन के नीचे से छोटे छोटे फ्लैश टेंटिकल्स निकलने लगे। अगर उसने पहले ट्रू क्रिएटर और मिस्टर डोर के मेंटल अटैक्स न झेले होते तो उसे इतनी रेजिस नहीं मिलती, वरना उसकी हालत भी फ्रैंकली जैसी होती, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर दर्द से अपना सिर पकड़ रहा था। उसी पल द फ्यूचर शिप की दीवारों, डेक और मास्ट पर बने सिंबल्स और मैजिकल लेबल्स एक साथ चमकने लगे। वो ऐसे लग रहे जैसे बिना चांद वाएंगे सितारे चमक रहे हों। वो भयानक हंसी कम तो नहीं हुई, लेकिन सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आवाज अचानक बहुत दूर से आ रही हो, खाली और धुंधली। क्लेन के सिर का दर्द तुरंत कम हो गया और उसने अपनी बची हुई ताकत से ऊपर देखा।
कैप्टन के केबिन में एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया के चेहरे पर डार्कनेस के निशान बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा किसी भी पल टूटकर बिखर जाएगा। कैटलिया अपने हाथ खिड़की पर रखे और उसके चारों ओर स्टारलाइट के छोटे छोटे कण घूमने लगे। वूश, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और द फ्यूचर शिप, जिसके ज्यादातर सेलर्स जमीन पर पड़े थे, धीमी होने की बजाय और तेज हो गई। स्टारलाइट ने शिप को एक तरह की रैपिड फ्लाइट में खींच लिया। आखिरकार डेथ अनाउंसर पीछे छूट गई और वो भयानक हंसी भी दूर और धुंधली होती चली गई। फ्रैंकलिन ने अपने हाथ नीचे किए और हाँफने लगा। डेक पर मौजूद ज्यादातर सेलर्स अभी भी दर्द में थे, लेकिन उनकी हालत और खराब नहीं हो रही थी। किंग ऑफ मॉर्टेलिटी की एबिलिटी सच में खतरनाक, इससे बचने का कोई तरीका ही नहीं है। ये सोचकर क्लेन ने एक गहरी सांस ली। ये पहली बार था जो उसने एक सच्चे डेमिगॉड का डायरेक्ट अटैक झेला था और उसे एहसास हो कि वो अगालिटो के सामने कितना कमजोर था। फिर उसने सोचा, अगालिटो के कैरेक्टर को देखते हुए क्या वो हमारा पीछा करेगा? अगर उसने पीछा किया तो मैं खुद से प्रे करूंगा और सी गॉड सेप्टर का इस्तेमाल करके उस पर एक मेलस्ट्रॉम और थंडरस्टॉर्म छोड़ दूंगा। ये फैसला करने के बाद उसने एक बार फिर केटिया की ओर देखा। पायरेट एडमिरल का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन अब उस पर डार्कनेस के कोई निशान नहीं थे। उसके चारों ओर घूमती स्टारलाइट भी धीरे धीरे बुझ रही थी।